गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम। यहां से अपने लोग आज लाइव मैराथन क्लासेस चलेंगी आपका इको का। इट्स अ टाइप ऑफ टेस्ट मैच प्लेड इन टर्म्स ऑफ अ रेट ऑफ T20 मैच। वी विल स्टार्ट विथ, सिंस इट्स ए मैराथन रिवीजन, अपने लोग क्या सोच के रखे हैं कि विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4 जितना हो सकता है वहां तक अपने लोग आज जाएंगे, फिर एक क्लास में और लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ए 30 क्लास या 28 क्लास या 25 क्लासेस कैन बी कंक्लूडेड इन ए सिंगल क्लास। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप लोग भी थक जाओगे सुनते सुनते, बोलेगा ये पगला बैठ के बके जा रहा है, कैसे हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज it's very difficult to stay concentrate for such a long hours of time. Anyway, still we start again with chapter 2, then we move to chapter 3, then we move to chapter 4. उसके बाद 5 और 1 करेगा। The issues of starting with chapter 2, 3 and 4 is our 50% से ज़्यादा weightage comes from these 3 chapters. So we intend doing out chapter 2 के साथ में start करने वाले हैं। If you look on the screen, we started with demand and supply. यहाँ पे we have given out what is the meaning of demand. The main word is purchasing power or ability to pay, willingness to pay. That is the most important word. यानी कि willingness to pay खाली होने से नहीं होगा, you have to have ability to pay. That means you have a purchasing power. Your desire is backed by purchasing power. That's called basically the मीनिंग ऑफ डिमांड। यहां से स्टार्ट किए थे अपने लोग। एनीवे, इसके बाद अपने लोग देख रहे हैं कि डिमांड कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जहां अपने लोग बोले थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सी ऑन द स्क्रीन, प्राइस ऑफ डिफरेंट रिलेटेड कमोडिटीज। उसके बाद कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, दीज आर बेसिकली डिटर्मिनेंट्स। बिफोर वी गो टू द डिटर्मिनेंट्स, एक चीज क्लियर कर देना है, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या अंतर है। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस में आप कितना डिमांड कर रहे हो, और डिमांड वर्ड का वर्चुअल मीनिंग इज कि डिफरेंट प्राइसेस में आप क्या क्या क्वांटिटीज डिमांड कर रहे हो। यानी कि सीधा बात है, कोई अपने तरीके से याद रखने की कोशिश करेगा, एक डिमांड शेड्यूल जहां पे तुम डिफरेंट प्राइसेस के अगेंस्ट में डिफरेंट क्वांटिटीज को लिख रहे हो, तो दैट इज ए डिमांड। बट क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उस शेड्यूल का एक पर्टिकुलर प्राइस में आप कितना यूनिट्स ऑफ द गुड डिमांड कर रहे हो। एनीवे, तो अपने लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बार एट ए ग्लांस सारे फैक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि दो गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वहां अपने लोग 3 क्लासिफिकेशन किए थे, नॉर्मल गुड, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और इंफीरियर गुड, किस तरह से इनकम के साथ रिलेटेड है। याद रखना है कि नॉर्मल गुड के समय इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग। इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनिशियली अपने लोग देखते हैं कि इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो थोड़ा सा डिमांड उसका कांस्टेंट रह जाएगा, बाद में आफ्टर इंक्रीजिंग अ बिट। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड केस में, जब इनकम इंक्रीज करेगा आपका डिमांड इनिशियली इंक्रीज करेगा, किंतु बाद में द demand will fall. That means that is the feature कि as income goes on continuously increasing, then inferior goods का demand virtually decreases. ये होता है। इसके बाद taste and preferences, demonstration और bandwagon effect भी एक तो बोले थे। demonstration मतलब it's a type of after looking at the demonstration of a salesman, I felt attracted to purchase a commodity. इसका मतलब my individual demand is influenced. किंतु bandwagon मतलब जब सारे इंसान डिमांड कर रहा है उसका देखा देखी हम भी डिमांड किए, then that is called the bandwagon effect. Anyway, इसके बाद आते हैं, देखो on the screen, snob effect, Veblen effect. What is this two? Snob effect मतलब basically when a good is demanded, looking after the status of the individual. That means possessing some good increases the social prestige of the consumer. In that case, it's called a snob effect. In fact, this also becomes a exception to the law of demand. अब इसके बाद Veblen effect. Veblen effect मतलब it's a case of quality price relation. Quality price relation मतलब
प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कंज्यूमर में कि उसका क्वालिटी भी, गुड्स का क्वालिटी भी इंक्रीज कर गया, तो दिस virtually leads to higher units demanded for that particular good for a particular consumer who is of that type of mentality कि अगर उसका price increase कर रहा है तो he is feeling that he may be demanding or thinking that the quality of the good has increased. That's called Veblen effect. Consumers expectation, price expectation के ऊपर भी depend करते हैं. इसके बाद अपने लोग देखे थे अदर फैक्टर्स बोल के है, किंतु अदर फैक्टर्स मतलब इट्स इंक्लूड्स द मार्केट डिमांड का पार्ट. मार्केट डिमांड में अपने लोग देखे थे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मींस डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, रिलीजन एक्सेट्रा. इसके बाद अपने लोग देखे लेवल ऑफ, जो यहां लिखा हुआ है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस सिचुएशन पे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है कि लो है, उसके ऊपर बेस करके आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा. इफ एमपीसी इज हाई then quantity demanded in the market is expected to high. If MPC is low, then quantity demanded is expected to be low. Generally, MPC high होता है when income gets equally distributed, but MPC generally low होता है when income gets unequally distributed. इसके बाद वाला पॉइंट था मार्केट डिमांड का कि कंज्यूमर का क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स, अगर इजी क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो मार्केट डिमांड हाई भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर्स वी हैव मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है. वो है गवर्नमेंट का टैक्स, subsidy policy, business conditions in the country. If the business conditions is good, then people will have employment and they will have income in their pocket. They can demand more quantities. Similarly, wealth, socio-economic classes, group, level of education, marital status of the people, weather conditions भी demand को influence करते हैं. इसके बाद salesmanship, advertisement, habits of the consumers, customs and conventions. All these factors influence the market demand for commodity. नाम याद रखना है ये सारे अदर फैक्टर्स का, क्योंकि सपोज मान लेते हैं एमसीक्यू आएगा तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर का नाम बताया, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस फैक्टर इज अफेक्टिंग द डिमांड और इज अफेक्टिंग द सप्लाई. उसके हिसाब से डिमांड कब शिफ्ट करेगा कि सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, वी हैव टू जज इट आउट. कुछ कुछ पॉइंट्स देखेगा सिमिलर है तो तुम लोग क्या करोगे, डिमांड और सप्लाई डिटर्मिनेंट्स में जो जो पॉइंट सिमिलर है, जैसे मेरे को जस्ट नाउ जो याद आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये एक सिमिलर पॉइंट है. वेदर कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, नेचुरल फैक्टर्स, ये भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये इसका अपने लोग एक पॉइंट नोटिंग करके रखेगा एग्जाम्स के पहले, मेरे को दिमाग में रखना है. ओ अच्छा, ये डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है, ये सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है. तो दीज आर द फैक्टर्स व्हाट वी शुड कंसिडर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, बिफोर कमिंग इनटू द एक्सेप्शंस टू द डिमांड जो अपने लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वी फर्स्ट कम इनटू, इसके बाद अपने लोग डिमांड के कुछ पॉइंट स्किप किए. तुम लोग के सामने ना जब आज का ये मैराथन रिवीजन क्लास का पॉइंट्स आप लोग पोप अप करके चलेंगे पार्ट बाय पार्ट एज टाइम प्रोसीड्स, तो तुम लोग के पास अपने क्लास वर्क कॉपी व्हेन यू हैव नोटेड समथिंग आउट, आपके पास आईसीआई का मैट प्लस एबीटीएफ का मैट सब सामने में रहना चाहिए, सो दैट यू कैन गो इनटू द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. ये डिमांड डिटर्मिनेंट्स बनने के बाद देखेगा अपने लोग पढ़े थे डिमांड फंक्शन, मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल प्लस मार्केट. जब फंक्शनल फॉर्म में स्टेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड अ डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट वी स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड को अपने लोग एक्सप्लेन किए थे डिमांड शेड्यूल से, डिमांड कर्व से. In the law of demand, we have stated out certain basic assumptions, जिस assumptions के ऊपर बेस करके law of demand explain किया गया था, जिसमें से कुछ अपने लोग को definitely बहुत ही पुराना है, तुम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, we have remembered each and every one of them. We skip out this portion because they are not so difficult. अपने लोग इसके बाद देखे थे मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि मार्केट डिमांड किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड से हॉरिजॉन्टली ऐड करके वो डिटरमाइन किए थे. और अपने लोग ये भी डिटरमाइन किए थे कि मार्केट का जो डिमांड कर्व बनता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से
फ्लैटर होता है, इट्स फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये बनते हैं व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका सवाल ये है कि मार्केट डिमांड अगर चेंज करता है तो इट चेंजेस एट ए वी वुड से हायर रेट देन द रेट ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल डिमांड, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है मार्केट का डिमांड में। तो अगर प्राइस थोड़ा सा घटा, सपोज से प्राइस 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, तो पहला इंडिविजुअल कुछ घटाएगा, सॉरी ज्यादा इंक्रीज करेगा, सेकंड इंडिविजुअल भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, थर्ड भी इंक्रीज करेगा, ऐसा करके अगर 3 इंडिविजुअल है तो मार्केट का इंक्रीज किंतु पहला दूसरा तीसरा तीनों से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, तो मार्केट का डिमांड किंतु इंडिविजुअल का डिमांड से ज्यादा रेट से चेंज होगा। दैट्स व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बनता है व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका बहुत सारे रीजंस बताए थे अपने लोग का, बेसिकली 5 रीजंस बताया हुआ था। एक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड था प्राइस इफेक्ट व्हिच वाज अगेन डिकम्पोज्ड इनटू 2 इफेक्ट्स। टेल मी द नेम्स। यस करेक्ट, दैट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। ये 2 इफेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। दैट मींस प्राइस इफेक्ट वाज डिकम्पोज्ड इनटू 2 इफेक्ट्स, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कम नेक्स्ट, इसके बाद buyers, new buyers comes into the market, consumers discovers new uses of the product, जिसके चलते भी अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ सकता है या वाइस वर्सा। दैट इज द रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस पोर्शन सिंपल्स था, उसके बाद अपने लोग चले थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शंस ऑन द स्क्रीन में अपने लोग देख रहे हैं कि दिस आर द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, जिसमें से अपने लोग का एक था दिस वाज द गुड, कंस्पिशियस गुड, जिसको अपने लोग स्नॉब गुड, वेबलिन गुड, प्रेस्टीज गुड ऐसा करके बोल सकते। इंडिविजुअल ये सब डिमांड तभी करते हैं जब इंडिविजुअल देखते हैं कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस देन दे ट्राई टू डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, किंतु एक्सेप्शन तभी होगा जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट होगी, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा डिमांड भी इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा प्राइस अगर डिक्रीज करेगा डिमांड भी डिक्रीज करेगा। ये हो सकता है इन केस ऑफ कंस्पिशियस नेसेसिटीज, यानी कि कंस्पिशियस गुड्स, स्नॉब गुड, वेबलिन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड एक ही टाइप का बात हो गया, यानी कि जैसे प्रेस्टीज गुड मतलब यू कैन से डायमंड, फरारी कार्स, ये तो वही लोग परचेस करते who can afford the goods, because if they purchase the commodity they understand that their social prestige increases, because possessing that good increases the social position of the person. That's why they purchase the good because its price is high. अगर इसका प्राइस कम होता तो they did not may have purchased the commodity anyway. तो this is the reason. इसके बाद अपने लोग गए थे तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोड, देखो राइट वर्ड क्लॉकवाइज अपने लोग मूव कर रहा है, स्क्रीन में जो दिखा रहा है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में। इफ यू लुक इनटू द सेकंड पार्ट इज गिवन, इट्स गिवन इन द ऑरेंज केसेस। देखो एक बार, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के केस में अपने लोग बताए थे दैट ब्रिटिश एग्जांपल ऑफ ब्रेड, यानी कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड बट all inferior goods may not be given. That means आप लोग देख रहे हैं कि given का definition क्या है ना, given is that particular good, given good is that particular good जिसका प्राइस के साथ रिलेशन है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करेगा। बट इंफीरियर गुड का रिलेशन किंतु जनरली होता है इनकम के साथ। इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर घट गया देन इट इज एन इंफीरियर गुड। दैट मींस गिवन गुड्स वो गुड होता है व्हिच कॉन्स्टिट्यूट क्वाइट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। दैट मींस कंज्यूमर अगर 100 रुपया कमाते हैं तो एक पर्टिकुलर गुड में कंज्यूमर 50% से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। दैट मींस इट इज consisting of a huge percentage of the consumer's income. The concept given is associated to the poor man. यानी कि in case of a given good, given that Robert Giffen, he noticed out a phenomena जिसके नाम से given good हुआ,
रॉबर्ट गिफन ने नोटिस किया दैट इफ कैसा हो रहा है ना, पुअर पर्सन के लिए if he spends a bulk amount of his income on a particular good, more than 50% say for example on that particular good, then if the price of that good increases, then he has to definitely adjust his demand for other goods. यानी कि other goods को और खरीद नहीं पाएगा तो वो सब goods को उसको डिमांड कम करना पड़ेगा और डेफिनेटली इस गुड गिवन गुड को उसको ज्यादा लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट, क्योंकि वो इतना मैसिव शेयर उसके इनकम का खा जाता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको वो बर्बाद हो जाएगा. दैट मींस इट्स एप्लीकेबल टू ए केस ऑफ अ पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल. Now the question comes, if the price of given decreases, price of the given good decreases, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर देख रहा है मेरे को ये पर्टिकुलर गुड इतना क्वांटिटी तक खरीदने से होगा, अगर उसका प्राइस घट गया तो उसके पास सरप्लस बचेगा कि वो उसको यूज कर सकता है दूसरा सुपीरियर गुड को परचेस करने के लिए. इन दैट ओकेशन ही में रिड्यूस और spend a little less, डिमांड थोड़ा कम करेगा and save that extra money to spend on a different category of good, superior quality का गुड में. इसलिए गिवन गुड का प्राइस कम होने से कंज्यूमर अपना डिमांड थोड़ा सा कम कर देता है because his real income increases with the fall in the price of the good. That means the basic difference between given and inferior is given is the concept of related to price, but inferior is a concept which is related to income. That is the most important point in the फाउंडेशन कोर्सेस. इसके बाद देखेगा इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी अपने लोग गिवन और इंफीरियर गुड को एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज बियॉन्ड, आई सेड अर्लियर आल्सो इन माय क्लासेस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द फाउंडेशन सिलेबस. नेक्स्ट कम्स कंस्पिशियस नेसेसिटीज. कंस्पिशियस नेसेसिटीज के भीतर आता है, तुम लोग देखेगा इट कैन बी टेलीविजन सेट, इट कैन बी रेफ्रिजरेटर, इट कैन बी कुकिंग गैस एक्सेट्रा, जो कि अर्बन नेसेसिटीज के भीतर आता है. आजकल देखेगा इसका सारे का प्राइसेस आर राइजिंग बट पीपल आर स्टिल डिमांडिंग दिस कमोडिटीज. इसके बाद आप लोग देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज करेगा देन पीपल विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट द डिमांड टू राइज एट current prices because they are expecting that in future the price will increase further. इसके बाद अपने लोग ये assume किए थे कि invalid behavior etc makes law of demand invalid, यानी कि ये सारे factors law of demand को invalid घोषित करता है. Next comes, ये सारे चीज किंतु अपने लोग लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़े थे सेटरिस पेरिवस अजम्पशंस में, यानी कि अपने लोग एज्यूम किए थे कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट. यानी कि अपने लोग अगर बोल रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज कर रहा है तो वी आर रिलीजिंग दैट अजम्पशन व्हाइल मेकिंग द लॉ ऑफ डिमांड. दैट मींस लॉ ऑफ डिमांड के समय अपने लोग जो अजम्पशंस लिए थे, अगर वो सारे अजम्पशंस को अपने लोग रिलीज कर देंगे तो लॉ का वैलिडिटी cannot be maintained. That means there can be a direct relation if the assumptions are released. Okay. Similarly comes demand for necessaries जैसे कि food, electricity, water, gas, etc. इस situation में भी अगर price increase करेगा तो इसका quantity demanded expected to be remaining constant. Next comes इसके बाद speculative goods. स्पेकुलेटिव गुड्स, यहां आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं डिमांड फॉर नेसेसरीज भी है, इंपल्स परचेस भी है. इंपल्स परचेस मतलब इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड कंस्पिशियस नेसेसिटीज ऑफ अर्बन लाइफ, जो कि अपने लोग अभी अभी डिस्कस किए. एनीवे, और स्पेकुलेटिव गुड्स में अपने लोग देखते हैं शेयर, स्टॉक्स, ये सब चीज में जिसमें प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो पीपल हु आर interested to make some profits, they try to invest more in the share market and try to purchase more units of the share. Also ulta bhi ho sakta hai, share market mein law of demand can also operate because if the share prices fall people may even demand more shares under an expectation कि हम low amount पे investment करके रखा है और जब price बढ़ेगा तो मेरा investment का price बढ़ेगा. तो that can also be done. It depends absolutely on the motive of the person. If the person is new in the market of investments, then he may be considering that if the price increases then he may be demanding more shares under an expectation that if price rises in future they may be gaining subsequently. तो that is the reason out. ये speculative goods में ऐसा बोल सकते हैं. इसके बाद अपने लोग पढ़े थे कि एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद अपने लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन आ रहे हैं उस बात में जा रहे हैं. The difference between
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये खूब इंपॉर्टेंट किंतु ख्याल रखेगा. चेंज इन डिमांड is a concept which is related to shift of the curve, but change in quantity demanded is a concept which is related to movement along the demand curve. ये movement along the demand curve और shift of the curve, basically ये दोनों चीज किंतु geometrical interpretation है. अगर हम एक ही प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. उस सिचुएशन में अपना डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. और अगर अपने लोग सेम प्राइस में कम डिमांड कर रहे हैं देन इट इज ए केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड. सिमिलरली अगर आप डिमांड कर्व में एक ही तो सिंगल कर्व में अगर आप एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट में जा रहे हो देन इट इज ए केस ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. यानी कि अगर आप मूवमेंट डाउनवर्ड करोगे अलोंग द डिमांड कर्व इट इंप्लाइज एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डाउनवर्ड मतलब आपका प्राइस घट रहा है एंड यू आर डिमांडिंग मोर क्वांटिटी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. किंतु मूवमेंट अपवर्ड अलोंग द डिमांड कर्व ये होगा मतलब यू आर डिमांडिंग लेस, यानी कि आपका प्राइस इंक्रीज किया एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ये दोनों था. दैट मींस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व द रीजन इज चेंज इन प्राइस, किंतु चेंज इन shift of the demand curve the reason is other determinants of demand other than except than the price of the commodity, own price of the commodity का खुद का दाम छोड़ के अगर कोई डिफरेंट फैक्टर यानी कि commodity का खुद का प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट other factors remaining changing then it is called a shift of the demand curves. तो that is the thing out. इस टॉपिक में और एक चीज ख्याल रखना है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन लोग का अलग अलग नेम्स क्या है, तुम लोग इसको हाईलाइट करके इसको देख के जाएगा. सेकेंडली इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इसका डिफरेंट सिनोनिम्स और क्या नाम से बोलते हैं इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन में इफ द नेम इज चेंज सो दैट वी आर इन ए पोजीशन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. We then move to the second part of the chapter 2, Elasticity of Demand. एक बात देखते हैं बिफोर वी कम इनटू, ये थोड़ा सा अपने लोग पीपीटी में जो बनाया टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है इस चैप्टर का. सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके बाद अपने लोग इस पॉइंट पे चलते हैं जब कैलकुलेशंस करने आएंगे. इलास्टिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन. इलास्टिसिटी इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. व्हाई? क्योंकि प्राइस अगर चेंज करेगा तो हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेजर करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट मींस लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव था बिकॉज इट वाज जस्ट सिंपली स्टेटिंग अ डायरेक्शनल चेंज. इलास्टिसिटी किंतु बताता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज न्यूमेरिकल होता है, इसलिए इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. सेकेंड पॉइंट, इलास्टिसिटी का वैल्यू -2 है एक कमोडिटी का और एक दूसरे कमोडिटी का इलास्टिसिटी का वैल्यू -5 है. -5 किंतु न्यूमेरिकली लेस देन -2, किंतु इलास्टिसिटी में इट इज ऑपोजिट. 5 is greater than 2 because in case of elasticity we always take absolute value. यानी कि इलास्टिसिटी जिसका -5 है उसका एब्सोल्यूट सेंस में 5 बोलेगा, इलास्टिसिटी जिसका -2 है उसका एब्सोल्यूट सेंस में 2 बोलेगा. यानी कि जो -5 है दैट इज मोर इलास्टिक एंड जो -2 है दैट इज लेस इलास्टिक, ऑल्दो -5 इज लेस देन -2 मैथमेटिकली. किंतु इलास्टिसिटी में सिंस वी कंसिडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज वी वुड कंसिडर 5 टू बी ग्रेटर देन 2 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग और इग्नोरिंग द साइन ऑफ नेगेटिव वैल्यू. दैट मीन्स in this case 5 would be considered to be highly elastic, 2 may be considered to be less highly elastic. तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशंस में इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने लोग. वेल, फॉर्मूला देखा जाए तो इट वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सब समय ऊपर में रहेगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इनकम, क्रॉस प्राइस जो भी मेजर करेगा, नाम से एडवर्टाइजमेंट जो भी मेजर करेगा, तो दैट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट शुड कम इन द डिनोमिनेटर. अगर तुम बोलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में जाएगा. अगर तुम बोलेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो परसेंटेज चेंज इन इनकम डिनोमिनेटर में जाएगा. ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज का.
कम नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये मेजरमेंट वाला पार्ट में अपने लोग देखते हैं कि वी हैव टू मेथड्स, एक पॉइंट इलास्टिसिटी, एक आर्क इलास्टिसिटी। द फंडामेंटल डिफरेंस इज पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब अपने लोग को आर्ग्यूमेंट से, अंडरस्टैंडिंग से, एमसीक्यू से ये पर्टिकुलर टाइप का आंसर करने के लिए पॉइंट मतलब सिंगल प्राइस, इसका मतलब डेल्टा पी इज टेंडिंग टू जीरो, वर्चुअली नो चेंज इन प्राइस। आई वुड से डेल्टा पी टेंड्स टू जीरो मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज, इतना कम चेंज हुआ, infinitesimally small change in price, that leads to a little change in quantity demanded, तब उसको अपने लोग बोलेगा सिंगल पॉइंट पे इलास्टिसिटी। किंतु आर्क मतलब वी आर कंसिडरिंग ओवर अ रेंज ऑन द डिमांड कर्व एट टू डिफरेंट प्राइसेस। तो टू डिफरेंट प्राइसेस में अगर इलास्टिसिटी को मेरे को मेजर करनी है तो इन दैट केस इट इज ए केस ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब जियोमेट्रिकल मेथड, जहां पे अपने लोग लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट वाला कंसेप्ट यूज किए थे। किंतु आर्क इलास्टिसिटी में वी हैव यूज्ड सेवरल मेथड्स टू कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी, जैसे परसेंटेज मेथड, जैसे कि टोटल आउटले मेथड, जैसे कि वी हैव कंसिडर्ड इन टाइप ऑफ अदर डिफरेंट आर्क इलास्टिसिटीज में जो जो पॉइंट्स लिखाए थे, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड और आर्क मेथड बोल के भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करके वी कैलकुलेटेड ए बिग फॉर्मूला, जहां पे वी हैव रिप्लेस दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला P1 by Q1 इज इक्वल टू, उसको रिप्लेस किया था एवरेज ऑफ द प्राइसेस, यानी कि P1 plus P2 by 2, Q1 plus Q2 by 2, रिप्लेसिंग P1 by Q1 इन टर्म्स ऑफ P1 plus P2, Q1 plus Q2, क्योंकि वो by 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से कैंसिल हो गया था। फाइन, so that was the three methods that we used in case of arc elasticity का calculation. Anyway, point elasticity was virtually termed as geometrical method, जहां पे virtually price का changes was absolutely insignificant, a very small change in price, infinitesimally small change in price. किंतु arc elasticity मतलब a big change in price where two different prices can be exclusively identified in the curve or in the question. Generally देखिएगा फाउंडेशन कोर्सेस में you would be finding out that in CA Foundation 99.9% of the questions comes on the basis of the arc elasticity. Again, I give you a practical type of instruction. Suppose मान लेते हैं आपके पास दो प्राइसेस दिया हुआ है, दो क्वांटिटी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला कोई भी एक गुड का। ऑप्शन में आपके पास दो अल्टरनेटिव है, एक आर्क मेथड का, एक पॉइंट मेथड का। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी आर्क वाला, यानी कि टू प्राइसेस देयरफॉर आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। किंतु सपोज मान लेते हैं अगर आपके पास आर्क वाला ऑप्शन दिया ही नहीं आंसर में, खाली पॉइंट वाला दिया, तो तुम तो पहले आर्क यूज किया, आंसर टैली नहीं कर रहे, एंड इन दैट केस यू हैव टू टिक आउट द पॉइंट मेथड वाला आंसर। पॉइंट मेथड से फिर टैली करेगा, ये आएगा सेकंड केस। थर्ड केस, पॉइंट मेथड का आंसर आया, नन ऑफ दिस भी है ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करेगा, पॉइंट मेथड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तीन प्रोसेस मैं बोलना चाहता हूं। एक, आई रिपीट, अच्छे से सुन लीजिए, लास्ट मोमेंट सजेशंस टाइप का। एक, आर्क पॉइंट दोनों दिया हुआ है, टू प्राइसेस आर गिवन, आर्क इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। टू, आर्क का आंसर नहीं दिया, खाली पॉइंट का आंसर दिया, तुम तो पहले आर्क किया था, आंसर खोज नहीं पाया बिकॉज है ही नहीं, तो पॉइंट मेथड अप्लाई करेगा, देन दैट इज अ थिंग। अगर पॉइंट, तीसरा, अगर पॉइंट का आंसर दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, still point method will be the most correct option in that case. So that is the standing instruction in case of elasticity solving of the numerical problems. अब आते हैं arc elasticity का गया, परसेंटेज वाला गया, ये easier sums है, sums ऐसा आता है तो अपने लोग कर सकते हैं। जितना varieties किए हैं आपका ICI का टेक्स्ट बुक के पीछे, ABTF का टेक्स्ट बुक के पीछे जितना अपने लोग न्यूमेरिकल्स किए, that is more than sufficient, उसके बाहर से कोई varieties नहीं हो सकता है। फाइन, टोटल आउटले मेथड में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ख्याल रखना है। ऑन द स्क्रीन देखो, व्हाट इज द समरी ऑफ द डिमांड इलास्टिसिटी, एक बार चेक करते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज करता है, इफ यू लुक इनटू द सेकेंड रो ऑन द स्क्रीन,
प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड इलास्टिक होगा जब टीआर डिक्रीज करेगा, यानी कि प्राइस के साथ टीआर का इनवर्स रिलेशन है, डिमांड बिकम्स इलास्टिक। किंतु सपोज मान लेते हैं प्राइस चेंज किया, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स सेम, देन डिमांड बिकम्स यूनिटरी इलास्टिक। और प्राइस अगर इंक्रीज किया, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज किया, देन डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक। और प्राइस डिक्रीज में ऑपोजिट होगा, यानी कि इलास्टिक के केस में जब प्राइस डिक्रीज करेगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, यूनिटरी इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, एंटी इनइलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। ये एक्चुअली क्या हो गया जानते हैं? दिस इज बेसिकली वर्चुअली पॉकेट में लेके बैठने का सामान हो गया। यानी कि ये पर्टिकुलर सामान को देख के अपने लोग को एक एट ए ग्लांस याद रखना चाहिए। किंतु अब हम कैसे याद रखते हैं, एक बार शेयर कर लेते हैं। हम शेयर करते हैं, हम ये याद रखते हैं कि इलास्टिक का केस में प्राइस और टोटल रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, माने टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर एक ही बात है, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, दुकानदार का, दैट बिकम्स द इनकम। दैट्स व्हाई दिस टीआर कांसेप्ट इज यूज्ड फ्रॉम द सेंस ऑफ द सेलर्स साइड। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन अगर इनवर्स है तो इलास्टिक, और डायरेक्ट है तो इनइलास्टिक। और अगर टोटल रेवेन्यू चेंज नहीं करेगा देन इट इज ए केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो दैट इज बेसिकली द टोटल आउटले मेथड का कैलकुलेशंस। ये पोर्शंस किंतु ख्याल रखना है, वैरायटीज टाइप से क्वेश्चंस दे सकता है। बिफोर कमिंग इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अपने लोग और भी कुछ चीज एक बार बोलना चाहते हैं कि डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े थे। देयर वर टोटल 5 डिग्रीज, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तुम लोग इसका शेप्स याद रखेगा, डिमांड कर्व का क्या क्या शेप्स बनता है, कौन सी टाइप ऑफ गुड्स में कैसा इलास्टिसिटी होता है ख्याल रखेगा। और डेफिनेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का डेफिनेशंस भी ख्याल करके जाएगा। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये चीज को नोटिंग करके रखना है। इसके बाद वी रेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अपने लोग दिस पॉइंट्स पढ़े थे, ऑल आर इंपॉर्टेंट। कितने सब्स्टिट्यूट्स है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। 2 पढ़े थे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड, ये पढ़े थे। 3rd पढ़े थे नेचर ऑफ द कमोडिटी। 4th पढ़े थे नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। आपके कॉपी में मिला लीजिए, देखो ये सब चीज है कि नहीं। नंबर 5 टाइम पीरियड। उसके बाद नंबर 6 टाइड डिमांड भी पढ़े थे। नंबर 7 प्राइस रेंज भी है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन, हम भूल गया। एनीवे, तो दैट इज द 7 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड। अब हम यहां से 2 पॉइंट को एक बार रीड डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड। इफ द कंज्यूमर स्पेंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, 100 रुपया कमाते हैं, एक गुड में 70 रुपया खर्चा करते हैं, गिवन गुड टाइप का, बिगर परसेंटेज स्पेंट ऑन द गुड, तो इन दैट केस डिमांड विल बिकम इलास्टिक। डिमांड चेंज करेगा अगर उसका प्राइस चेंज करता है, तो ही हैज टू एडजस्ट बिकॉज ही इज स्पेंडिंग अ लम सम ऑफ हिज इनकम ऑन दैट गुड। किंतु if he is spending a very small proportion of his income, say suppose 1%, 2%, 3%, etc., then definitely वो अपना डिमांड को चेंज करने का सोचेगा नहीं, because he is already purchasing a very small quantity. अगर उसका प्राइस चेंज भी करता है तो we doesn't bothered about changing the demand of the commodity. I don't know recently तुम लोग खबर रखते हैं कि नहीं, देखेगा इस नवंबर में we have seen that मैच बॉक्स का प्राइसेस 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, यानी कि इट हैज बीन इंक्रीज्ड 100%। लास्ट 14 इयर्स बाद मैचेस का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा मैंने इसलिए बोला कि 1 रुपया का सामान 2 रुपया हो गया, कुछ वैल्यूलेस, बट 1 रुपया का सामान 2 रुपया हो गया, मतलब इट्स 100% इंक्रीज हो गया। बट स्टिल पीपल आर नहीं बॉदर्ड नहीं है, न्यूज में भी कुछ दिखाया नहीं खास करके, जस्ट एक दिन स्टेट कर दिया कि 14 साल बाद इस सामान का दाम डबल हो रहा है। तो एनीवे, तो कुछ ऐसा खास करके बोला नहीं। किंतु पीपल किस लिए बोला नहीं, बिकॉज मैच बॉक्स consists of very small percentage of the income that is household spending on the good, and therefore इसका demand generally inelastic होता है because people are borderless to change their demand, तो inelastic होगा in that case। और tied demand मतलब basically we talk of complementary goods that are tied to others or jointly demanded are complementary goods। अगर एक सामान का दाम
बढ़ गया, उस सामान को यूज करने के लिए एक डिफरेंट सामान भी चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं एक्स को यूज करने के लिए वाई चाहिए। नाउ सपोज से एक्स और वाई इज डिमांडेड टुगेदर, जॉइंटली डिमांडेड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कार और पेट्रोल टाइप का। तो सपोज मान लेते हैं अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो गाड़ी अगर मेरे पास है तो गाड़ी को यूज करना ही है, यानी कि आई कैनॉट चेंज इंस्टेंटली इन शॉर्ट रन द डिमांड फॉर कार्स। In that case, demand for cars in short run is to be termed as inelastic because you cannot change its demand greatly, but significantly change नहीं कर सकता. Then it is termed as a case of inelastic, tied demand. That means if two goods are tied, they are demanded together. अगर एक गुड का दाम बढ़ भी गया तो आप दूसरे गुड का डिमांड को खास करके शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता है. You should be giving certain time for adjustment of the demand of the second good. Then in long run it may be elastic, but in short run tied demand का goods is supposed to be inelastic. ये दो पॉइंट मेरे को बोलना था. प्लस प्राइस रेंज एक्सेट्रा, अदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स भी है एक्सेट्रा जहां पे डिमांड चेंज हो सकता है. तो दिस आर द थिंग्स आउट. नेक्स्ट, इसके बाद वी हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन मेरे को जो लगा बच्चा लोग को देख के जाना चाहिए. सी एट द स्क्रीन, एक जगह लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब? एक ग्रेटर देन 1 इसका क्या मतलब? एक लेस देन 1 इसका क्या मतलब? इक्वल टू 1 का मतलब इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस. प्रोपोर्शन माने रेशियो. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इनकम जितना परसेंट इंक्रीज किया, आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना परसेंट इंक्रीज किया, सेम रेट. इनकम का 10% इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% इंक्रीज किया. तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. ये फॉर्मूला होता है इनकम इलास्टिसिटी का. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल रेट से इंक्रीज किया तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट. आई रिपीट, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम. दैट मींस इनकम जितना परसेंट से राइज करेगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी ठीक उतना ही परसेंट से इंक्रीज करेगा. देन it is implied that if the proportion of income spent on a good remains the same, ratio remains the same. Proportion of income spent, ratio, proportion मतलब ratio, then income elasticity of the good is equal to 1. किंतु इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इस सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम. दैट मींस इनकम अगर 10% इंक्रीज कर रहा है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड में भी इंक्रीजिंग बाय मोर देन 10%. तो न्यूमरेटर हायर रेट से इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर कम रेट से इंक्रीज किया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीज, रेशियो बढ़ेगा. Proportion of income spent on a good increase, ratio बढ़ेगा. That is the case income elasticity greater than 1. और income elasticity less than 1 मतलब आपका रेशियो गिरेगा. किस लिए रेशियो फॉल करेगा? इनकम जो रेट से इंक्रीज किया, डिमांड आपका कम रेट से इंक्रीज किया, यानी कि डिनोमिनेटर रेशियो का ज्यादा रेट से बढ़ गया, न्यूमरेटर कम रेट से इंक्रीज किया. That means the ratio decreases. तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी becomes less than 1. इनकम इलास्टिसिटी का मेरे को ये पार्ट बोलना है which is very important. इनकम इलास्टिसिटी में और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, that is the case of inferior goods के केस में कैसा होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है. क्योंकि अपने लोग आज के क्लास का शुरुआत में बताए थे इंफीरियर गुड्स के समय इनकम और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका इलास्टिसिटी भी नेगेटिव होगा. कम नेक्स्ट इज, इसके बाद डिमांड डिस्टिंक्शंस को बाद में आ रहे. इनकम इलास्टिसिटी के बाद अपने लोग चले जाते हैं एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी में. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड दूसरा एक कमोडिटी का प्राइस के चलते कैसे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि क्रॉस प्राइस, नॉट ओन प्राइस. गुड का डिमांड दूसरा एक गुड का रिलेटेड गुड का प्राइस अगर चेंज हुआ तो कैसे अफेक्टेड होगा. सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है. किस लिए?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कार, पेट्रोल, अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गया तो कार का डिमांड कमेगा, एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयरफॉर इट्स वैल्यू शुड बी नेगेटिव। किंतु सब्स्टिट्यूट गुड में एक्स अगर वाई का सब्स्टिट्यूट है, एक्स का दाम अगर बढ़ गया तो इंसान वाई ज्यादा खाएगा, तो वाई का डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। इन दैट केस सब्स्टिट्यूट गुड में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है। And if the two goods are unrelated, then cross price elasticity is generally zero, because एक गुड का प्राइस अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो दूसरे गुड का प्राइस डिमांड को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता। किंतु होमोजेनियस गुड हुआ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ, then cross price elasticity may be becoming infinitely large, very high, positive but very high. That is a special case. इसके बाद आपने लोग एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी बताए थे। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटीज का केस में we obtained that इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में एडवर्टाइजमेंट किस तरह से डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज फॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट देता है विद द मोटिव ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो डिमांड एडवर्टाइजमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसको अपने लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सवाल ये बनते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी से कभी डिग्रीज था, यस, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, वैराइटीज डिग्रीज था। सेम कंसेप्ट यूज करके सोच के जाएगा जैसे कि अपने लोग प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एक्सेट्रा में यूज किए थे। तो दिस इज द कंसेप्ट आउट। नेक्स्ट कम्स द केस ऑफ अपना डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड डिस्टिंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स के बारे में आपने लोग बताए थे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ऑटोनमस डिमांड, डेराइव्ड डिमांड एक्सेट्रा, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड एक्सेट्रा, ऐसा करके डिफरेंट टर्म्स डिफाइन किए थे। खूब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड, और सॉरी दो तो पैराग्राफ, एक तो है ऑटोनमस डिमांड और डेराइव्ड डिमांड। ये दो तो पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ के जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑटोनमस डिमांड मतलब डायरेक्ट डिमांड, इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी कि जिस कमोडिटी का डिमांड किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, सपोज से इंटरनेट का डिमांड हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स और आफ्टर कोविड-19। तो इसका मतलब इंटरनेट सप्लायर्स जो होते हैं, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा, देयर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, देयर सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाले लोग का डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ डिराइव्ड डिमांड। एक चीज का डिमांड बढ़ रहा है जिसके चलते वो सर्विस प्रोवाइडर का भी डिमांड इंक्रीज करेगा। अगर मोबाइल का डिमांड बढ़ रहा है तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले, छोटा मोटा अगर डिफेक्ट हुआ तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले का भी डिमांड इंक्रीज करेगा। एलईडी टीवी का अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो एलईडी टीवी का मैकेनिक वाले लोग का भी डिमांड चेंज कर सकता है, देन दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। जैसे बुक में लिखा हुआ है, सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा जब घर का डिमांड बढ़ेगा, यानी कि मकान का डिमांड बढ़ गया तो मकान बनाने वाले सामान, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ेगा, इसलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड को आप लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। कम नेक्स्ट इज शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिमांड में अगर आप डिमांड को एडजस्ट कितना कर सकता है ड्यू टू इमीडिएट चेंज इन प्राइस, इमीडिएट प्राइस अगर चेंज किया तो आप डिमांड को कितना चेंज करोगे, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन चेंज इन प्राइस। किंतु प्राइस अगर चेंज किया तो लॉन्ग रन में उस सामान का डिमांड क्या रेट से चेंज करेगा, दैट इज अ लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। एक एग्जांपल देते हैं जो पहले भी दिए थे क्लास में, उसको ही रिकैप करते हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैं इंस्टेंटली गाड़ी छोड़ नहीं सकते, तो मैंने क्या किया कि हम सोच रहे कि ठीक है भाई 7 दिन जाते थे तो 4 दिन हम मेट्रो में चलेंगे, 100 रुपया पार कर गया पेट्रोल, तो आप क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू कि वी विल गिव 4 दिन मेट्रो में चलेंगे, 3 दिन गाड़ी लेके जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, 3 दिन अपने गाड़ी में जा रहा है, पड़ोसी को उठा के, 4 दिन पड़ोसी का गाड़ी में जा रहा है, थोड़ा सा कंजूस है, 4 दिन पड़ोसी का गाड़ी में जा रहा है और क्या करते हैं, शेयरिंग करके। तो ऐसे शेयरिंग करके भी शॉर्ट रन एडजस्टमेंट चल सकता है। किंतु लॉन्ग रन में गाड़ी का डिमांड चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, वी मे स्विच ओवर फ्रॉम डीजल
पेट्रोल कार्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स, यानी कि आप अपने टोटल रिप्लेसमेंट करेगा कि पेट्रोल से दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी इलेक्ट्रिकली यूज्ड आउट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। दैट्स अ लॉन्ग रन डिमांड का एडजस्टमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्टिंक्शंस। इसको एक बार देख के जाएगा जैसे अपने लोग पहले पढ़े थे। एनीवे, आफ्टर दिस वी वुड बी गोइंग इनटू द केस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग का कुछ पॉइंट्स बोले थे। डिमांड फोरकास्टिंग वर्ड का बेसिक मतलब था, याद है तुम लोग को, कि कैसे अपने लोग डिमांड को, फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करेगा। इसका यूजफुलनेस भी था। कैसे यूजफुलनेस था इसका देखो। यूजफुलनेस में अपने लोग बताए थे कि इस फोरकास्टिंग को कैसे बिजनेस फॉर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता था, ये एक नंबर पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पे अपने लोग देखे थे कि एक गुड फोरकास्ट किस तरह से बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एबीटीएफ का मैथ से बोल रहा हूं मैं, तो इस जगह से देखे थे सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में भी ये देखिएगा बोल्ड करके लिखा हुआ है, अगर तुम लोग का सामने है डिमांड फोरकास्टिंग वाला एबीटीएफ वाला मैथ में। ऑल्सो प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट में बताए थे, प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज। ये वाला भी ठीक करना है फॉर्म को। तो ये तीन तरीके से अपने लोग अपने केसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किस लिए फोरकास्टिंग इज यूजफुल। फोरकास्टिंग अपने लोग नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, एनी लेवल्स पे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डिमांड को नेशनल, रीजनल, लोकल, इंटरनेशनल कोई भी लेवल पे इंटरेस्टेड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट में बताए थे, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग और बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड एक फोरकास्टिंग था। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग मतलब आइदर एन इंडस्ट्री लेवल का फोरकास्टिंग और ए फर्म लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, या ऐसे टाइप ऑफ गुड्स का टोटल कितना डिमांड होता है मार्केट में, वो भी एक हो सकता है। एब्सोल्युटली थियोरेटिकल है ये, जो पहले में बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ है तुम लोग वैसे ही करके एक बार गो थ्रू करके जाएगा। टाइम पीरियड में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये भी दोनों डिफरेंस है। टाइम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में देखेगा इट्स रिटन, हम भी भूल गया, इट्स डन यूजुअली फॉर 6 months और लेस देन 1 year, दैट इज अ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का फिगर्स लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म में मेरे को दिख रहा है, इट्स लिखा है से 2 to 5 years एंड मोर, दैट मींस 2 साल या 2 साल से ज्यादा होगा, तो दैट्स अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये सब टर्म्स है। नेक्स्ट, आफ्टर इसको करने के बाद अपने लोग गए थे, जो इधर देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेट्रा, अपने लोग ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस किए, तो इसको स्किप करेगा। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में ऑन द स्क्रीन अपने लोग देख रहे हैं, इतना मेथड्स अपने लोग पढ़े थे द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में, जिसमें से पहला है सर्वे बायर्स इंटेंशन। सर्वे बायर्स इंटेंशन को ब्रीफली अगर बोले तो इट इज व्हाट द बायर्स आर प्लानिंग टू बाय इन द कमिंग 1 year ऑफ टाइम। इसको अपने लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे या इंड्यूस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का जितना मैंने जूम सेशन में तुम लोग को लिखा दिए थे उतना ही खाली पढ़ के जाएगा, इतना बिग बिग पैराग्राफ पढ़ने का दरकार नहीं। आई हैव गिवन ए समरी ऑफ दिस पोर्शंस, तो उसको एक बार देख के जाएगा। सेकेंड था कलेक्टिव ओपिनियन मेथड ऑन द स्क्रीन। कलेक्टिव ओपिनियन मतलब सेल्समैन being the closest person to the consumer, क्योंकि कंज्यूमर को बिक्री कर रहा है सेल्समैन, तो सेल्समैन ही परफेक्ट एस्टिमेशन का एक आइडिया लगा सकते हैं। दैट इज ए केस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। और फर्म क्या करते हैं, सारे सेल्समैन का ओपिनियन को लेके एक डिमांड एंटिसिपेशन लगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द केस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सेल्समैन। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब सेल्समैन कभी कभी करेक्ट एस्टिमेशन नहीं भी दे सकता है, बिकॉज ही मे यूज हिज ओन इन्फ्लुएंस। तो ऐसा सिचुएशन में फर्म क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि मार्केट डिमांड का एंटिसिपेशंस लगाते हैं, तो उन लोगों को यूज करके एक एस्टिमेशन लगाते हैं। देन दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज, अपने लोग बोले थे डेल्फी टेक्निक, ये भी लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यहां अपने लोग ट्रेंड फिटिंग करते हैं। इट कैन बी ग्राफिकल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड लाइन फिटिंग करते हैं, ग्राफिकल मेथड से
करते हैं। तो ये टाइप ऑफ एनालिसिस में रिग्रेशन एनालिसिस एक्सेट्रा अपने लोग कैलकुलेट करते हैं डिमांड एस्टिमेशन करने के लिए। ये खास करके साइंटिफिक मेथड था, दैट इज मोर मैथमेटिकल इन नेचर रादर देन यूजिंग डेटा कलेक्शन फ्रॉम द डायरेक्ट फील्ड सर्वे, दैट इज मैथमेटिकल इन नेचर, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहां पे आप लोग होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सेलेक्ट करते हैं और उन लोग का हैबिट्स कैसा है, कैसे वो लोग अपने स्पेंड करते हैं, उन लोग को वेरी माइन्यूटली नोटिस करके एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आर जनरली डन बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल आउटलेट, जिस आउटलेट में कंज्यूमर्स को अपने लोग कुछ पैसा देके बोलते हैं आप खरीदो, और उसको खूब माइन्यूटली अपने लोग नोटिस करते हैं वो क्या क्या वैरायटीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑफ द डेली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स दैट वी परचेज। इसके ऊपर बेस करके एक एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। और एक लास्ट मेथड है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये जो ऊपर का 5 मेथड है, सर्वे, कलेक्टिव, एक्सपर्ट, स्टैटिस्टिकल, कंट्रोल्ड, दीज आर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के एस्टिमेशंस का कैलकुलेशन टेक्निक्स। किंतु बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग के केस में अपने लोग देखते हैं इट्स बेसिकली ए मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, यानी कि if the business conditions are good the expected demand अच्छा होगा, if business conditions are bad then expected market demand would be falling, यानी कि prosperity recession टाइप का केस हो गया चैप्टर 5 का बिजनेस साइकिल्स का। तो जब इस तरह से अपने लोग फोरकास्टिंग करते हैं कि एंटायर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या डिमांड हो सकता है, देन इट इज ए केस ऑफ बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये क्या एनीवे आफ्टर दिस अपने लोग वांट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये खूब इजी है, अपने लोग स्किप करेगा। और जो 3 टाइप्स ऑफ वांट्स है वो भी इजी है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उसको भी तुम लोग एक बार अपने से देख लेगा। दैट इज द केसेस ऑफ डिमांड एनालिसिस। फाइन, इसके बाद गया अपने लोग द केस ऑफ सेकेंड यूनिट चैप्टर 2 का, दैट इज द असम्पशंस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अपना चैप्टर 2 का यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड पार्ट 2 इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जब अपने लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को देखे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कौन कौन असम्पशन के ऊपर बेस करके अपने लोग पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, एक रैशनैलिटी, एक कार्डिनल मेजरेबिलिटी, एक कांस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एक हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये 4 कंसेप्ट के ऊपर बेस करके rationality मतलब the consumer is aiming at maximizing utility. Cardinal measurability of utility मतलब utility is measured numerically in terms of numerical figures, जो Marshallian approach था। Constant marginal utility of money मतलब ये assumption is incorrect because marginal utility can never be constant. That is the most important drawback or greatest criticism of the marginal utility analysis. किंतु marginal utility of money constant मतलब अपने लोग ये assume किए थे कि marginal utility of money is not changing, किंतु ये correct नहीं है। marginal utility of money change होता है। कैसे ना, जितना आप पैसा ज्यादा खर्चा करोगे आपका अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी गिरेगा। तो अगर आपका अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी कम हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड that you will derive greater satisfaction from that limited amount of money you are having right now at your stock. क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम हो गया तो आप चाहोगे उस कम पैसा को आपका बेस्ट पर्पस में यूज करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका उस सिचुएशन में डिराइविंग सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। तो जनरली जितना पैसा कम होता है व्हेन यू परचेस मोर क्वांटिटीज, पैसा आपके पास कम हो गया तो वो लिमिटेड पैसा का मार्जिनल यूटिलिटी किंतु कांस्टेंट नहीं, वो बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकरेक्ट assumption इन द केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बट ये बहुत बार दिया है फाउंडेशन का पेपर्स में कि ये assumption कौन सी एनालिसिस में है, मार्जिनल यूटिलिटी की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस है एंड दैट बिकम्स ए सीरियस ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी।
और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब यूटिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कमोडिटीज एंड अदर पर्सन्स, दैट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्या लिमिटेशंस था? एक होमोजेनियस यूनिट्स, यानी कि सारे यूनिट्स होमोजेनियस होना चाहिए, नहीं तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बोले थे पहले, एक ग्लास पूरा पानी देना चाहिए, एक चम्मच पानी नहीं। इफ एनीबडी इज थर्स्टी, इफ यू गिव हिम ए स्पूनफुल ऑफ वाटर, ही डेफिनेटली विल डिराइव greater utility when you give him the second glass of water, because that has already increased his thirst, quench of thirst. Because अगर कोई थर्स्टी है, उसको एक ग्लास पानी के बदले अगर आप एक कप पानी या एक चम्मच पानी दिया, then definitely उसका grudge of getting more water in the second case will not decrease, rather increase. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह एक ग्लास पानी पिए, दोपहर में एक ग्लास पानी पिए, शाम को एक ग्लास पानी पिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस, यू आर ड्रिंकिंग कंटिन्यूअसली, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड, प्रेस्टिजियस पैशन कलेक्शन, ऐसा टाइप ऑफ गुड्स में। यानी कि देखिएगा, अगर इफ एनीबडीज पैशन इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स या ओल्ड कॉइन्स, अगर उसको जितना ज्यादा मिलेगा पैसा की तरह, अगर उसको जितना ज्यादा मिलेगा, उसका ग्रज, उसका डिजायर वोंट डिक्रीज बट रादर इंक्रीज। रिलेटेड गुड्स के केस में भी इट मे नॉट बी गारंटीड, और ऑब्वियसली कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है बोल के, इट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशंस। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। इसके ऊपर बेस करके आप लोग पढ़े थे कंज्यूमर सरप्लस का एक लिमिटेशन। कंज्यूमर सरप्लस का लिमिटेशंस में कंज्यूमर सरप्लस का कांसेप्ट एक बार जस्ट डिफाइन कर देते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट द प्राइस कंज्यूमर इज रेडी टू पे और व्हाट द एक्सपेंडिचर द कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट द एक्सपेंडिचर ही एक्चुअली पेज। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। बट दिस कंसेप्ट का क्या क्या लिमिटेशंस है, किस हद तक इस कंज्यूमर सरप्लस को अपने लोग यूज कर सकते हैं, इसका जितना जितना पॉइंट्स है इसमें अपने लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन एक बार, कंज्यूमर सरप्लस कैनॉट बी मेजर्ड precisely because it is difficult to measure utilities of different units of a commodity consumed by a person. Obviously, actually utilities are abstract concept, तो उसको ऐसे measure करेगा, it's not possible. Similarly, in case of necessaries, the marginal utilities of the earlier units are infinitely large. The consumer surplus is always infinite. ये भी एक तो point है, यानी कि marginal utility in case of necessaries, the consumer surplus is infinite. ये भी important है। ये वाला पोर्शन तुम लोग हाईलाइट करके रखेगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज in case of necessaries, the marginal utilities of earlier units are infinitely large. The consumer surplus is always infinite. यानी कि consumer surplus in case of necessaries is infinite. Third, the consumer surplus derived from a commodity is affected by availability of substitutes. Substitute होने से consumer surplus affected हो सकता है. But if a commodity has no substitute, then the consumer may be ready to pay high price. Then consumer surplus will be high. But if a commodity has substitute, then he may not be ready to pay a high price because he knows that I can get another commodity that can satisfy the same type of need. So therefore, मेरा consumer surplus किंतु कम हो जाएगा. That means it's affected. Point number 4 में लिखा है there is no simple rule for deriving the utility scale of articles. एक ही बकवास है, वही ऊपर वाला पॉइंट कि it's difficult to measure the utilities of different units of commodity, utility scale of the articles which is used. Next is point number 5, consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as purchases are made and consumer stock of money diminishes. वही वाला कि marginal utility of money changes as purchases are made and consumer stock of money diminishes. ये देखो लिखा हुआ है, Marshall assumed
that the marginal utility of money remains constant, but this assumption is unrealistic. Or last में, the concept can be accepted only if it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise, यानी कि न्यूमेरिकली मेजर कर सकता है, otherwise consumer surplus concept cannot be applicable. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली तुम लोग याद रखेगा, पॉइंट नंबर 2 स्टार करके रखेगा, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, बाकी पॉइंट्स इज इरेलीवेंट, दरकार नहीं है. एनीवे, बिफोर कमिंग इनटू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अपने लोग को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जाना है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जाने से पहले, इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी में, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जाने से पहले एक बार इंडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं वो डिफिनेशन अपने लोग एक बार देख लेते हैं. Along an indifference curve, the consumer satisfaction remains always equal. यानी कि इंडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ में जिस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स में कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का ऑपोजिट है. मार्जिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी मेजरेबल था, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में नहीं था. इंडिफरेंस कर्व में अगर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, then it represents different level of satisfaction. Next, इंडिफरेंस कर्व का और एक कंसेप्ट था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये एमआरएस क्या होता है ना, द रेट एट विच कंज्यूमर substitute one commodity for another such that his level of satisfaction remains constant. MRS XY, इसका मतलब क्या हुआ ना, कमोडिटी Y को छोड़ना है to get one extra unit of X such that the level of utility remains constant. MRS XY is nothing but the slope of the indifference curve. Generally, अगर कंज्यूमर लेफ्ट से राइट मूव करता है तो MRS diminishes और indifference curve is based on the assumption of DMRS. Therefore, लेफ्ट टू राइट अगर तुम मूव करेगा तो तुम्हारा MRS diminish करेगा, and that implies that IC remains convex. Indifference curve का we notice that MRS is falling. एक बार देखो on the screen, एक बार क्या लिखा हुआ है, as the consumer has more and more units of food, he is prepared to give up less and less units of clothing. There are two reasons for this. यानी कि MRS fall क्यों करेगा, इसका दो रीजन है. पहला रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, the one for a particular good is satiable so that when a consumer has more of it, his intensity of want for it decreases. इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप X कमोडिटी को इंक्रीज किया तो X के प्रति जो आपका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर था, अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे घटेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गिरेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और X अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो ऑब्वियसली Y को कम ले रहे हो, तो Y से आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, यानी कि Y बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू. तो नेचुरल सी बात है Y हम कम छोड़ेगा एज आई गेट मोर एंड मोर ऑफ X, और छोड़ने का रेट को बोलते हैं MRS. तो देयरफॉर MRS शुड डिक्रीज. और MRS जनरली कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स से होता नहीं है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब होमोजेनियस गुड. होमोजेनियस गुड रियल लाइफ में होता है किंतु खूब कम. दैट्स व्हाई रियल लाइफ में गुड्स आर मेनली imperfect substitutes. That's why MRS does not remain constant. यानी कि most goods are imperfect substitute of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly. यानी कि perfect substitute होने से MRS constant होगा. ये तीन वर्ड ख्याल रखेगा. MRS अगर डिक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स होगा IC. MRS अगर इंक्रीज करेगा तो कॉन्केव होगा IC टू ओरिजिन. और MRS अगर कांस्टेंट है तो IC स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. इस सिचुएशन में टू गुड्स आर होमोजेनियस यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. और एल शेप्ड IC भी एक्ट होता है.
वो होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि अवेलेबल है इन पेयर्स में, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शॉक्स एक्सेट्रा, स्पेक्टिकल्स का दो ठो आईज एक्सेट्रा, ऐसा टाइप का। तो दैट टाइप ऑफ गुड्स विच आर हैविंग एल शेप्ड आईसी, उस सिचुएशन में भी एमआरएस का अनडिफाइंड सिचुएशंस रहता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एमआरएस। आईसी का 5 प्रॉपर्टी था। ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एक गुड अगर आप ज्यादा लोगे तो दूसरा गुड आपको कम लेना है, बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल। आईसी कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ डीएमआरएस। बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन डीएमआरएस है ना, डीएमआरएस इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी, यानी कि कर्व का शेप, बट स्लोप ऑफ द कर्व इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन। ख्याल रखना है ये पॉइंट को। 2 आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 4 हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन देगा, और 5 आईसी कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अगर एक्सेस को टच करेगा, अगेन एक assumption वायलेटेड होगा, देन यू आर कंज्यूमिंग ओनली वन गुड which as per assumption not applicable. तो दिस were the features of indifference curve. इस indifference curve का फीचर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने लोग देखे थे बजट लाइन बोल के एक कंसेप्ट पढ़े थे, that was defining all combinations that a consumer can purchase by spending his entire income given the prices of the two goods. यानी कि prices of the two goods remaining constant, income remaining constant, consumer दोनों गुड का क्या क्या कॉम्बिनेशन परचेस कर सकते हैं। इनसाइड द बजट लाइन सेविंग कर रहा है, आउटसाइड बजट लाइन अनअटेनेबल है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन एब्सोल्यूट स्लोप px by py। तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का ये दोनों कंसेप्ट को अगर अपने लोग कंबाइन करते हैं, देन वी गेट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब द कंज्यूमर्स मैक्सिमम यूटिलिटी। कैसे मिलेगा? द पॉइंट वेयर द बजट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो उस पॉइंट पे प्राइस रेशियो और एमआरएस दोनों इक्वल होगा, टेंजेंसी पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट कंडीशन दैट आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि डीएमआरएस अजम्पशन है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर बेस करके इंडिफरेंस का एनालिसिस वाज डन, एंड अल्टीमेटली वी केम ऑन टू द थर्ड यूनिट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब goods offered for sale by a producer, not the good which is actually sold. Determinants of supply, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है? फ्रॉम द टॉप क्लॉकवाइज देखते हैं, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड का पर्टिकुलरली बताए थे, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, विशेष करके इंपॉर्टेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये ख्याल रखेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी का, सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी भी मेजर कैसे किया जा सकता है? पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी डिमांड की तरह ही है, एब्सोल्युटली सेम, तो इसका डिटेल और नहीं कर रहे हैं। And we have read also the degrees of the price elasticity of supply. There are also demand elasticity के साथ 5 degrees of price elasticity of supply है. There are 5 degrees of the price elasticity of supply. तो price elasticity of supply का 5 degrees है. Anyway, तो ये particular situations में मोर इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, किंतु इसका कैलकुलेशंस के समय पे ख्याल रखेगा। मोर इलास्टिक मतलब तो सप्लाई का इफ एक्सटेंडेड और टचिंग द वाई एक्सिस इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन। लेस इलास्टिक मतलब सप्लाई का भी एक्सटेंडेड इज टचिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और इफ एक्सटेंडेड इट इज टचिंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। तो ये हो गया तुम्हारा इलास्टिसिटी का मेजरमेंट। If the supply curve, if extended, touches the origin intersection of x and y axis, then it is unitary elastic. यहाँ किंतु ख्याल रखनी है कि it is irrelevant whether the supply curve is steeper or flatter starting from origin. Steeper हो, flatter हो, मोटा मोटी हो, 45 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 80 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, origin से start किया मतलब ही unitary elastic होगा।
ऑलवेज, चाहे वो फ्लैटर स्टीपर कुछ भी हो। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जीरो इलास्टिसिटी होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इनफाइनाइट इलास्टिक होगा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो दिस वर दी केसेस। इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन आप लोग डिफरेंशिएशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी ए केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी, जहां पे आप लोग TQ/DP वाला फॉर्मूला यूज किए थे, इनटू P1/Q1, यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल प्राइस में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की प्रयास किए। तो दैट वाज द केस ऑफ इलास्टिसिटी मेजरमेंट। और डिमांड की तरह यहां भी change in supply or change in quantity supplied, which is absolutely same as the case of demand। खाली ख्याल रखनी है यहां पे भी rightward shift मतलब increase in supply, leftward shift मतलब decrease in supply, किंतु movement along the supply curve में, since the supply curve is upward rising, we must notice कि प्राइस बढ़ने से there is a upward movement along the supply curve which should be termed as expansion of supply। किंतु डिमांड के केस में देखो, फिर से बोल रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हम राइट में जा रहे हैं तो आई एम डिमांडिंग मोर, किंतु सप्लाई के केस में जब हम राइट में जा रहे हैं, आई एम मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। ख्याल रखना है, दैट इज अ डिफरेंस। और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के केस में इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किंतु डिमांड के केस में व्हेन इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इट इज एक्सपेंशन। ख्याल रखेगा, ये डिफरेंस नोटिस करनी है। तो यहां भी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का मतलब इट्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डिमांड की तरह, और चेंज इन और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई, चेंज इन सप्लाई मतलब इट इज ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दैट इज द केस ऑफ टोटल चैप्टर 2 का डिफरेंट हाईलाइटेड पोर्शंस। We come now into the chapter 3, cost of production and theory of production। पहले ही प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ था। Now production consists of changing the form of natural resources। That is one point। That means अपने लोग समझते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स जो अपने लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ वुड कन्वर्टेड इनटू अ टेबल एक्सेट्रा, दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन बिकॉज इट क्रिएट्स यूटिलिटी व्हेन दैट इज बीइंग चेंज्ड। Similarly to changing the place of the resources from a place where they are little or of no use to another place where they are of great use, that is also termed as production। यानी कि place utility। देखो place utility में you would be finding it out that एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ बोल के तो दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ कोल, या सपोज मान लीजिए गोल्ड एंड अदर मेटल्स फ्रॉम माइंस टू डिफरेंट एरियाज वेयर दे आर नीडेड, राइट। ट्रांसफरिंग गुड्स ऑल्सो कैन क्रिएट यूटिलिटी, दिस कैन ऑल्सो बी डन। जैसे यहां पे प्लेस यूटिलिटी का ये एग्जांपल इज ऑल्सो वेरी गुड। देखो एक बार, एप्पल्स इन कश्मीर ऑर्किड्स हैव ऑफ लिटिल यूटिलिटी टू फार्मर्स, बट व्हेन दिस एप्पल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू markets where human settlements are thick, Delhi में या कोलकाता में, crowded city centers, they afford more satisfaction to greater number of people। So that is a place utility is being created। So these are defined as a type of productive activities। Similarly, agricultural activities में भी आप लोग देखते हैं, harvested food grains production हो सकता है, और you can even say making use of personal skills in form of services, यानी कि merchants, transport workers, organizers, banks, insurance, they all provide, teachers, doctors, lawyers, they all provide certain amount of services which requires personal skills, and that can also be treated as production। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, the fundamental purpose of all these activities is same, namely to create utility in some manner। Thus production is nothing but, this is a very important phrase, highlight कर दिया, creation of utilities in the form of goods and services। Come next is factors of production। कौन कौन factors के ऊपर production depend करते हैं? There are basically 4 factors: labor, land, entrepreneur, capital। 3 ठो passive factor, land, labor, capital, active factor, entrepreneur। Entrepreneur is considered to be most active factor।
नेक्स्ट, लैंड का फीचर्स एक बार देख लेते। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज परमानेंट एंड एज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। किंतु ये पॉइंट अपन लोग बताए थे, इट्स नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, ऑल्दो गिवन बाय रिकार्डो। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर बोले थे, पैसिव फैक्टर इन द सेंस कि लैंड खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इफ ह्यूमन बीइंग वर्क्स ऑन लैंड देन इट कैन प्रोड्यूस मैसिव रिजल्ट्स। इमोबाइल ज्योग्राफिकली, मल्टीपल यूज ऑल्टरनेटिव यूज है, और फर्टिलिटी डिफरेंट है, लैंड इज हेटेरोजेनियस। लेबर का डिफरेंट पॉइंट्स कैसे देखो, ब्लॉक्स में दिया हुआ है। लेबर इज एन ह्यूमन एफर्ट, लेबर इज पेरिशेबल, वी कैनॉट स्टोर लेबर। कम नेक्स्ट इज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर इन द सेंस की unless labor is applied to any factor, land, capital or capital, it cannot produce anything of itself. Inseparable from the labor, obviously, जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसको प्रेजेंट रहना जरूरी है। लैंड के लिए ऐसा नहीं है, लैंड का ओनर और लैंड सेपरेबल है, किंतु इनके सब लेबर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस कैनॉट बी सेपरेटेड। Labor power differs from labor to laborer, obviously, because all labors are not of same skill. All labor may not be productive. A person is putting up an effort, but his results may turn out to be zero. ऐसा हो ही सकता है। Labor has poor bargaining power, obviously, किंतु ट्रेड यूनियन अगर दल बल मिल के गया एक साथ मालिक से कुछ मांगने के लिए, then they have a strong bargaining power. But individual labor के लिए bargaining power is zero. Labor is mobile, geographically, occupationally, दोनों तरीके से। There is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it. Obviously, कैसे देखो, लेबर का सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में टोटल कंट्री में लेबर सप्लाई इंक्रीज करते करते थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज अगर सपोज मान लीजिए इफ पीपल आर मोर पीपल आर चिल्ड्रन इन ए कंट्री लेस देन 15 years or 18 years of age, it may take time to reach the age of 18 years, then they become adult and ultimately they join the workforce of the country or the labor force of the country. So ratarati you cannot say that labor force of the country can be increased. It takes time. There is no rapid adjustment. That is important. Come next is choice between the hours of labor and hours of leisure. That means लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग होता है। वो एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई में आप लोग एक जगह जस्ट पहले बोले थे, आज के हाईलाइट क्लासेस में वी हैव नॉट स्पोकन टू दैट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि इंसान जब ज्यादा कमाते हैं तो लेजर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्क, तो दिस मेक्स अ लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग। तो दिस आर दी फीचर्स ऑफ लेबर। ये याद रखेगा पॉइंट्स को। एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी दे सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर। कम नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल का टाइप्स में अपने लोग देखते हैं। दिस पॉइंट्स मेरे को लगता है, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, एक तो है रियल कैपिटल और टैंजिबल कैपिटल। ये तीनों ऑलमोस्ट देखेगा इट्स सेम टाइप। फिक्स्ड कैपिटल मतलब इट कैन बी मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। रियल कैपिटल ऑल्सो दिस गुड्स, लैंड एक्सेट्रा, विच इज थिंग, एंड टैंजिबल दैट यू कैन टच, ये पर्टिकुलर थिंग ऑलमोस्ट सेम। Social capital, individual, circulation capital, human capital is a little different. तो ऐसे different types of capitals है, ये भी ख्याल रखना है। Social capital मतलब basically the goods which are not individually owned, these are basically owned by collectively by the government, जैसे कि bridges, roads, etc., which is railways, which is not anybody's private property, it's a public property, it's belong to the country or the government itself. Government मतलब for the people, by the people, etc. So that is a social capital. Human capital matlab it's basically the human being which is worked as a labor force, यानी कि जो जॉब कर सकता है और जो जॉब कर रहा है, employed and unemployed दोनों मिला के becomes the human capital of the country. Come next is objectives of the firm. Firms करना क्या चाहते हैं? What is the objective of the firm? Firm का objective क्या है? एक बार देख लेते हैं। The objective of the firms, in case of firms objectives, अपने लोग देखते हैं एक बार।
पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स है तो है राइट, ऊपर में ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में यहां पे देखो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब द फर्म इज बेसिकली वांटिंग टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट वांट्स टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब टू गेट मैक्स एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद अपन लोग देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब द फर्म्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट। ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करते हैं, द फर्म डिटरमाइंस द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। यहां पे देखो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज बीन सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म, किंतु दिस ऑब्जेक्टिव हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। कैसे क्रिटिसाइज्ड ना, एक नंबर बहुत सारे, जैसे बाउमल्स थ्योरी बोलता है कि मेनी पीपल वांट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। बहुत जन बोलता है कि रिस्क मिनिमाइजेशन करेगा या कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेगा। जैसे Seat and March suggest that 4 possible functional goals in addition to profit goal, namely production goal, inventory goal, sales goal, market share goal, etc. ये भी बोल सकता है। इसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या दिखा रहा है, देखिए, टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनएडल्टरेटेड गुड्स, यानी कि गवर्नमेंट स्पेसिफाइड गुड्स, अनएडल्टरेटेड गुड्स मतलब लीगली स्पेसिफाइड गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी शुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि सीधा बात है, इंसान को ठकाएगा नहीं, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। फर्म शुड डू दिस ऑब्जेक्टिव। बड़ा बड़ा फुटानी खली, ऐसा तो कोई साधु नहीं है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग आउट ऑल दी करेक्ट गुड्स टू एवरीबडी, नो, दैट कैन नॉट बी। बिजनेस में थोड़ा बहुत ऐसा बदमाशी होता ही रहता है। सेकंड बुलेट्स में लिखा हुआ है टू अवॉइड प्रॉफिटियरिंग, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। एंड एनी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द सोसाइटी, दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट or to ensure that enterprises output does not cause any type of pollution, यानी कि एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन। देखो भाई, प्रोडक्शन करने से कुछ तो पोल्यूशन होता ही है। आप क्या कर सकते हो, आप बोल दिए कि नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, एब्सर्ड है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पोल्यूशन लेवल को कम करोगे, तो दैट कैन बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फेयर डील टू द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि आपका पे ठीक ठाक होनी चाहिए एम्प्लॉइज लोग को, यानी कि कोई अंडर पेड नहीं होनी चाहिए। यहां भी देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स। नेक्स्ट कम्स टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज, यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश करोगे। थर्ड बुलेट में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग सो दैट दे फील एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली इन द प्रोडक्शन यूनिट एंड इफेक्टिवली ट्राई टू यूज देयर स्किल्स। Or fourth bullet, to make the job contents interesting and challenging if the enterprise is conscious on its duties towards its employees. इसके बाद आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्म क्या क्या करना चाहेगा, to remove inequality of opportunities and provide fair opportunity to all to work and to progress. The next bullet में to produce according to national प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से फॉर्म प्रोडक्शन करेगा। टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस। टू ट्रेन, जिसको तुम लोग बोल सकते हैं आत्मनिर्भर, हम शायद बोले भी थे जूम्स क्लासेस में। और फोर्थ बुलेट में टू ट्रेन यंग मेन एज अप्रेंटिसेस एंड दस कंट्रीब्यूट इन स्किल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किंतु फार्म तो ये सब चीज करना चाहते हैं, किंतु ये सारे चीज करने के लिए फार्म का कुछ रुकावट आ सकता है। देयर कैन बी सम कंस्ट्रेंट, दैट इज द वर्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड, मेनी फैक्टर्स इन फुलफिलिंग दोस ऑब्जेक्टिव्स।
जिसमें से एक है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। फार्म का नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो सकता है। ये हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हो सकता है देयर मे बी अदर कंस्ट्रेंट्स सच एज रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट ऑन द प्रोडक्शन प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी तरह रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना उस समय क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज जैसे कि पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोड्स, वेयर हाउसेस डिफिकल्टीज हो, दीज आर बेसिकली सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, यानी कि डिफिकल्टीज इन सप्लाई चेन में डिफिकल्टीज। और चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑब्वियसली कंट्री का बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर चेंजेस आ गया, कोविड-19 जैसा सिचुएशन आ गया, अफगानिस्तान जैसा सिचुएशन आ गया, देन इट इज अ केस ऑफ डिफिकल्टीज इन सिचुएशंस ऑफ फुलफिलिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। कम्स नेक्स्ट इज एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि कौन सी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक में तुम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, दूसरा बार बोल रहे हैं मेरे को सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करनी है। अरे कैसे होगा भाई? एक तरफ तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करेगा, एक तरफ तुम समाज सेवा करेगा, दोनों एक साथ नॉट पॉसिबल। आइदर समाज सेवा करो या प्रॉफिट करो, दोनों एक साथ नॉट पॉसिबल। रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, यानी कि कौन सी जगह पे आपका प्लांट लोकेट होने चाहिए। इट शुड बी नियरर टू हाईवेज, नियरर टू सिटीज, सो दैट यू कैन एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सेट्रा। साइज ऑफ द प्लांट, आर यू ऑपरेटिंग इन द स्मॉल स्केल साइज और टू द लार्ज स्केल साइज, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि कौन सी टेक्निक अपनाएगा, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज मतलब लेआउट, कैसा डिजाइन करोगे आप अपने टेक्नोलॉजी को, सो दैट यू कैन गेट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, आपको कहां से फाइनेंस डिटरमाइन करना है, यानी कि यू हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, यू हैव टू मेक कॉस्ट असेसमेंट, you need to make the correct amount of investments that can give you an expected return. प्लस आपको यह भी देखनी है कि आपका जो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स है, जो आपके कंपिटिटर्स है, वो लोग कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया और कैसा रिटर्न्स उन लोगों को मिल रहा है, ये भी फाइनेंस का प्रॉब्लम बनता है। कम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब यू शुड बी डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट वाइज, कोऑर्डिनेशन करनी है, अथॉरिटी का कंट्रोल भी देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। आप कहां अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, वेदर यू हैव टू सेल इट लोकली, नेशनली, रीजनली, इंटरनेशनली, ये भी डिसाइड करनी है। ये डिपेंड करता है 4 पीस के ऊपर, अपने लोग पहले बोले थे, जिसमें से एक है प्रोडक्ट, एक है प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, एक है प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, और एक है प्लेस, यानी कि आप कौन सी जगह पे अपने मार्केटिंग करोगे। तो 4 पीस एक्सप्लेनिंग योर मार्केटिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में आता है टैक्स पेमेंट। इंडिया जैसा कंट्री, अभी तो रिसेंटली जीएसटी आ गया है बोल के, मेनी टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। नहीं तो पहले 1000 तो टैक्स भरना पड़ता है, 1000 तो ऑफिस में जाकर रिटर्न भरना पड़ो, इट्स कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। बट स्टिल जीएसटी इज स्टिल नॉट सिंपल, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस भरना है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स भी है, वैट भी है, डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर अभी भी जीएसटी का तो फाइलिंग करना ही है, प्लस रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखना है, प्लस वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, उसके ऊपर खबर रखनी है, प्लस उसको फॉलो अप भी करना है। तो दिस लीगल फॉर्मेलिटीज वी मस्ट बी कीपिंग इन माइंड। एंड अल्टीमेटली वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस का प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल रिलेशन का प्रॉब्लम्स मतलब इट इज नॉट गिवन इन द पीपीटी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का प्रॉब्लम मतलब वर्कर प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्रेड यूनियन एजिटेशन एक्सेट्रा, दैट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड
फाइन। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या assumptions के ऊपर प्रोडक्शन फंक्शन इज ड्रॉन। फर्स्ट assumption है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये फर्स्ट है। सेकंड, state of art technology you cannot change. Third, maximum output, यानी कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन आपने यूज करोगे यू शुड बी गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। तो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स टू ए टाइम पीरियड, देयरफॉर इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। देयर इज ए गिवन टेक्नोलॉजी व्हिच यू कैनॉट चेंज, and the output that you are obtaining is the maximum level of output, and therefore this becomes the correct definition of the production function. The relationship between maximum amount of output that can be produced and the input required to make that output, it is defined for a given state of technology, that is the maximum output. Obviously you are using the best technology because you are producing the maximum output that can be produced with given quantities of inputs under a given state of technical knowledge. Samuelson का definition है। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब द प्रोडक्शन फंक्शन व्हिच डिनोट्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू अ चेंज इन एनी वन फैक्टर, rest all other factors remaining constant. That means factor proportion becomes variable. आपने आउटपुट का चेंज करना चाहते हो looking at change in one of the factors, keeping all other factors constant. But in case of long run production function, it shows the quantities that can be produced when all factors are variable. Not only variable, they are changed in equal ratio. That means it's a case of returns to scale. ये वाला important है। यानी कि long run production function is a concept which is a subject matter or deals with returns to scale, but short run production function is a concept which is a subject matter of returns to factor, यानी कि law of variable proportion. Anyway, इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट 1 चैप्टर 3 में अपने लोग एक फेमस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखे थे। ए फेमस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ए फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस करके कॉब और डगलस ने एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाए थे। ये पगलेट लोग का काम धाम तो था नहीं। They created problem for people appearing for CA Foundation courses. This American manufacturing industries के ऊपर study करके they have given a perfect algebraic expression of a particular production function which is popularly termed as Cobb-Douglas production function, where K denotes constant, L denotes labor and C denotes capital. ये noting करके रखेगा, it's written below. And this line is very important, इसको ख्याल रखेगा। This production function explains that it is concluded that 3/4 labor contributed about 3/4. This is very important. Labor का contribution कितना और capital का contribution कितना, ये एक साल का question में पूछा था, ये याद रखेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में which is basically labor intensive, क्योंकि लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 75%, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1/4 यानी कि 25%। तो दैट मींस इट्स अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन रिटर्न्स टू स्केल। अगर इसको अपने लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर दिए, यानी कि ए और बी कर दिए, अगर ए बी ग्रेटर देन 1 तो इट इज IRS, अगर ए बी इक्वल टू 1 देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये ख्याल रखेगा। 3 ठो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन किया जा सकता है। कम नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट था। outlay cost, direct or traceable cost, indirect or non-traceable cost, incremental cost and sunk cost, इसको काट देते हैं, it's wrongly being given। और historical cost, replacement cost, outlay cost, इसमें से तुम लोग ये वाला थोड़ा सा अच्छे से देख के जाएगा, historical cost और replacement cost किसको बोलते हैं। Come next is cost function। Cost functions मतलब basically we can say that C is a function of Q, यानी कि क्वांटिटी प्रोडक्शन अगर तुम चेंज करोगे तो कॉस्ट आपका चेंज होगा। इनफैक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दिस कॉस्ट फंक्शन खाली क्वांटिटी नहीं,
देखो इन ए कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द यूनिट कॉस्ट. ये जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. Unit cost or total cost. Money, it can be total cost, it can be average cost, it can be marginal cost, any concept of the cost. But the independent variables are price of the factor, size of the output, any other relevant phenomena which has a bearing on cost. Right? जैसे कि टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीज के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लॉन्ग रन का कॉस्ट फंक्शंस इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं. इन इकोनॉमीज वर्ड का मतलब एडवांटेजेस, डिसइकोनॉमीज वर्ड का मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब फार्म्स प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल में, उसका एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है. इंटरनल इकोनॉमीज में क्या क्या है ये ख्याल रखना है. इन टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग, नाम याद रखने से ही चलेगा. इसका डिटेल्स जनरली नहीं देता है. आई हैव नॉट सीन, अभी तक नहीं दिया. और इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज मतलब क्या क्या. एक्सटर्नल मतलब यू आर गेटिंग एन एडवांटेज फ्रॉम आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द फर्म. आपको चीपर रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवाइस मिल रहा है फ्रॉम आउटसाइड कंट्री या इनसाइड कंट्री फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेस. डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, कंट्री का लेबर स्किल्ड हो रहा है तो यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दैट इफ यू आर ए प्रोड्यूसर. ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब एडजॉइनिंग इंडस्ट्रीज जो कि स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो उससे भी आपको एडवांटेज मिल सकती है. बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, यहां भी आपको एडवांटेज मिलेगा. इंफॉर्मेशन का भी इकोनॉमीज में मिल सकता है. तो दैट इज व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज दैट वी आर गेटिंग. एनीवे, इसी चीज के ऊपर बेस करके फर्स्ट यूनिट ऑफ चैप्टर 3 में अपने लोग रिलेशनशिप पर थे. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का, which was definitely termed as returns to factor, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और इस लॉ का वेरियस रीजंस जिसके ऊपर बेस करके अपने लोग देखे थे कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस वर डिफाइंड. एक एवरेज प्रोडक्ट डिफाइन किए थे, मार्जिनल प्रोडक्ट डिफाइन किए थे, टोटल प्रोडक्ट डिफाइन किए थे. 3 स्टेजेस पढ़े थे. 3 स्टेजेस का नाम था स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर. यानी कि स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. स्टेज 1 वाज एंडिंग व्हेन एवरेज प्रोडक्ट रीचेस मैक्सिमम. Marginal product remains above the average product in stage 1. Stage 1 में total product was first increasing at an increasing rate, then increasing at a diminishing rate. और इसके बाद अपने लोग देखे थे कि in case of diminishing return to a factor, average and marginal product both decreasing, but none of them was negative. In fact, average product कभी negative नहीं हो सकता, marginal product negative हो सकता है, किंतु diminishing return में marginal product was never negative. In stage of diminishing return, माने stage 2 में total product was increasing at a diminishing rate. Stage 3, total product falling, average marginal both falling, but marginal negative, but average can never be zero or negative. तो ये interrelation था. This stages किस लिए होता है, इसका causes is also important. Causes of increasing return, causes of diminishing return, causes of negative return, जो अपने लोग को बॉल पॉइंट पेन वाला एग्जांपल से डिस्कस किए थे. इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर एक्सेट्रा, जिसके चलते इंक्रीजिंग रिटर्न होता है. द मोस्ट डिजायर्ड स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज डेफिनेटली नॉट स्टेज 1, नॉट स्टेज 3, इट इज स्टेज 2. एंड स्टेज 2 में इसलिए फर्म ट्राइज टू गेट इट्स ऑप्टिमम टाइप ऑफ प्रोडक्शन. इसके बाद ये शॉर्ट रन का डिस्कशन करने के बाद दैट वाज 3 कांसेप्ट बेस्ड ऑन दी प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स का 3 टाइप था, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट मतलब फर्म का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन हो रहा है. सपोज मान लीजिए 10 लेबर मिल के 50 यूनिट प्रोडक्शन किए, गिवन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, तो पर लेबर 5 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो दिस 5 इज टर्म्ड एज एवरेज प्रोडक्ट. और अगर 10 लेबर 50 यूनिट का प्रोडक्शन किए और 11 लेबर्स 57 यूनिट्स का प्रोडक्शन किए, तो एक्स्ट्रा जो 7 यूनिट बना बाय द 11th लेबर, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. यानी कि एडिशनल टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट.
ये एनालिसिस करने के बाद वी हैव डन आउट द केस ऑफ विच इज टर्म्ड एज returns to scale. Returns to scale मतलब the effect on output when all factors are changed in equal proportion. यानी कि सारे फैक्टर को तुमने सेम परसेंटेज से इंक्रीज किया such that ratio remains constant. यहां तीन टाइप ऑफ रिटर्न पॉसिबल है. एक IRS था, एक CRS था, एक DRS था. IRS के केस में rate of increase in output is greater than the rate of increase in input. इस सिचुएशन पे आपका इकोनॉमीज विल बी मोर देन डिस इकोनॉमीज, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल बी मोर देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ऐसा सिचुएशन पे एवरेज कॉस्ट कर्व्स लॉन्ग रन पे अपने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इट्स जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग अंडर द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बिकॉज सिंस योर रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग यू एक्सपेक्ट योर एवरेज कॉस्ट टू फॉल. सिमिलरली decreasing returns, DRS, decreasing returns to scale में the rate of increase in input is more than the rate of increase in output. इसका मतलब अगर इनपुट 50% इंक्रीज किया तो आउटपुट हो सकता है 40% इंक्रीज करेगा, यानी कि लेस देन 50% इंक्रीज करेगा. इस सिचुएशन पे वी एक्सपेक्ट कि आपका डिस इकोनॉमीज वुड बी ग्रेटर देन योर economies. Economies will be less than dis economies. Or third type of return, CRS, constant returns to scale. Constant returns to scale में we expect that there will be equal rate of increase, यानी कि input जो rate से increase करेगा, output will also increase at the same rate. यानी कि input अगर 50% rate से increase किया तो output will also increase at the rate of 50%. तो दोनों equal rate से increase करेगा. Then it is a case of CRS. और DRS के केस में the average cost curve in the long run is expected to be upward rising. But in case of CRS, the long run average cost curve is expected to be remaining constant. That means अगर आप ज्यादा भी प्रोडक्शन करोगे या कम भी प्रोडक्शन करोगे, आपका एवरेज कॉस्ट remains absolutely constant. That means long run average cost curve is a horizontal straight line. तो ये केसेस किया अपना economies और dis economies का केस का. That is the total case of production का unit 1. ये class is again a marathon revision class of the last moment. It's basically to tell the students about how you should recap or think out before the last moment before your examination. Anyway, हम लोग जैसे लास्ट क्लास एक तो मैराथन लिए थे जिसमें अपने लोग डिमांड, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, सप्लाई और प्रोडक्शन किए थे. एक्चुअली ये 5-6 चैप्टर एक साथ तो एक क्लास में हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, बट वी took into consideration several important points which students must keep in mind in the ensuing examination. Anyway, cost chapter आज के क्लास के टारगेट रखते हैं कॉस्ट, मार्केट. ये दोनों, मार्केट इज वेरी बिग चैप्टर, इसलिए ये दोनों पे ही अपने लोग कंसंट्रेट करके रखते हैं. लेट्स सी इट आउट. तुम लोग अपने सामने में क्या क्या रखेगा, देखो जो तुम्हारे पास पहले का क्लास नोट्स कॉपी में, इफ यू हैव नोटेड समथिंग आउट दैट पोर्शन 2, you should have the ICAI's mat in front of you. 3, you should also be having the ABTF mat that has been provided to you over here. So ये तीन चीज जो भी कभी भी दरकार लगे तो you can see it out while watching this class. This class is again common to CA Foundation and CMA Foundation both. It's the last minute revision classes for both the group of students. Anyway, कॉस्ट चैप्टर जब अपने लोग चालू किए थे, वी स्टार्टेड विद डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट लाइक अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सेट्रा. डिफरेंट नेम्स था. वी आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट. एक बार फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज
अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है, द कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। यानी कि लेबर का कॉस्ट जो वेजेस बोलते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो होता है, दैट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब cost of the factors supplied by the owner for which payment is not done, and it also includes normal profit. जब अपने लोग इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वी ऐड एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये होता है अपना इकोनॉमिक कॉस्ट का। प्रॉफिट्स निकालने के समय अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू से खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस करनी है। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट लेस करनी है। नेक्स्ट वी हैड अ कांसेप्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द कॉस्ट व्हिच इज फोरगोन, यानी कि आपने जो कॉस्ट सैक्रिफाइस किए, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने का फैसला किए, सपोज यू आर वांटिंग टू प्रोड्यूस गुड एग्स एंड the resources have not been utilized in production of good Y, तो good X का प्रोडक्शन के लिए अपने लोग जो good Y छोड़ रहा है, तो that good Y छोड़ने का cost is the opportunity cost for producing good X। ये opportunity cost का कंसेप्ट, यानी कि cost of next best alternative foregone। अब आते हैं अपने लोग प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में वी हैव कंसिडर्ड the economic cost, जो economic cost यानी कि explicit और implicit including normal profit बोलते हैं, that is called private cost, that is actual cost which is being incurred in economics to produce a particular good। किंतु आप लोग जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो सोसाइटी के ऊपर एक इफेक्ट होता है, that effect on the society, that is the external cost, that means in terms of pollution, when added with the private cost we get the social cost। यानी कि social cost मतलब the cost which the society has to bear on account of production of a good। दो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है सोसाइटी को, एक प्रोडक्शन के चलते जो कॉस्ट लग रहा है, प्लस द दूसरा पार्ट विच द प्रोड्यूसर इज नॉट पेइंग फॉर, यानी कि उनका प्रोडक्शन के चलते अपने एनवायरनमेंट में जो डैमेज पहुंच रहा है, वो डैमेज का जो कॉस्ट बनता है, दैट कॉस्ट इज एब्सोल्युटली कॉल्ड द external cost, and when these cost of externalities are added to the private cost we get the social cost। generally social cost is greater than private cost when there is negative externalities, यानी कि pollution हो रहा है। similarly अगर pollution ना हो के if the society derives an advantage due to a productive activity in form of alternative employment, in form of available byproducts for the production etc, then social cost may be less than private cost। it's absolutely depends whether you have a negative effect or you have a positive effect। तो ये दोनों टाइप ऑफ सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट का कंसेप्ट्स किया। इसके साथ अपने लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने लोग जूम सेशंस में बोले थे तुम लोगों को, वो देखेगा आउटले कॉस्ट है। आउटले कॉस्ट इज बेसिकली एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिच द firm needs to bear on wages, materials, rent, interest, etc. Then we have a direct or a traceable cost and an indirect or a non-traceable cost। Direct cost मतलब जो cost you can absolutely relate to the production of one particular good। जैसे कि हर गुड्स का देखेगा, हम जूम सेशन में ये बताए थे तुम लोग को, हर गुड्स का प्रोडक्शन का पैकेजिंग डिफरेंट होता है। even of the same company different products का पैकिंग should be of absolutely different nature। तो एक गुड का पैकिंग कॉस्ट दूसरे गुड का पैकिंग कॉस्ट से नहीं भी बन सकता इक्वल। इन दैट केस द पैकिंग कॉस्ट which is exactly traceable to a production of a particular good is termed as a direct or a traceable cost। इनडायरेक्ट मतलब जो कॉस्ट एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन होते, जैसे फार्म अगर प्रोडक्शन किया तो लाइसेंस का फीस, फार्म अगर प्रोडक्शन किया तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, क्योंकि मशीन चलेगी तो सारे प्रोडक्ट्स बनेगा। तो इन सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी का हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लग रहा है वो आइडेंटिफिकेशन करना एक तरह से मुश्किल है। तो इन दैट केस दिस आर डिफाइंड एज नॉन ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट कॉस्ट, right? Not, that means indirect costs are not linked to a particular product। Fine, we come next with a
incremental cost and sunk cost. Incremental cost matlab will have to be incurred by a firm when it makes a decision to change its product line, जैसे replacing worn out machinery by a new production facility or acquire a new set of clients. Sunk cost, on the other hand, refer to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. जैसे देखेगा यहां एबीटीएफ का मैथ में तुम लोग का दिया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सunk कॉस्ट और एक्सपेंसेस incurred on advertisements, research and development, etc. Actually these costs are termed as sunk cost, यानी कि those costs actually incurred cannot be recovered. एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने खर्चा कर दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपने खर्चा कर दिए, एक्सेट्रा. कम नेक्स्ट इज there is another cost which is termed as historical cost or replacement cost. Historical cost मतलब machine installation करने के लिए आपको जो खर्चा लगते हैं. Replacement cost मतलब after the life of the machine उसको replace करने के लिए आपका जो खर्चा लगते हैं. यानी कि ये दोनों cost you can say to certain extent equal भी हो सकता है, unequal भी हो सकता है. इक्वल होगा when there is no rate of inflation over a time period, और अनइक्वल होगा यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैन बी मोर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट when there is an inflation in the given lifetime of the machine. तो इस तरह से अपने लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. कम नेक्स्ट कॉस्ट फंक्शंस. इफ यू लुक ऑन द स्क्रीन, कॉस्ट फंक्शंस में जो दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शंस मतलब कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अब जो भी कंसेप्ट्स को बोलो, दिस कॉस्ट इज बेसिकली बीइंग डिपेंडेंट ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड. और आउटपुट प्रोडक्शन आपका ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि फैक्टर प्राइस, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. फैक्टर प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कॉस्ट बढ़ेगा. हियर वी आर टॉकिंग ऑफ टोटल कॉस्ट. टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करेगा तो भी कॉस्ट कम भी हो सकता है इफ इट इज ए कॉस्ट सेविंग टेक्निक. लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तुम ऑप्टिमम कैपेसिटी पे कर रहा है तो इन दैट केस एवरेज कॉस्ट हैज कम डाउन टू इट्स लोएस्ट लेवल. तो यानी कि इस सिचुएशन पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर अपने लोग कॉस्ट का जो एनालिसिस करेगा दैट टर्म्स आउट टू बी एवरेज कॉस्ट. एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स के एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट रिडक्शंस भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट रिडक्शंस भी हो सकता है. टाइम पीरियड के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड करता है. However, the most vital function of cost is that we can say cost is absolutely, we can say C is a function of Q. यानी कि आपका आउटपुट जितना इंक्रीज करना है आपका कॉस्ट भी एक्सपेक्टेड उतना इंक्रीज करेगा. हियर कॉस्ट मतलब हम फिर से वर्डिंग देते हैं दैट कॉस्ट इज कंसिडर्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट. आप कॉस्ट को टोटल बोलोगे कि एवरेज बोलोगे कि मार्जिनल बोलोगे, इट डिपेंड्स हाउ यू आर डिफाइनिंग द टर्म. इकोनॉमिक्स में कोई वाटर टाइट डायरेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप कुछ भी इंडिकेशन करो इट मे रिलेट टू वन पर्टिकुलर पॉइंट, इट मे नॉट रिलेट टू द अदर रिलेटेड पॉइंट्स. इसलिए अपने लोग आउटपुट का बात करेगा, आउटपुट ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, किंतु आउटपुट ज्यादा प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है. मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ सकता है, घट सकता है. इसका शेप सब यू शेप होता है, तुम लोग जानता ही है. एनीवे, तो दिस इज द कॉस्ट फंक्शंस का डिफरेंट कंसेप्ट्स. इसके बाद अपने लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़े थे. शॉर्ट रन में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज द वेरिएबल कॉस्ट. कॉस्ट इनकर्स टुवर्ड्स फिक्स्ड फैक्टर्स और फिक्स्ड कॉस्ट. तुम लोग इसके साथ ना इसका डिफरेंट ऑल्टरनेटिव नेम्स को भी याद रखेगा. वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज cost incurred towards variable factors of production, that is the variable cost. Generally it is zero for no production and it's upward rising, यानी कि प्रोडक्शन तुम जितना ज्यादा करोगे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा. टोटल कॉस्ट हैज टू वाइटल कंपोनेंट्स, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट नाम से ही पता चलता है प्रोडक्शन चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट का शेप, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप हॉराइजॉन्टल स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस. टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप ख्याल करके देखो, इट्स अ मिरर्ड इमेज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मिरर्ड इमेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट. सी एक बार स्क्रीन पे देखो, तुम लोग ऐसा करके ड्राइंग किए थे, रिकॉल करो एक बार कि अपने लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिखे थे, दिस इज टीवीसी.
किंतु इफ यू लुक इनटू द अर्लियर इमेज of this chapter, unit 1 ka total product, this is S-shaped, but TVC is inversely S-shaped. That means total variable cost is a lateral inversion of the total product curve. ख्याल करके देखो, यहां से लेके this point of inflection तक you had increasing return, इसलिए आपका कॉस्ट इंक्रीजेस बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, ऑपोजिट. और उसके बाद जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न हुआ था नेक्स्ट स्टेज में, देन यू हैड इंक्रीजिंग कॉस्ट, इस जगह इंक्रीजिंग कॉस्ट हुआ था. दैट मींस इट्स अ लैटरल इन्वर्शन. दैट मींस टीवीसी का ऐसा शेप इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इधर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. टोटल कॉस्ट में टू कंपोनेंट्स है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिस रेट से चेंज करेगा टोटल कॉस्ट भी इसी रेट से चेंज करेगा, विथ अ डिफरेंस. टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम above the point of origin and runs almost parallel like this. इस तरह से रन करता है टोटल कॉस्ट कर्व. और टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर ऐसा होता है. तो दिस इज द फैमिली ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व्स इन केस ऑफ शॉर्ट रन एनालिसिस. हम लोग इस समय पढ़ने के बाद देखेगा एक पॉइंट और पढ़े थे, विच इज कॉल्ड स्टेयर्ड स्टेप. स्टेयर्ड स्टेप मतलब जैसे फार्म का फोरमैन का सैलरी, प्रोडक्शन मैनेजर जिसको बोलते, अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फार्म आउटपुट डिसाइड करने का फैसला किए तो उसमें एक मैनेजर काफी है. अगर उन्होंने दोबारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का फैसला किए तो हो सकता है उसको एक सेकंड प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट करने की दरकार पड़ेगा. तो फॉर हायर लेवल ऑफ आउटपुट द कॉस्ट इंक्रीजेस बिकॉज ही हैज टू पे सैलरी टू two managers. In this way, there is an escalation in the cost, or cost gradually increases like a stair step, and that's why it is called a staired step variable cost. तो ये चीज किया अपना डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट्स का पार्ट में. नेक्स्ट कम्स एवरेज कॉस्ट एनालिसिस. पर यूनिट कॉस्ट जो बनता है दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. देयर आर बेसिकली थ्री कंसेप्ट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट. पहले को अपने लोग बोलते हैं थ्री कंसेप्ट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट. कैसे ना, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. तो ये तीनों का देयर शुड बी थ्री एवरेज कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, या एवरेज कॉस्ट भी बोल सकता है. एनीवे, नाउ कम्स, शुरू करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट से. इट इज कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग, किंतु इसका नेचर ऐसा है कि ये एक्सेस को टच नहीं करेगा. वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज ये जीरो पे अनडिफाइंड है. एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज ये हायर आउटपुट पे जीरो नहीं हो सकता. दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. व्हाई? क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिए और यू ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स ऑन द एक्सेस, देन द एरिया formed represents TFC, and at every quantity that area remains constant. That means rectangular area at every point by dropping perpendiculars on the axis remains equal. This graph is that's why called a rectangular hyperbola. It is always downward sloping. किंतु टोटल फिक्स कॉस्ट हॉराइजॉन्टल. ख्याल रखेगा, आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग ए मिस्टेक. भूल गया एक्चुअली कि टोटल फिक्स कॉस्ट का डाउनवर्ड स्लोपिंग या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल दिया. नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग देन राइजिंग. टू बी नोटेड दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप लोग यहां पे ड्राइंग करते हैं तो देखो, एक बार हम लोग इस स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं कि if you see average variable cost is like this, it's again a mirrored image of average product curve. Recall कि पहले increasing return जिसके चलते पहले diminishing cost, और बाद में diminishing return जिसके चलते बाद में increasing cost. एकदम same. Again its logic is law of variable proportion. तो ये गया अपना average variable cost का concept. Average cost being the sum total of AFC and AVC is always greater. Average cost or average variable cost में से there is three important relation. One, AC always greater than AVC. क्योंकि AC दोनों से ऐड करके मिलता है तो किसी एक से वो ज्यादा होगा ही. Two, there is wide gap between AC and AVC in the beginning, but narrow gap at end. Why?
क्योंकि गैप इज एक्सप्लेन्ड बाय एएफसी और एएफसी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, इसलिए पहले वाइड बाद में नैरो। थर्ड, एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो एसी का मिनिमम पॉइंट से बिफोर पहले आएगा, यानी कि एसी का मिनिमम पॉइंट एवीसी का मिनिमम पॉइंट के बाद में जाएगा। ये एक पॉइंट। फाइन, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ एसी एंड एवीसी। Another one point, AC at first decreases, then increases like AVC. ये पहले डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, बट AC बाद में इंक्रीज करता है ड्यू टू द राइजिंग प्रेशर ऑफ AVC इन द लेटर स्टेज, विच बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द फॉलिंग रेट ऑफ AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इस कारण से AC अल्टीमेटली स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो दैट इज द नेचर ऑफ द AC कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट कम्स, अपने लोग इसको कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद अपने लोग पढ़े थे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज टर्म्ड एज एन एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। एडिशनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही तुम एडिशनल कॉस्ट होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एडेड एक्स्ट्रा बिकॉज इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट is very much related to the concept of variable cost. Marginal cost को आप लोग बोल सकता है delta TC by delta Q, or we can also say it is delta TVC by delta Q, because total cost changes due to TVC, not due to TFC. Marginal cost can also be called differentiation of the total cost with respect to quantity, or differentiation of the total variable cost with respect to quantity. In fact, marginal cost is the slope of the total cost curve or slope of the variable cost curve. I repeat, marginal cost is the slope of the total cost curve or it is the slope of the variable cost curve. Reverse बता रहे हैं। अपने लोग marginal cost को total cost से calculate कर सकते हैं, अपने लोग marginal cost को total variable cost से calculate कर सकते हैं, किंतु marginal cost से if you think to go back to total cost नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से आपको टीवीसी मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, और टीवीसी के साथ टीएफसी ऐड करने से टोटल कॉस्ट मिलेगा। यानी कि आप टीसी से एमसी कैलकुलेट कर सकते हो, किंतु एमसी से टीसी डायरेक्टली नहीं कर सकते। एमसी से टीवीसी, टीवीसी के साथ टीएफसी ऐड करेगा तब टीसी मिलेगा। ख्याल रखेगा ये पॉइंट तुम लोग पढ़ने के समय। Marginal cost is also again U-shaped. Why? Because it is derived again from the concept of, जैसे अपने लोग को थोड़ा सा अगर ऐसे करके दिखाए तो marginal cost कर्व अपना ऐसा शेप है। This is the shape of the marginal cost curve. It is again derived from the marginal product curve. यानी कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक तरह से देखो, इसलिए पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट और बाद में फिर से डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसके चलते फिर से इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। लैटरल इन्वर्जन अगेन इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू ए फैक्टर। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज यू शेप्ड। किंतु मार्जिनल कॉस्ट के साथ एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक रिलेशन बनता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग। इसका मतलब जब एवरेज कॉस्ट घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगी। मार्जिनल कॉस्ट किंतु घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसका मतलब व्हेन एवरेज इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी फॉलिंग और कैन बी इंक्रीजिंग, बट इट मस्ट बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। 2, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो इट इज करेक्ट दैट एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, यानी कि एमसी ग्रेटर देन एसी। थर्ड, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज नाइदर फॉलिंग नॉर इंक्रीजिंग, एमसी एंड एसी आर इक्वल, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग। यानी कि हम लोग देख रहे हैं अगर एमसी एसी से ज्यादा है तो एसी मस्ट बी राइजिंग, अगर एमसी एसी से कम है तो एसी मस्ट बी फॉलिंग, और अगर एमसी एसी के साथ इक्वल है तो एसी कांस्टेंट मिनिमम है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर फॉलिंग। ऐसा पोजीशन होगा। दैट इज द रिलेशनशिप। एमसी वेदर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने लोग इतना बोलने में नाकामयाब रहेंगे।
इतना ही खाली बोलेंगे कि लेस होगा कि ग्रेटर होगा कि इक्वल होगा, किंतु एमसी बढ़ेगा कि घटेगा ये सब डेफिनेटली बोलना मुश्किल है। जैसे कि अगर एसी फॉल कर रहा है तो एमसी फॉल भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपने लोग एमसी क्या होगा यानी कि फॉल करेगा कि राइज करेगा ये डेफिनेटली बोल नहीं सकते, किंतु एसी के बारे में डेफिनेटली बोल सकता है। यानी कि एमसी अगर एसी से कम होगा तो एसी फॉल करेगा, मस्ट बी फॉलिंग, किंतु एमसी अगर एसी से ज्यादा होगा तो एसी मस्ट बी राइजिंग। ये एसी के साथ कंफर्म्ड कह सकते हैं। फाइन, दिस रिलेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एवीसी। एवीसी के साथ भी एमसी का सेम रिलेशन है। कम नेक्स्ट, एमसी के साथ टोटल कॉस्ट का क्या रिलेशन है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशन है? दोनों का रिलेशन सेम होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एनालिसिस करते, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, देन मार्जिनल कॉस्ट फॉलिंग। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। दैट इज द रिलेशनशिप। यानी कि व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब समय इंक्रीज करेगा, अपवर्ड राइजिंग। जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा एमसी फॉल करेगा, और जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा लेटर स्टेजेस में तब एमसी राइज करेगा। ये होता है अपना रिलेशनशिप। अब सवाल बनता है कि मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप के बाद अपने लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, लॉ ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। Long run average cost curve is virtually a curve which is derived from several short run average cost curves. हम लोग बोले थे एक एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक एक प्लांट कर्व्स होता है। फार्म के पास तीनों शॉर्ट रन को मिला के अपने लोग एक लॉन्ग रन कर्व का डेरिवेशन किए थे। लॉन्ग रन में फार्म के पास तीनों प्लांट साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप लोग देखोगे अगर आपके पास लिखा हुआ है ये क्लास नोट कॉपी में या अपना टेक्स्ट में जो एबीटीएफ या आईसीआई का मैट में, वहां पे देखेगा फार्म लॉन्ग रन में हमेशा प्रोडक्शन करेगा एट द लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट पर यूनिट कॉस्ट पे। व्हाई? क्योंकि फार्म हमेशा वही टेक्निक अपनाएगा, वही मशीन अपनाएगा जो मशीन उसको पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम देगा। अगर फार्म कम प्रोडक्शन करेगा तो स्मॉल प्लांट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर फार्म मीडियम आउटपुट लेवल प्रोडक्शन करेगा तो मीडियम प्लांट इज इकोनॉमिकल। एंड इफ द फार्म वांटेड टू प्रोड्यूस इन ए वेरी लार्ज स्केल यानी कि वेरी बिग अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, देन लार्ज प्लांट साइज वुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल। तो वो लॉन्ग रन में हमेशा मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। इसलिए लॉन्ग रन का जो डेरिवेशन कर्व बना था, एलआरएसी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट वाज ऑलवेज टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। That means it is always the minimum average cost of producing any given level of output in the long run. ये एक तो पॉइंट किया। यानी कि in case of long run average cost curve, the firm's average cost of producing any level of output is the lowest per unit cost. Why? इसका दो वजह है। एक, फार्म लॉन्ग रन में अपने सारे फैक्टर इनपुट्स को चेंज कर सकता है। दो, सारे फैक्टर इनपुट चेंज करेगा मतलब कॉस्ट अगर चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज स्लो होगा। रेट ऑफ चेंज स्लो होने से कर्व फ्लैटर बनता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ फ्लैटर यू शेप्ड कर्व, unlike a short run average cost curve known as plant curves, which is a steeper U-shaped curve due to returns to factor के चक्कर में। Anyway, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का ट्रेडिशनल शेप बताता है इट्स फ्लैटर यू शेप, यानी कि पहले ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, बाद में ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। द लोएस्ट पॉइंट when there is constant returns to scale, the long run average cost becomes minimum, and at the minimum point we find that there is absolutely, which is called a type of situation which is optimum capacity, because it is only that level of output which when produced in long run the firm is able to produce the level of output at the lowest per unit cost, hence it is called a लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ऑप्टिमम कैपेसिटी, यानी कि लोएस्ट अमाउंट ऑफ
पॉइंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज द टर्म आउट। कम नेक्स्ट, इसके बाद मॉडर्न फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा बनता है? मॉडर्न फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज जनरली इट इज फ्लैटर, not flatter U-shape, it is virtually termed as a L-shaped curve. L-shaped matlab it is first falling and then it is increasing. First falling and then, sorry, it is first falling and then remaining constant. L-shaped बोलते हैं, या L-shaped मतलब it's vertically down then it's horizontal. L-shaped. इसका मतलब it is first falling and then remaining constant for any higher level of output. That is a modern shape of the long run average cost curves. These are the total amount of portions that we have from the concept of cost. Next comes, we have next is market, chapter 4. मार्केट का इंट्रोडक्शंस में अपने लोग क्या बोले थे? देखो, गुड्स जनरली दो टाइप का होता है, एक फ्री गुड, एक इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड मतलब पब्लिक गुड्स, जिसका सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, और फ्री गुड मतलब एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब गुड्स भी होता है जिसका सप्लाई वर्चुअली इज मोर देन डिमांड। किंतु there are some public goods which are also termed as free goods, जैसे कि पुलिस सर्विस, जैसे कि डिफेंस सर्विस, जैसे कि फायर सर्विस, जिसके लिए कोई पेमेंट अपने लोग को करने का दरकार नहीं है। किंतु इकोनॉमिक गुड मतलब जिसका डिमांड इज मोर देन सप्लाई, दैट मींस इट इज स्केर्स इन सप्लाई एंड देयर इज अ प्राइस फॉर दैट गुड। इकोनॉमिक्स में मार्केट इंट्रोडक्शन करने के समय वी यूज टू वैल्यूज, एक यूज वैल्यू, एक एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब यूटिलिटी कंटेंट ऑफ ए गुड, एक्सचेंज वैल्यू मतलब the amount of other good that can be obtained in exchange of this good. That is called exchange value. अब इसके बाद बनता है इकोनॉमिक्स में जब मार्केट पढ़ेंगे, there are several elements because market मतलब goods are exchanged in a market and a market must have a buyer, a seller, a commodity, a price to exchange, and the buyers and sellers must have sufficient knowledge about the market. Knowledge regarding price of the commodity, quality of the commodity, availability of raw materials ka prices, technology available for production of the goods by the seller, etc. Knowledge regarding all these things, and different prices of the goods that is prevailing at different points of time. So that is the term which is related to market ka introduction parts में. Next we have classification of market. ये एक बार देखो ऑन द स्क्रीन में देख लेते एक बार डिफरेंट आप लोग जो बोले जस्ट नाउ कि इन केस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द मार्केट में अपने लोग देखे कि एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट्स में क्या क्या होना चाहिए। बायर्स, सेलर्स, प्रोडक्ट या सर्विस bargaining for a price, they are bargaining for a price, knowledge about market conditions and one price for a product or service at a given time, यानी कि टाइम के साथ साथ आपका प्राइस लेवल चेंज होगा। नेक्स्ट कम्स आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट ये वाला टर्म जो आपने लोग इसके बाद पढ़े थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट में वी हैव सीन पहले प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मतलब गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स बाय द फर्म्स, जैसे कि मोबाइल, फूड्स एक्सेट्रा। फैक्टर मार्केट, दे आर बेसिकली 4 मार्केट्स फॉर फैक्टर्स, लैंड का मार्केट, लेबर का मार्केट, कैपिटल का मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप का मार्केट। एरिया के हिसाब से अपने लोग मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, लोकल मार्केट, regional market, national market, international market. But this classification today has become redundant because of improved storage facilities, transportation services, communications, etc. However, still we read कौन-कौन market का local market हो सकता है, regional market हो सकता है, national market हो सकता है, international market हो सकता है। Time period, Marshall has classified market into 4 types. उसमें आप लोग पहले पढ़े थे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एक ठो,
वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड। ये पॉइंट आप लोग देखते हैं, सप्लाई इज फिक्स्ड, कैनॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। देयरफॉर अगर डिमांड अकेले डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, और मार्केट पीरियड को, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को अपने लोग मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्केट पीरियड। नेक्स्ट इज मार्केट पीरियड में we start next with the short period market, जहां सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेबल। मॉडरेटली एडजस्टेबल मतलब सप्लाई हल्का फुल्का चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बाय चेंजिंग द फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द गुड्स अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट कम्स, यानी कि सप्लाई को जब आपने थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, इसको मतलब सप्लाई बिकम्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि लेस इलास्टिक सप्लाई। लॉन्ग पीरियड मार्केट, जहां पे सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज चेंज ऑफ स्केल इज पॉसिबल। डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर डिटरमाइंस द प्राइस, सप्लाई बिकम्स मोर इलास्टिक, सच ए प्राइस इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। और वेरी लॉन्ग पीरियड में विच इज कॉल्ड अ सेक्युलर पीरियड, यहां पे बहुत सारे डिमांड और सप्लाई फैक्टर चेंज होता रहता है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी बदलता है, पॉपुलेशन बदलता है, एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। कम नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक वी हैव अ स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट, यानी कि जहां पे गुड्स का लेन देन हुई और एट द सेम टाइम बायर पेड द प्राइस देन एंड देयर इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक, जो कि 1-2 दिन के भीतर ही क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट मतलब here payments and deliveries of good are being done at a point of time, but the payment for the good is done at a later point of time, yani ki it's a type of credit sale we are talking of. This is called a future market, yani ki nature of transaction. Aap spot matlab you are exchanging in terms of money then and there. Future matlab you are exchanging the commodity right now but making a payment, the most important part of the transaction, on a later date. That is a forward or a future market. Regulation के मुताबिक point number 6, it's of two types, regulated market and unregulated market. Regulated market मतलब transactions are regulated by a statutory body, जैसे कि share market, it's regulated by the SEBI authority. Insurance market, it is regulated by the IRDA, यानी कि Insurance Regulatory Development Authority. ऐसा टाइप ऑफ मार्केट्स को एक रेगुलेशन अथॉरिटी रेगुलेट करते हैं। और ऐसे भी मार्केट्स है इंडिया में जहां की अनरेगुलेटेड मार्केट, देयर इज नो अथॉरिटी, जैसे कि विलेज और अर्बन मंडीज, जहां पे अगर आप गुड्स खरीदते हो स्ट्रीट साइड वेंडर से, यू डोंट गेट एनी एश्योरेंस रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस, एनी कैश मेमो और एनी इनवॉइस, सो दैट इफ देयर बी एनी डिफिकल्टी विद द कंज्यूमर गुड्स, यू कैन नॉट हैव एनीबडी टू रिड्रेस, यू कैन नॉट हैव योर ग्रीवेंसेस to be taken to some legal authority. So that is called an unregulated market. Come next is point number 7, volume of business. Business का volume के मुताबिक we have two types classification. एक है wholesale market, एक है retail market. Wholesale मतलब जहां big volume में trading होता है, it's basically the market for retailers. और रिटेल मार्केट मतलब जहां खुचरा बिक्री होता है, यानी कि जहां पे दे आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड कंज्यूमर्स अल्टीमेटली परचेज गुड्स इन द रिटेल मार्केट फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन फैसिलिटीज फॉर डेराइविंग यूटिलिटी। कम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अपने लोग का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन है। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट इज मोनोपोली, वी हैव नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बाद में जब अपने लोग मार्केट को डिटेल में चलेगा यूनिट 3 में, तब अपने लोग देख लेगा। यूनिट 1 में ऑफ चैप्टर 4 रेवेन्यूज का कंसेप्ट था। या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज आप लोग डिफाइन किए थे, एक टोटल रेवेन्यू, एक एवरेज रेवेन्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं उसी को सेलर्स ने एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। We have seen interrelation between these 3 average revenues, यानी कि TR, AR, MR का जो interrelationship था, this interrelationship we have seen in case of
fixed price, when total revenue is fixed, sorry, when price of the commodity is fixed. अगर प्राइस फिक्स्ड है, व्हाट इज द शेप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व? देखो, शेप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व इज ऑन योर स्क्रीन. इट्स ए अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, जहां पे आपका कर्व इज माने प्राइस इज फिक्स्ड. व्हाट इज द शेप ऑफ द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू? Average revenue and marginal revenue in this case becomes absolutely a horizontal straight line and they are identical to price as well. इसलिए आप लोग बोलते हैं that the demand curve is perfectly elastic when the price of the good remains fixed. इसके बाद आप लोग देखे थे interrelation when the price is unfixed. Price अगर unfixed है तो interrelation कैसी है? As a type of interrelationship में we have seen that the total revenue curve is first upward rising. See on the screen, first upward rising, then reaching its point of maximum level and ultimately falling. That is the shape of the total revenue curve. But average revenue and marginal revenue are both downward sloping. In fact, they are starting from the same point. Average revenue for any other higher level of output is greater than marginal revenue. Average revenue कभी भी zero या नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइस कैन नेवर बी जीरो या नेगेटिव, इसलिए एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा. मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए एक्स एक्सिस को टच करेगा, प्लस ये नेगेटिव वाला पोर्शन पे भी जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन पे भी इट विल बी मूविंग इनटू दिस नेगेटिव पोर्शंस पे भी मार्जिनल रेवेन्यू जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू. यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो रेट से फॉल कर रहा है, जैसे देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस स्टीपर, ये आप लोग पढ़े थे. यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व. एवरेज रेवेन्यू जो रेट से घटेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इसका डबल रेट से घटेगा इन केस ऑफ द revenue schedules under imperfect competition. Imperfect मतलब when the firm is lowering its price to sell higher quantities. If you look into these two columns of the marginal revenue, एक बार देखो, आपका एवरेज रेवेन्यू घट रहा है एक एक यूनिट करके, मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है दो दो यूनिट करके. यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ एवरेज रेवेन्यू. यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ये रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन दे सकता है, स्टार करके तुम लोग रखेगा. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, बाय द वे, MR इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व. जैसे कि MC था स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व, वैसे MR इज द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व. यानी कि डिफरेंशिएशन करके मिलता है टोटल रेवेन्यू कर्व का अगर डिफरेंशिएट करे विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी. इसके बाद अपने लोग एक इंटर रिलेशनशिप देखे थे इन टर्म्स ऑफ, ऑन द स्क्रीन देखो, दिस इज द शेप व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड. किंतु लुक एट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन MR, AR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या रिलेशनशिप है? जनरली वी फाइंड आउट दैट MR इज इक्वल टू AR इंटू 1 माइनस 1 बाई E. अगर आप इसको ही सिंप्लीफाई करोगे तो देखो LCM होके दिस बिकम्स E माइनस 1 बाई E. चेक कीजिए एक बार. तो दैट इज द रिलेशनशिप, E माइनस 1 बाई E. दैट मीन्स वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 बाई E. अब देखो इसमें, इफ E is equal to 1, then MR becomes equal to 0. That means we can calculate the relationship between marginal revenues and elasticity. इलास्टिक डिमांड में मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, इनइलास्टिक डिमांड में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, और यूनिटरी इलास्टिक के केस में मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा. तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बाद अपने लोग यूनिट 1 में पढ़े थे, देयर इज ए बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. दिस डायग्राम इज शोइंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक बार चेक कर लीजिए, बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इलास्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू कर्व्स. दिस इज शोइंग, देखो इस जगह आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट दिस रेंज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक because it is in the upper half of the demand curve. Average revenue curve can also be called demand curve.
तो ऐसा सिचुएशंस में जब आपका अपर हाफ में है डिमांड इलास्टिक है E ग्रेटर देन 1, तो इस सिचुएशन पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू का जो डॉटेड सेगमेंट से दिया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे, तो दैट पोर्शन इज शोइंग अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव है। किंतु दिस लोअर सेगमेंट, ये जो लोअर सेगमेंट है जहां की इनइलास्टिक डिमांड है लेस देन 1, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज इन द बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि इट इज नेगेटिव। इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, इनइलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट कम्स देयर इज अ बिहेवियरल प्रिंसिपल। Two principles we have discussed. One point, फार्म प्रोडक्शन करेगा जबकि प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी है, यानी कि प्राइस अगर एवीसी से कम हो गया, द फर्म इज अनेबल टू कवर अप इवन एनी पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड नो पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, हेंस इट मस्ट स्टॉप प्रोडक्शन। इसलिए पहला प्रिंसिपल था ए फर्म शुड प्रोड्यूस और नॉट व्हेन इट कैन एबल टू कवर अप व्हेन इट्स टोटल रेवेन्यू। अगर आप दोनों साइड क्यू से इनटू कर दे तो देखो, अगर आप प्राइस के क्यू को इनटू करोगे तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, और अगर आप एवीसी को क्यू से इनटू करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। यानी कि इफ योर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन द फर्म इज इन ए पोजीशन टू कंटिन्यू इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल वाज टेलिंग कि फर्म इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा जब आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी। जब एमआर ग्रेटर देन एमसी था, then the firm would continue to increase its output because that would increase the total profit of the firm. And when MR is less than MC, then it would be profitable for the firm to lower its output to increase its total profit, if the objective of the firm is profit maximization. So that was the term. ये आप लोग देखेगा, एक तो शेड्यूल से भी देखे थे, एक ग्राफ से भी देखे थे। दिस कैन ऑल्सो बी डन आउट इन डिफरेंट वेज। ये वाला ग्राफ डिफाइन कर रहा था थोड़ा सा, अपने लोग को ये वाला ग्राफ से अपने लोग को पढ़ना नहीं है, ऐसे करके अपने लोग देख लेते। एक बार देखो कि वी हैव ड्रॉन अ डिफरेंट ग्राफ लाइक दिस। थोड़ा सा पहले अपने लोग जब क्लासेस किए थे तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग था और मार्जिनल कॉस्ट का ऐसे यू शेप था। तो इसके नीचे पे इफ आई ड्रॉ a perpendicular like this onto the next graph, I find कि ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहां पे MC is equal to MR, इसके पहले when MR was exceeding MC, our total profit was rising। ये जो सेकंड वाला इस ग्राफ को दिखा रहा है। और at the point of E, total profit has become maximum highest, और E के राइट में when MC exceed MR, total profit start falling। This is the total profit curve का शेप। ऐसा शेप से अपने लोग ऐसे करके दिखाए थे। नॉट लाइक दिस टू एमसी और एमआर कर्व, यानी कि एमआर कर्व को डाउनवर्ड ड्राइंग किए थे, किंतु ये लोग एमसी को अपवर्ड राइजिंग कर दिए, अपने लोग यू शेप दिखाए हैं। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस वी शुड कीप इन कंसिडरेशन। ट्रेडिशनल एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये चीज अपने लोग बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में पढ़े थे। कम नेक्स्ट इनटू द सेकंड यूनिट ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का सेकेंड यूनिट में वी हैव सीन आउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। फ्री मार्केट यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किंतु कुछ कुछ मार्केट में ऐसा भी होता है जहां प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड फ्रीली, यानी कि देयर आर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। वी आर नॉट कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस इन दिस यूनिट। अपने लोग इस यूनिट में पढ़े थे फ्री मार्केट में कैसे फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। कभी कभी इफ द प्राइस बिकम्स अनफेयर, देन द गवर्नमेंट इंटरप्ट द मार्केट एंड ट्राई टू सील द प्राइस और फ्लोर द प्राइस, यानी कि प्राइस सेलिंग भी करता है, फ्लोर प्राइस भी करते हैं। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, वी विल नॉट सी दैट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डन थ्रू इंटरैक्शन ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी प्राइस को बोला जाता है? जिस प्राइस में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इन द मार्केट। यानी कि ऑन द स्क्रीन अगर आप देखो तो इसमें डिमांड कब आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब आपका अपवर्ड राइजिंग। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट E इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि एट दिस प्राइस देयर इज नाइदर एन एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगा? जिस क्वांटिटी में एक्चुअली
जिस प्राइस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और जितना क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट। फाइन। इसके बाद अपन लोग देखे थे कि हाउ दिस इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट कैन बी चेंज्ड। यहां पे फंडामेंटल डिफरेंस, जो फंडामेंटल सिचुएशन पे जो आपने लोग देखे थे चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई में, देखो ऑन द स्क्रीन पे वी हैव डन दिस फर्स्ट 4 केसेस व्हिच इज मोस्ट फंडामेंटल। इंक्रीज, आपका इंक्रीज, एन इंक्रीज और शिफ्ट टू द राइट, हमेशा ख्याल रखेगा, इंक्रीज बोलेगा तो राइट शिफ्ट, डिक्रीज बोलेगा तो लेफ्ट शिफ्ट। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो अपने लोग इस सिचुएशन पे देखे थे, प्राइस इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया इंक्रीज इन डिमांड के सिचुएशन पे। सेकेंड सिचुएशन पे व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, दोनों डिक्रीज कर गया। थर्ड सिचुएशन पे इंक्रीज इन सप्लाई, जब इंक्रीज इन सप्लाई था प्राइस घट गया किंतु क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। और लास्ट केस when there is a decrease in supply, leftward shift, then price has increased but quantity has decreased. तो this is the relevant changes. अब देखो ये चीज आप लोग यहां पे डिफरेंट डायग्राम से भी दिखाए थे, उतना दरकार नहीं है अभी डिफरेंट डायग्राम्स पे, तुम लोग इसको डिटेल में घर में दरकार लगे तो एक बार पढ़ेगा। बट simultaneous changes in demand and supply, when there is a simultaneous change in demand and supply, then सपोज मान लेते हैं अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज करेगा, दोनों राइटवर्ड इंक्रीज करेगा, तो इन दिस सिचुएशन अपने लोग बोल सकते हैं दैट देयर इज अ सर्टेनिटी दैट क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, अगर दोनों राइज किया। बट प्राइस के ऊपर देयर इज एन अनसर्टेन इफेक्ट, प्राइस राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि बोथ इंक्रीजेस, अगर बोथ क्वांटिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो ये कंफर्म्ड है क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइस के ऊपर अनसर्टेन इफेक्ट। सिमिलरली अगर बोथ डिक्रीजेस, डिमांड भी डिक्रीज किया, सप्लाई भी डिक्रीज किया, तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, प्राइस के ऊपर देयर इज एन अनसर्टेन इफेक्ट। ये अपने लोग पहले पढ़े थे। थर्ड, अगर डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, जैसे सपोज मान लेते हैं अगर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई हुआ, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई, तो दिस इंप्लाइज प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, and that means we have different effects on price and quantity। ये सारे effects किंतु अगर कोई भी क्वेश्चन दिया ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशंस पे, हमेशा 2-3 चीज ख्याल रखना है। अगर हम लोग बोलते हैं वन, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज, अगर इंक्रीज बोलेगा तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर इज राइट शिफ्ट, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, कुछ भी हो। 2, अगर डिक्रीज बोलेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, कुछ भी। थर्ड, अगर साइमल्टेनियस बोलेगा, मतलब एक साथ दोनों चेंज कर रहा है, तो अपने लोग को यह देखना है कि ग्रेटर देन या लेस देन साइन है। तो जिसका ग्रेटर देन होगा, माने सपोज मान लेते हैं डिमांड ग्रेटर शिफ्ट कराएगा, तो अपने लोग को यह जानना है कि शिफ्ट ऑफ दैट कर्व, यानी कि डिमांड कर्व ज्यादा शिफ्ट कराएंगे, सप्लाई कर्व को उसके कंपेयर में कम शिफ्ट कराएगा। सिमिलरली अगर लेस दिया तो लेसर शिफ्ट कराएगा जो कर्व लेसर डायरेक्शन पे दे रहा है। यानी कि इसको समझाने के लिए ये साइमल्टेनियस वाला को हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर बोलता इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो तुम लोग किंतु ऐसे बिना देख के सोच सोच के आंसर मत बनाइए। तुम लोग क्या करेगा, आंसर एकदम राइट होगा, भगवान कोशिश करके भी रॉन्ग नहीं कर सकता। द रीजन इज आप इसका ड्राइंग कर लो। यहां पे ग्रेटर बोला डिमांड को,
तो तुम क्या करेगा, डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट कराएगा राइटवर्ड, किंतु सप्लाई कर्व को इंक्रीज बोला, राइटवर्ड ही शिफ्ट कराएगा, किंतु सप्लाई का शिफ्ट बदला दिखाएगा, एकदम कम शिफ्ट। और अल्टीमेटली दो नया कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद ड्राइंग करके देख लेगा प्राइस बढ़ रहा है कि क्वांटिटी घट रहा है। इतना तरीके से 16-32 तो टाइप ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस याद रखने का कोई दरकार नहीं। यानी कि मेरे को ख्याल रखना है ये तीन चीज, 1 2 3। इंक्रीज बोलेगा राइट शिफ्ट, डिक्रीज बोलेगा लेफ्ट शिफ्ट, और अल्टीमेटली अगर साइमल्टेनियस बोलेगा तो ये साइन को नोटिंग करके अपने लोग शिफ्टिंग कराएगा अपना रफ पेज में करके इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन कर देंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी डिस्कस द डिफरेंट साइमल्टेनियस शिफ्ट। ये चीज करने के बाद अपने लोग स्टार्ट कर दिए थे, ये सब डिफरेंट डायग्राम्स ड्राइंग किया हुआ था। आफ्टर दिस वी स्टार्टेड आउट द कंसेप्ट ऑफ द थर्ड यूनिट, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में अपने लोग प्राइसेस को कैसे डिस्कस किए थे। देखो फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन में पहला 3 फीचर होगा तो प्योर कंपटीशन होगा, सारे 6 तो फीचर्स होगा या 7 तो फीचर्स होगा, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फीचर्स को एक बार देख के जाएगा, उसका इंप्लीकेशंस को भी देख के जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, मतलब सिंगल प्राइस रूलिंग द मार्केट, क्वालिटी ऑफ द गुड इज एब्सोल्युटली होमोजेनियस यानी कि आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो ये सब इंप्लीकेशंस को अच्छे से देख के जाएगा सारे फीचर्स का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद आपने लोग देखे थे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री यानी कि मार्केट, और फर्म बीइंग ए प्राइस टेकर एक्सेप्ट द प्राइस। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, एमआर इज इक्वल टू एमसी, नेसेसरी कंडीशन, एमसी कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो और एमसी राइजिंग, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में ए फर्म कैन गेट either supernormal profit or loss or normal profit depending on whether the price is greater than average cost। तो इस सिचुएशन पे S&P supernormal profit हो जाएगा। प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तो एट इक्विलिब्रियम तो इस सिचुएशन पे लॉस हो जाएगा। और थर्ड, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट दिस सिचुएशन देयर इज एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ये पॉइंट को अपने लोग बोले थे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी जगह पे होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट पे। तुम लोग अपने राइट अप कॉपी में किंतु इस जगह को ओपन करके रखेगा अभी जस्ट नो तुम्हारे सामने। इफ यू हैव नोटेड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। जब हम बोल रहे सुनेगा जब। इन शॉर्ट रन फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो फर्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन सो लॉन्ग द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज सफिशिएंट टू कवर अप इट्स एवीसी। यानी कि फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू कब करेगा, when can it continue production, when price is greater than or equal to AVC but price is less than average cost। यानी कि आप लोग कैसे बोल सकता है, देखो प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है बट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये सिचुएशन पे एट दिस सिचुएशन द फर्म इज इनकरिंग ए लॉस क्योंकि उसका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यहां पे लॉस हो रहा है। बट फर्म कंटिन्यूज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस बिकॉज इट कैन एबल टू कवर अप इट्स एंटायर वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। एंटायर वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर रहा है प्लस अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट भी कवर अप कर रहा है, इसलिए इट डिसाइडेड टू कंटिन्यू। इस जगह पे अपने लोग एक बात और बताए थे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट बनता है दैट इज कॉल्ड द शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट में फर्म इज इंडिफरेंट, इट कैन कंटिन्यू, इट कैन प्रोड्यूस बिकॉज इट्स टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, इट कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इस सिचुएशंस को डिस्कस करने के बाद अपने लोग गए थे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के लिए, और उसके पहले ये एक डायग्राम देखे थे जहां पे फर्म सप्लाई कर्व कैसे डिराइव्ड होता था। इट वाज फ्रॉम दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है कौन सी पोर्शन, जो पोर्शन इफ यू लुक इनटू द डायग्राम अबव द एवीसी कर्व, ये एवीसी कर्व है। एवीसी कर्व के ऊपर वाला जो पोर्शन है राइट हैंड डायग्राम पे दिखाया, इसको कॉपी पेस्ट करके कि दिस इज द पोर्शन ऑफ योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हिच इज द सप्लाई कर्व। बिकॉज इफ द प्राइस इज 2 rupees then the firm is supplying
Q1 units. If the price is P2 units, it's supplying Q2 units. If the price is P3, it is supplying Q3 units. And if the price is P4, it's supplying Q4 units. That means in short run, the supply curve is given from the marginal cost curve of the firm. इसके बाद अपने लोग देखे थे कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सेट्रा लॉस कब कब क्या क्या हो रहा है शॉर्ट रन में, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी था इसके ऊपर, किंतु लॉन्ग रन का डायग्राम पे अपने लोग इसके बाद देखे थे कि इन केस ऑफ लॉन्ग रन द फर्म इज प्रोड्यूसिंग ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इन लॉन्ग रन द perfectly competitive firms are getting only normal profit, no loss. Because if there be profits, firms would have entered prices reducing, and if there be loss, few firms may exit with because they cannot able to tolerate loss, and ultimately price would be increasing, and a state of rest would be achieved when there is no profit, no loss, यानी कि ऑप्टिमम कैपेसिटी लोएस्ट पॉइंट ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व में फर्म प्रोडक्शन करेगा. देखो एक बार, इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं लॉन्ग रन का लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट पे, तो एट दिस पॉइंट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू is equal to marginal revenue is equal to LAC minimum is equal to LMC rising. यानी कि at this point marginal cost is rising, average cost is minimum, AR, AMR and prices are all equal. So that is the case of long run equilibrium. After discussing this long run equilibrium, we went on to, this is the condition which is being shown as a long run equilibrium. इसके बाद अपने लोग मोनोपोली पढ़े थे. फीचर्स ऑफ मोनोपोली में सिंगल सेलर, बैरियर्स टू एंट्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. इसके चलते फर्म का प्रोडक्ट, फर्म इज ए प्राइस मेकर, ख्याल रखेगा. फर्म का प्रोडक्ट लेवल का कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इनइलास्टिक है बोल के, यहां भी एक तो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इन सच ए केस the cross elasticity of demand for the monopolist product and any other product is zero. ये ख्याल रखेगा, क्वेश्चन दिया था बहुत बार. The price elasticity of demand for the monopolistic product is also less than 1. ये less than 1 है बोल के इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी कि मोनोपोलिस्ट फेसेस ए स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. डिमांड कर्व किस लिए बोला? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एवरेज रेवेन्यू कर्व. ये फीचर्स था. और मार्केट पावर मतलब the ability of the monopoly to charge its price above its marginal cost. That is called market power. How does monopoly arise? इस पॉइंट्स को एक बार देख के रखेगा. There are several discussions point with respect to monopoly prices की. एक control over scarce resources के चलते हैं. Next, it's through developing or acquiring control over a unique product. इसके चलते भी हो सकता है. गवर्नमेंट्स ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स, इसके चलते भी हो सकता है. पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के चलते भी हो सकता है. कार्टल्स फॉर्म करके विच इज इलीगल, इसके चलते भी हो सकता है. एक्सट्रीमली लार्ज स्टार्टअप कॉस्ट, यानी कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, इसके चलते भी हो सकता है. नेचुरल मोनोपोली अराइजेस, इसके चलते भी हो सकता है. व्हेन देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज, नेचुरल मोनोपोलीज इन द सेंस की यू कैन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोली मतलब तुम अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, देन इट इज अ केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली. एनॉर्मस गुडविल एंजॉयड बाय द फर्म, ये भी हो सकता है. स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है जिसके चलते मोनोपोली अराइज कर सकता है. 3 नंबर में फर्म्स यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, राइट. एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मतलब ये ऊपर का जितना भी स्ट्रेटेजीज है, दे आर ऑल टू बी टर्म्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस. एक्चुअली रियल लाइफ में मोनोपोली इज नॉट नोटिसेबल. एनीवे, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इम्परफेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज द फर्म हैज टू लोअर इट्स प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. बिकॉज ऑल द फर्म इज ए प्राइस मेकर, अगर वो प्राइस को हाई रखेगा तो प्रोड्यूस कंज्यूमर्स ने उसका सामान खरीदेगा नहीं. Although they do not get any substitute to the commodity, but they may lower its demand. माने कि उसका अपना नीड फुलफिल नहीं कर सकेगा, फिर भी he will be compelled to lower its demand. तो ऐसा situations पे AR और MR downward sloping. In case of monopoly also, in short run, they can get a profit, they can get a loss, or even they can get a supernormal profit. Supernormal profit, loss या
नो लॉस नो प्रॉफिट, तीनों सिचुएशंस हो सकता है शॉर्ट रन में, बट इन लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट विल ऑलवेज गेट अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोपोली एंड अ competitive firm. A monopoly can also form price discrimination. Price discrimination भी कर सकता है। Price discrimination मतलब when he is charging different prices for the same product from different buyers. What are the conditions for the price discriminations? ये भी आप लोग पढ़े थे। Conditions for that means there must be some control over the supply of the product. Supply of the product में थोड़ा सा कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि there is some sort of monopoly power होनी चाहिए मार्केट में। Next is they should be able to divide this market into two or more sub-markets. Third point, price elasticity of the product should be different. इसका मतलब अगर तुमको price discrimination करनी है, यानी कि two different prices charged in two different markets, तो two different markets में elasticity different होनी चाहिए। यानी कि जिस market elastic है उसमें price high रखेगा, जिस market inelastic है उसमें जिस मार्केट इलास्टिक है उसमें प्राइस लो रखेगा, जिस मार्केट इनइलास्टिक है उसमें प्राइस हाई रखेगा। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द मोनोपोलिस्ट, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इलास्टिक मार्केट में कम प्राइस रखेगा, इनइलास्टिक मार्केट में हाई प्राइस रखेगा। कम नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ द इट शुड बी दैट रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर्स शुड बी प्रिवेंटेड, ये भी होना चाहिए। यानी कि आपको ये गारंटी करना है कि आपका रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट should be prevented. Also at the same time, buyers cannot able to move from a high price market to a low price market. There is a geographical या political barrier होनी चाहिए, तो then the price discrimination is possible. Anyway, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था? These are the objectives. ये एक बार नोटिंग करके रखेगा। To earn maximum profit, to dispose of surplus stock, to enjoy economies of scale, to capture foreign markets, to secure equity through pricing. These points should be remembered. ये वाला तीन तो चीज भी एक बार देख के रखेगा। पीगू बोल के एक इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने another 3 different types of price discriminations का नाम बताए थे, which is called first degree, second degree and third degree price discrimination. It is like this कि यहाँ पे there is some difference. second degree, ये वाला एक तो दिख रहा है, second degree price discrimination under the first degree price discrimination और under third degree price discrimination भी also है। तो under the third degree price discrimination ये भी केयरफुली देख के रखेगा कि ये 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसा कैसा होता है। फाइन। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वी वेर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग दिस 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट, देन हाउ इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 2 सब मार्केट्स एंड हाउ व्हाट प्राइसेस आर बीइंग चार्ज्ड इन द 2 सब मार्केट्स। ये भी अपने लोग को दिखना है। This we have done through a big derivation of a very big diagram, जैसे on the screen में दिखा रहा है, but that derivation is not important. तुम लोग खाली ये ख्याल रखेगा, देखो डिमांड इनइलास्टिक है इस मार्केट में, जिसलिए इस मार्केट में the P1 price is preferably higher than देखो the P2 price in the second market. सब मार्केट A में प्राइस P1 है, सब मार्केट B में प्राइस P2 है। P1 price, look at if I draw a line up to this point, P1 price is greater than the P2 price, यानी कि इस मार्केट में डिमांड इज इलास्टिक। तो ये पॉइंट मेरे को खाली याद रखना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली में अपने लोग बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट्स आर, it reduce economic welfare because there is a loss of productivity and there is allocative inefficiency. Allocative inefficiency किस लिए बोला? Because a monopoly never produces on the lowest portion of the average cost curve. It is producing on the falling portion of the average cost curves. That is the reason. And but in case of other things जैसे कि सेकेंड पॉइंट पे व्हाई इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, सब नेगेटिव बात ही है ये कि मोनोपोली इज नॉट डिजायरेबल, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड
कंपटीशन है नहीं बोल के एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी स्केल एक्सेट्रा डिक्रीजेस, बिकॉज मोनोपोली मार्केट में अकेले सोल प्रोड्यूसर है, जिसके चलते देयर इज नो कंपटीशन थ्रेट, जिसके चलते मोनोपोली मैनेजमेंट ऐसा होता है कि दे डजंट शो एनी इनोवेटिव initiation from their side, and that leads to some degree of inefficiency. ये टू वर्चुअली बहुत सा दिया हुआ है किंतु उतना दरकार नहीं। दो ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग इस तरह से याद रखेगा। आई रिकॉल, एक नंबर इकोनॉमिक वेलफेयर रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड टू देयर इज अलोकेटिव इनएफिशिएंसी, एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी इज लॉस्ट, इनएफिशिएंसी होता है। और थ्री ये बोल के रख सकते, मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट and there is due to management inefficiency किस लिए होता है, due to absence of competition absence है बोल के। तो this is the total case of monopoly का situation. Okay. एक सेकंड। So we complete the today's class by stating out that in monopoly market we ended out with the competition of price discrimination, यानी कि monopoly में price discrimination हुआ नहीं complete, जैसे आप लोग बोले थे we keep a target to complete out chapter 3। monopolistic competition और oligopoly market रह गया, ये अपने लोग next marathon revision पे फाइनल करेंगे, प्लस चैप्टर 5 और चैप्टर 1 भी कंप्लीट करके एक फाइनल मैराथन रिवीजन क्लासेस में आप लोगों को एक सुविधा भी होगा। If you divide it, a class becomes law of diminishing marginal utility. आप जितना ज्यादा पढ़ोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका यूटिलिटी घटते जाएगा, इसलिए रेस्ट्रिक्ट द क्लास और योर व्यूइंग टाइम अप टू 1.5 घंटा के हिसाब से, so that in the next final class we complete out the entire thing in a time. Fine, okay, that's it. Thank you, students. Good morning, students. Good morning, students. We start with the final marathon classes of eco, consisting of monopolistic competition, oligopoly, business cycles and nature of business economics. ये topic से see in the screen monopolistic competition and oligopoly से अपने लोग start करते हैं। It is the last part of chapter 4. We keep a marathon section consisting of this topics in today's class. It's exclusively for CA Foundation and CMA Foundation. We start with monopolistic competition. देखो, as stated on the screen, it's a combination of monopoly plus competition. यानी कि monopoly in the sense कि फर्म जब प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोडक्ट सारे दूसरे कंपटीटर से अलग है। इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिकनेस है कि दैट प्रोडक्ट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, other rival firm का products, and that implies that there is a degree of monopoly in production. Competition मतलब जब firm बिक्री करने जा रहा है तो buyers are getting similar type of products from varieties of firms, यानी कि बेचने के समय firm को तकलीफ हो रहा है, therefore बेचने के समय it is a case of competition, firm is facing a competition. तो production में monopoly, बेचने के समय it's a competition, and that's the reason why it's called a monopolistic competition. That's the breakup. Features में देखते हैं एक बार closely. Large sellers have a small share to influence market supply. यानी कि large shares है, that means each firm has a small share, ये ख्याल रखेगा, to influence the market supply. Product differentiation देख रहे हैं अपने लोग। Product differentiation मतलब the firms are selling a product which are having close substitute. इसका मतलब elasticity is greater than 1. This implies that the demand curve or the average revenue curve is flatter. कैसे? Now brands differ in size, they differ in size, color, packaging, advertisement, we have used a short form, and environment of selling. अब इसके साथ में आपने लोग बोला है sellers can set price of his good independently. That's why in this market the sellers are called price maker. Price maker है, ख्याल रखेगा। Free entry and free exit, इसका मतलब कोई entry restrictions नहीं है। Normal profit is therefore earned in the long run. Non-price competition, ये fourth और last feature है। नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 होनी चाहिए। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब सीवियर कंपटीशन इन एडवर्टाइजिंग
ऑफर्स एक्सेट्रा, यानी कि दे अवॉइड प्राइस वॉर, इट्स ए प्राइस वॉर, दे अवॉइड प्राइस वॉर, यानी कि प्राइस कटिंग का कोई कंपटीशन नहीं करता. इनफैक्ट दे, व्हाई दे डू नॉट do that? Because it reduces the profit margin. That is the reason. These are the features of monopolistic competition. Short run equilibrium में monopolistic competition का देखो on the screen, it is absolutely same as monopoly. Same as monopoly मतलब जब AR is equal to average cost at equilibrium, then there is normal profit. अगर AR is greater than average cost at equilibrium, then there is supernormal profit. And if AR is less than average cost at equilibrium, there is a loss. यानी कि कब normal profit होगा, कब loss होगा, ये ख्याल रखना है. खाली the difference is the average revenue curve is flatter. Flatter मतलब तुम लोग ख्याल करके रखेगा, हम इधर थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देते हैं. अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एवरेज रेवेन्यू कर्व का बात कर रहे हो, तो इट इज अ केस ऑफ a flatter average revenue curve. Flatter, the average revenue curve is flatter. This is a case of monopolistic competition. किंतु monopoly अगर होगा, the average revenue curve is steeper. It's basically steeper. Average revenue curve is steeper. That is the fundamental difference. Only difference. ये ख्याल करके रखना है. Long run equilibrium, firms earn normal profit. However, they operate under excess capacity. Excess capacity मतलब they are not operating under optimum capacity. Optimum capacity मतलब they are operating at the lowest point on the average cost curve. ऐसा नहीं है. Come next, ये ख्याल रखेगा कि long run में they operates under excess capacity. Oligopoly, इसके बाद वाला. Oligopoly मतलब competition among few. Few के भीतर में competition नहीं. Few मतलब कैसा ना, दो या दो से ज्यादा, 10 या 10 से कम, ऐसा टाइप ऑफ सेलर्स होगा मार्केट में. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, एयरलाइन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, पावर जनरेशन को काट दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड. एयरलाइन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज ऐसा बोल सकते हैं. एयरलाइन सर्विसेज मतलब अपने कंट्री में कितने जन एयरलाइन का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कंट्री में. टेलीकॉम सेक्टर्स में कितना जन है, 3-4 जन होंगे. को दैट इज द पॉसिबिलिटीज जहां पे अपने लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दे आर सेटिंग अप markets with just a very few less number of absolute firms. यानी कि firms are ऐसा numbers में है कि 2 या 2 से ज्यादा या 10 या 10 से कम. Types of oligopoly, क्या क्या types होता है देख लेते हैं एक बार. First point, pure oligopoly और perfect oligopoly. Pure oligopoly मतलब the product is homogeneous in nature. यानी कि जैसे कि for example, ये example aluminium industry का ना देके we can talk of LPG का gas cylinder that comes in our home. That is absolutely pure oligopoly का example. Homogeneous product are being sold by 3 sellers in the market. Differentiated, second point, imperfect oligopoly, where the goods is based on product differentiation. मतलब एक ऐसा market जहां पे farms are selling close substitute products. Cold drinks हो सकता है, it can be aircraft manufacturing, etc. In an open oligopoly, ये थर्ड है. ओपन oligopoly मतलब न्यू फॉर्म्स कैन एंटर द मार्केट, ये ख्याल करके रखेगा. फोर्थ, क्लोज्ड oligopoly मतलब एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. दैट इज द डिफरेंस. इसके बाद कंटिन्यूएशन, कल्यूसिव एंड कंपीटिटिव oligopoly. कल्यूसिव oligopoly मतलब देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग. दिस अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली वर्बल, इट्स नॉट रिटन. और दे एक्ट इन कल्यूशन विथ ईच अदर आइदर इन फिक्सिंग. क्या क्या चीज में ये लोग एक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट और बोथ. दोनों में ही ये लोग डिसाइड कर लेते पहले से कि कितना प्राइस चार्ज करेगा, कितना आउटपुट चार्ज करेगा, या दोनों ही डिसाइड कर सकता है. दैट इज ए कल्यूसिव oligopoly. They have come under an agreement. And when there is an absence of such understanding, अगर ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, the firms are rivals and they treat each other as their enemies. Then enemies in that sense कि they are not, ऐसा बात नहीं है कि they are not friends. Enemies in economical decision making, that they are treating each other as enemies. Absence of such an understanding, माने अगर ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, then it is called a competitive oligopoly. This is the next particular point. 5 नंबर, 6 नंबर. Next is partial oligopoly.
पार्शियल ओलिगोपोली मतलब oligopoly is partial when industry is dominated by one large firm. जैसे कि हो सकता है जूता बनाने वाले कंपनीज में इंडिया में बाटा dominated, nearly they are holding 60 to 75% of the total market share. तो ऐसे टाइप ऑफ मार्केट में इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, देन इट्स कॉल्ड ए पार्शियल ओलिगोपोली. फुल ओलिगोपोली मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, राइट. यहां पे नोटिंग करना है कि विच इज कंसिडर्ड एज लुक्ड अपॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, जो डोमिनेट कर रहा है वो लीडर ऑफ द ग्रुप, एंड द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर. ये ख्याल रखना है, द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर. कम नेक्स्ट, इन फुल ओलिगोपोली देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, यानी कि अगर फुल ओलिगोपोली है तो कोई प्राइस लीडरशिप नहीं है, यानी कि देयर इज मार्केट इज नॉट डोमिनेटेड बाय एनी सिंगल फर्म. यानी कि अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट में 5 फर्म्स है तो दे आर शेयरिंग 20% ईच, 20% ऐसा करके 5 जन शेयर कर रहा है. नोबडी इज डोमिनेटिंग द अदर फर्म्स. सिंडिकेटेड, the 9th point, syndicated matlab syndicated oligopoly refers to that situation where firms can sell their products to a centralized syndicate, yani ki they have organized verbal agreement ऐसा टाइप का नहीं है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू एज इफ कि दे हैव गिवन एन आउटसोर्सिंग, कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्राइसेस चार्ज करेंगे. दैट शुड बी डन बाय ए सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ ऑल द फर्म्स, यानी कि फर्म्स जो नॉमिनेट करेगा एक पर्टिकुलर बॉडी को, अप्रूव्ड बाय ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री, दैट सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट. इस तरह से देन इट इज कॉल्ड अ सिंडिकेटेड ओलिगोपोली. समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली रेफर्स टू सिचुएशन. देखो एक बार ये 10th नंबर क्या बोलते हैं. इन दिस केस ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली के केस में रेफर्स टू सिचुएशन व्हेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. यहां पे देखो रिटन एग्रीमेंट है, दैट वाज ऊपर में देखेगा थोड़ा सा पहले अपने लोग बोल रहे थे वर्बल, सी ऑन दिस स्क्रीन, verbal agreement that is collusive, but in case of organized oligopoly it is a written agreement into a central association for fixing prices, output, quotas, etc. यानी कि कौन कितना फर्म्स कितना बिक्री करेगा. तो these are the facilities or different types of oligopolies. ख्याल रखेगा, it's important. I would say this topic is a start topic. Come next, features of this market. पहला फीचर स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर फर्म फ्यू सेलर्स है तो एक जन का डिसीजन सिग्निफिकेंटली दूसरे जन को इन्फ्लुएंस करता है. एनी एक्शन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, आउटपुट is either to be retaliated or to be closely watched. ये very important. Action regarding price, quality, output, either to be retaliated or to be closely watched by the rivals. Intense competition. That is interdependence. Second point, we have importance of advertisement and selling cost. Selling cost is an important cost in this market, which is consisting of advertisement. यानी कि they avoid price competition, monopolistic competition की तरह, but adopt non-price competition like advertisement and other selling cost. Offering free installation, extended warranty, ऐसा करके selling cost का offers देते हैं, because price cutting may decrease, same thing, profit and make competition tough. Third, group behavior. Group behavior मतलब few firms they may form a collusion and they may act according to their agreement. That means it's with some common decisions, यानी कि ये लोग ग्रुप फॉर्म करके, कार्टेल फॉर्म करके एग्री करेगा with some common decisions like fixing output, fixing price, area of marketing without leader, etc. तो ऐसा टाइप ऑफ बिहेवियर्स को ग्रुप बिहेवियर्स बोलते हैं. कम नेक्स्ट इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन. देखो एक ओलिगोपोली हमेशा देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर फर्म इन द मार्केट makes any decision, it significantly influence the other firms in the market. ऐसा मार्केट में it is expected कि एक फर्म अगर कुछ डिसीजन लिया regarding price, output, marketing, area, etc., that will significantly affect the other firms in the market because there is competition among few. And if one firm takes a decision, the other must, ऐसा अभी just now बोला, the other must retaliate, यानी कि this must be, ये दोनों word, the other must be retaliating or maybe closely watching. तो ऐसा अगर आप लोग बोले कि they are retaliating or closely watching, ऐसा situations में firms constantly change its demand curve and therefore
the demand curve of the oligopoly firms becomes indeterminate. और डिमांड कर्व अगर indeterminate हो गया, stable economic analysis is not possible. ऐसा सिचुएशंस में several models are being built up. ये प्राइस आउटपुट डिसीजंस कैसे लेंगे, उसमें से एक ऐसा मॉडल है कि बहुत इकोनॉमिस्ट ऐसा सजेशन किए कि लेट्स इग्नोर दैट देयर इज एनी राइवलरी एंड ईच फॉर्म इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट. ये एक टाइप ऑफ एनालिसिस हो सकता है. दैट्स वेरी बैड डिसीजन बिकॉज इंटरडिपेंडेंस तो है ही, यू कैनॉट इग्नोर इंटरडिपेंडेंस. तो अगर हम इग्नोर करेगा इंटरडिपेंडेंसी तो इस मार्केट का एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. दैट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट व्यू. द सेकेंड व्यू, several economists have put up several different models. जैसे एक है Cournot's model, जहां पे firms accept that they can predict the reaction pattern of the rivals. इसका मतलब एक राइवल फर्म कितना आउटपुट प्रोडक्शन कर रहा है, कितना प्राइस उसको चार्ज करेगा. ऐसा हो सकता है कि दे अनएनिमसली डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किंतु एक फर्म कितना आउटपुट डिसाइड कर रहा है वो एक राइवल फर्म प्रेडिक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो अपना आउटपुट को डिसाइड करता है गिवन दैट एग्रीड प्राइस अमंग द फर्म्स. तो ये एक तरीका हो सकता है. दैट इज द Cournot's मॉडल. देयर डिसीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट. स्टैकलबर्ग्स मॉडल बोल के यहां पे भी एक मॉडल है जहां पे द सेकंड ऑल्टरनेटिव मॉडल, एक लीडर होगा जो कि डिसाइड करेगा. A leader decide an output and other firm shares the rest of the output in the market. यानी कि सपोज मान लेते हैं मार्केट में 100 यूनिट बिक्री होगा, तो लीडर अगर डिसाइड कर लिया कि हम 40 यूनिट बेचेगा, तो बाकी जो राइवल फर्म्स होगा वो लोग आपस में डिसाइड कर लेगा कि 60 यूनिट्स आपस में ये लोग बिक्री करेगा. दैट इज स्टैकलबर्ग्स मॉडल. बर्ट्रैंड मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल में ये लोग डिसाइड किए, बर्ट्रैंड एक इकोनॉमिस्ट है, तो इन्होंने अपने मॉडल में डिसाइड किया कि प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट. यानी कि फार्म्स कितना, यहां पे देखो पहले Cournot's मॉडल, स्टैकलबर्ग्स मॉडल, यहां पे आपने लोग कंसिडर किए कि देयर इज एब्सोल्युटली डिसीजन डन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट. यानी कि ऑल फर्म्स एग्रीड कि प्राइसेस वो लोग एक पर्टिकुलर फिक्स कर लेगा और मार्केट का आउटपुट डिसीजन मेकिंग करेगा. Cournot's भी ऐसा बोला, स्टैकलबर्ग्स भी ऐसा बोला. किंतु इनके सब बर्ट्रैंड मॉडल वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वी विल नॉट डिसाइड द आउटपुट, आउटपुट अपने लोग डिसाइड करेंगे आफ्टरवर्ड्स. प्राइस में वी विल डिसाइड आउट, प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट. कितना प्राइस अपने लोग चार्ज करेगा. देयर कैन बी प्राइस कंपटीशन. एक फर्म का प्राइस हल्का फुल्का ज्यादा हो सकता है, दूसरे फर्म का प्राइस हल्का फुल्का कम हो सकता है. इसी के हिसाब से आउटपुट डिसीजन मेकिंग होगा. यानी कि बर्ट्रैंड मॉडल इज ए प्राइस डिटरमाइनिंग मॉडल, whereas Cournot's and Stackelberg's model are output determining models, जहां पे prices fixed है. किंतु in case of Bertrand, prices are to be decided, output कितना production करेगा वो decided है, fixed है. It's an opposite Bertrand model में. That means in case of Bertrand model, price is the control variable to determine maximum profit. ये गया. इसके बाद अपने लोग देखते हैं ये जो बर्ट्रैंड मॉडल है उसमें देखो प्राइस लीडरशिप कि अपने लोग प्राइस लीडरशिप भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स का. इट कैन बी डन इन टू वेज. वन, अ डोमिनेंट फॉर्म सेट्स द प्राइस. डोमिनेंट मतलब हु इज हैविंग अ लार्ज शेयर इन द मार्केट, ही कैन सेट द प्राइस एंड द राइवल फॉर्म्स कैन फॉलो, फॉलोअर्स कैन फॉलो. सेकंड, अदरवाइज ये लोग ऐसा भी कर सकता है, an old experienced respected firm allowed to set the price and followers follow, allowed to set the price and followers follow. But both approaches difficult to coordinate. ये दो तरीके से बर्ट्रैंड मॉडल कैन प्राइस लीडरशिप बताने की कोशिश की है कि किस तरह से प्राइस सेटल किया जा सकता है. And we come into the third approach. The third approach is that oligopolists can enter into an agreement by forming a cartel. Although this cartel forming is illegal, but they jointly decide prices, market, output, etc. In fact, the very good example of forming a cartel is OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. जैसे कि ये लोग पेट्रोल का प्राइसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल कर सकता है. कैसे? They can
टुगेदर डिसाइड, ये सारे डिफरेंट कंट्रीज जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक एक्सेट्रा, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रीज दे कैन फॉर्म अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप कैन इफेक्टिवली यूज आउट देयर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग आउटपुट, मार्केटिंग, कितना मार्केटिंग करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, क्या प्राइस में डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेल. ऑल्दो दिस यूनियन फॉर्मिंग इज इलीगल, वर्ल्ड बोलता है इलीगल, बट इट इज बीइंग डन आउट. फाइन. ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस रिजिडिटी, यानी कि स्टिकी प्राइसेस अगर एक बार सेटल्ड हो गया तो वो डिफाइंड नहीं होता है, एंड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय अ किंक डिमांड कर्व फॉर्मुलेटेड बाय पॉल स्वीजी. क्वेश्चन देता है, पॉल स्वीजी ने प्राइस रिजिडिटी के लिए कौन से डिमांड कर्व यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे? किंक डिमांड कर्व हाइपोथेसिस से ये लोग किया था. तो दैट इज द प्राइस रिजिडिटी. एनीवे, किंग डिमांड का मतलब, द डिमांड कर्व वाज समवट लाइक दिस. नोटिंग करेगा, here is first a demand curve like this. There is a kink. The kink is at the point E. At the point E मतलब the demand curve above the point kink, the demand curve above the point of kink is considered to be elastic. Notice करो एक बार. This part is considered to be elastic, whereas below the point of kink, this part is considered inelastic, and price tends to be rigid at the point of kink. That is how Paul Sweezy has explained this case of kink demand curve, by which it can explain sticky or rigid prices mechanism of the oligopoly market. Other important market forms, जिसमें से एक है duopoly, which is a subset of oligopoly consisting of only two forms in the market. जैसे अपने लोग बोल सकता है manufacturing of aircrafts, which is done basically in the world by two companies, Boeing and Airbus, duopoly market. Or processor, which is being manufactured by Intel, or it can be AMD का Athlon का processor. So as a type of situations which are being manufactured only by two particular firms are definitely called a duopoly market. Monopsony, it's a opposite complementary form of monopoly market where there is a single buyer. ये noting करके रखेगा, single buyer. Oligopsony is a market which is again a complementary of oligopoly where we have a small number of buyers. Oligopoly में देखो few number of sellers था. It's opposite oligopsony. It's a case of small number of buyers. And bilateral monopoly एक ऐसा market है जिसमें we have a single buyer and a single seller. जैसे कि we can tell कि एक ऐसा market bilateral monopoly जहां पे this indelible ink, देखिएगा election के दिन election ink बोलते हैं. Generally we don't call it indelible ink. Election ink होता है which is manufactured by only one firm in the country, and it's also being purchased by Election Commission of India, and that's the ink which is being put on the left first finger over here on the day of election. कि वो लगा देता है इसलिए कि so that it is implied that this people has cast his vote and therefore दोबारा आएगा नहीं. तो that is a bilateral monopoly market. So as a type of different other forms of market we are having. Correct. This completes out chapter 4 का. एक बार next coming into, we now go to business cycles. When we started with business cycles, we went into few examples to begin this chapter. एक example हो सकता है on the screen, Lehman Brothers जो US 2008 में हुआ था. This was a debacle of a bank, a big bank in the operating in the market of UK and US, जो कि लोन देते गया. देने के समय they did not see the credit rating of the persons who are borrowing. Ultimately जब defaulters खूब ज्यादा होने लग गया तो बैंक का शेयर होल्डर्स डूबा, share markets डूबा, insurance companies डूबा. Ultimately the share markets crashed in America, in China, in Hong Kong, in Singapore,
in Germany, in England, etc. in 2008, and ultimately the market or the entire economy collapsed by this example. It was a downfall. 2021 we have seen China में एक realtor developer called Evergrande. It's a MNC. This MNC recently have also put up a negative record. और ये इतना बड़ा MNC है कि it can influence the Chinese economy to a vast extent. There is a downfall. COVID-19, it's a medical emergency of 2019, जिसके चलते there was a total lockdown and ultimately economy collapsed. These examples suggest that virtually either an economy is showing an upturn or a downturn after these debacles or before these debacles. यानी कि economic downfall भी हो सकता है, upturn भी हो सकता है. That means there is an upswing and downswing phase in different economic activities due to certain important events that are being noted time and again in the world. And this results in business cycles, which causes economic fluctuations in macroeconomic variables. Fluctuations kisme? Now, in macroeconomic variables like national employment, total employment of the country, well, GDP में inflation rate, these are virtually known as business cycles. यानी कि we can say out, देखो, business cycles मतलब we can definitely talk of like this. There can be a uptrend, एक downtrend, एक फिर से uptrend. यानी कि there is a first prosperity, then there is a peak, then there is a downfall, then there is a depression, यानी कि together recession भी बोल सकते हैं, then there is a trough, the extreme lowest point, and after that again a recovery, and then it completes one complete business cycle. This upturn, then a downswing, then a trough, the lowest point, and ultimately a recovery. This completes one particular cycle. This is known as a business cycles. Coming into, इसका कैसा features होता है? Recurrent, एक नंबर, बार बार हो सकता है. Have varied time length, यानी कि time length भी varieties type of time length. कभी कभी ऐसा नहीं कि हर 5 साल बाद आएगा, कभी कभी 10 साल भी हो सकता है. लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल्स कभी कभी शॉर्ट टर्म्स का हो सकता है, 2 साल के अंदर हो सकता है. तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम लेंथ. रेकरेंट इन नेचर यानी कि बार बार होगा, और हैविंग वैरिड टाइम लेंथ. फेजेस, कैसा कैसा फेजेस है देख लेते हैं एक बार. एक नंबर 1 ऑफ फेज यानी कि एक्सपेंशन या बूम. Many people write, so boom is the topmost point. Yes, हो सकता है. Different economists has different views. The 2 is down phase. यानी कि it can be contraction, depression, recession. Different books gives up this down phase का different names. Third phase, we have further down phase. यानी कि contraction, depression, recession is still continuing. यानी कि ये जो down phase, further down phase बोला, this is the term out. Down phase is this point to this point, further down space is this point to this point. यानी कि this entire range, यानी कि जबकि आपका आउटपुट गिर रहा है, this entire range is called down phase, further down phase. यानी कि दोनों में ही अपने लोग ये सब टर्म्स यूज कर सकते हैं. Contraction, depression, recessions. Further down space में we have again contraction, depression, recession, यानी कि ऐसा हो सकता है. और fourth, after that, reaching the trough and then a recovery starts. These are the 4 important phases of a business cycles. The entire down phase मतलब these 2 and 3 taken together, the entire down phase may be termed as recession. इसको इस तरह से बोल सकता है. अब आते हैं टर्निंग पॉइंट्स. एक बार ऊपर का डायग्राम पे देख लेते हैं. टर्निंग पॉइंट्स मतलब these are called the turning points. This is one turning point, this is the second turning point. ये टर्निंग पॉइंट्स होता है. How to understand these turning points? एक बार देख लेते हैं. पीक, एक कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, एंड देन ट्रफ के बाद एक्चुअली पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आपका शुरू होगा, देन ट्रफ में पहुंचेगा, ट्रफ के बाद फिर रिकवरी स्टार्ट होगा. यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इज द स्टेज बिटवीन पीक एंड ट्रफ, रिकवरी इज द स्टेज आफ्टर द ट्रफ. तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स होता है, यानी कि इस टर्निंग पॉइंट्स में क्या क्या होता है एक बार याद रखना है अपने लोग को. पहला पॉइंट, पीक. Input
और रिसोर्सेस यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर डिफिकल्ट टू गेट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रहा था तो टू मेनी इनपुट्स आर बीइंग यूज्ड। इसके चलते इनपुट प्राइसेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। ये एक सिचुएशन, ये इनपुट प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गया तो दैट वुड लीड टू एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि कंज्यूमर्स आइदर डिक्रीज डिमांड, यानी कि कंज्यूमर देखेगा कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा ना, कंज्यूमर स्टार्ट आइदर डिक्रीजिंग डिमांड और स्टॉप डिमांडिंग, बट प्रोड्यूसर्स डू नॉट रियलाइज दैट इन द टाइम, देन इन टाइम इंप्लाइंग दैट सप्लाई बिकम्स ग्रेटर देन डिमांड। ये क्या हुआ देखो, कंज्यूमर्स एक्सपेंशन फेज में कंज्यूमर्स डिमांड कर रहा था, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स जब देख रहे हैं कि वी हैव फॉर द टाइम बीइंग फुलफिल्ड ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया दैट वी हैव फाउंड कंज्यूमर्स स्टार्टेड considering their demand, they started evaluating their demand and they may either decrease their demand or stop demanding. The producers do not get this impulse of the consumers instantly and ultimately they continue production, जिसके चलते supply demand से ज्यादा हो जाता है, ultimately a contraction phase starts, क्योंकि production उसके बाद वो लोग कम करेगा, but there is a time lapse हो गया। ये कॉन्ट्रैक्शन अगर खूब ज्यादा देर तक चले देन इट वुड लीड टू अ डिप्रेशन, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट इंप्लाइज शट डाउन, दिस डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स बट इन्वेस्टमेंट स्टिल डिक्रीजेस एट प्रोड्यूसर्स नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, इकोनॉमी रीचिंग द ट्रॉफ, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। अब लोएस्ट पॉइंट कैन नॉट इवन कंटिन्यू लॉन्गर, तो रिकवरी विल स्टार्ट। कैसे रिकवरी स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट्स विद द लेबर मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट्स विद द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट से स्टार्ट होगा रिकवरी। व्हाई? क्योंकि परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, when there is pervasive unemployment, severe unemployment among workers, ultimately they may be compelled to choose work at a lower wage rate। और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस भी हो सकता है, तो प्रोड्यूसर देखेगा मेरे को दो सुविधा मिल रहा है, एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, दो laborers are ready to work, I am getting cheap labor facilities, it can be even skilled labor as well। ये दोनों will provide an incentive to the producer to start increasing production। Ultimately this may lead to a recovery। Come next is, after this we then come to economist uses few indicators to understand which phase an economy is। कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सी फेज में आप है। देखो इसके लिए इकोनॉमिस्ट यूजेस 3 इंडिकेटर्स, एक लीडिंग इंडिकेटर्स, एक लैगिंग इंडिकेटर्स, एक कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब स्टेज शुरू होने के पहले जो आपको इंडिकेशन देगा, दैट आर कॉल्ड लीडिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि दिस स्टेज इज गोइंग टू स्टार्ट। लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब पर्टिकुलर फेज दैट इंडिकेट्स द पर्टिकुलर फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड कंफर्म्स इट, यानी कि आप कौन सी फेज में हैं वो डेफिनेटली आपको बता देगा। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या रेट से जीडीपी इज इंक्रीजिंग, क्या रेट से जीडीपी इज फॉलिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्सेट्रा। रेट ऑफ चेंज के बारे में आपको डेफिनेटली बताते हैं। कैसे हो सकता है जानते हैं? सपोज मान लेते हैं अभी सबसे चर्चित विषय है कोविड, यानी कि कोविड काल में वी कैन एक्सपेक्ट कि कोविड के समय पीपल गेट इन्फेक्टेड विद द कोविड वायरस। नाउ देखो कोविड वायरस से इन्फेक्शन होने से कुछ पहले देखेगा थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा लेथर्जिक, ऐसा इंडिकेटर्स लीडिंग। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको लिख दिया आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद ही गेट्स नेगेटिव, रिपोर्ट बिकम्स पॉजिटिव। रिपोर्ट बिकम्स पॉजिटिव मतलब दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर शोइंग दैट द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19। उसके बाद देखा जाता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर उस आदमी का क्या होगा, क्या है उसका सीटी वैल्यू। इफ द सीटी वैल्यू इज वेरी लो देन इट इज अ सीवियर इन्फेक्शन, इफ द सीटी वैल्यू इज वेरी हाई देन इट इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन। प्लस जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर सकता है, जिसके चलते दे कैन सी इनटू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ infections that is being put into, it can be omicron, it can be delta variant etc। तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशन कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स की क्या स्टेप लिया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज कैसा है इसका,
accordingly. These are the indicators. Business में भी ऐसा indicators होता है. Come next, economists use few indicators. माने these are the, ये ठीक correct नहीं है. I would say this is the part which is called you can give this heading out. एक बार नोटिंग करके रखेगा जहां पे आप लोग नोटिंग कर रहे हैं या seeing while looking at this video. You can put this as features. Features of business cycles. एक number. Not regular. They don't have any fixed time length and each cycle का intensity also differs. कुछ में भी severe, कुछ में भी lenient ऐसा type का intensity differs. Length of each phase not even. यानी कि कभी कभी खूब ज्यादा दिन का भी बिग टाइम पीरियड का भी साइकिल आ सकता है, कुछ स्मॉल टाइम पीरियड का भी साइकिल आ सकता है. दे ओरिजिनेट जनरली इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. डिफरेंट सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स अफेक्टेड अनइवनली. यानी कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, कैपिटल गुड्स ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, ऐसा. इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर अफेक्टेड देन एग्रीकल्चरल सेक्टर. Their accurate cause difficult to ascertain. यानी कि किस कारण से ये business cycle start हुआ, it's very difficult to determine the particular cause. Business cycle affects all major macroeconomic variables like GDP, employment, inflation, etc. They are highly contagious. इसका मतलब अगर एक country में शुरू हुआ, it can affect the welfare of the entire world society or other countries as well. So that are the features of business cycles. Internal causes. We would discuss the causes in two sections. Internal causes और इसके बाद में आएगा external causes. Internal causes में we have several points जैसे कि 1, the numberings are not in order. 2, 3 ऐसा करके सोचेगा तुम लोग. यहाँ पे 4, 5, 6. These are the cases. Then we have external causes. We come into internal causes में. Internal causes में first is fluctuations in effective demand. यानी कि aggregate demand में fluctuations. There are 4 components of aggregate demand in an economy. वो है C consumption, private consumption expenditure. I यानी कि investment expenditure, G government expenditure, and X minus M exports minus imports, which is termed as net exports. These are the 4 most important components of aggregate demand in an economy. जिसमें से consumption is very significant component. यानी कि aggregate demand का 60%, more than half, is controlled by private final consumption expenditure, which is C. This C is affected by autonomous consumption expenditure or by MPC बोला, marginal propensity to consume. यानी कि marginal propensity to consume से भी influence हो सकता है या autonomous consumption expenditure से भी अपना ये consumption expenditure influence हो सकता है. Suppose मान लेते हैं अगर C high है तो AD भी बढ़ेगा. That would lead to an expansion phase. और अगर C गिरेगा because of a fall in autonomous consumption expenditure or fall in MPC, then aggregate demand will fall and economy may enter into the phase of recession, यानी कि downtrend, यानी कि contraction शुरू हो सकता है. I, this is affected by rate of interest, profit expectations of firms, new inventions in technologies that may be cost effective, etc. यानी कि फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगा वो कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है मार्केट का. रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, न्यू इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजीज व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेट्रा. कम नेक्स्ट इज जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर इंक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीजिंग. But generally government expenditure increase करने से it's inflationary in nature because when government starts increasing its expenditure, it creates an inflationary pressure in the economy. And net exports, यानी कि net foreign demand. If net exports is negative, negative कब होगा? देखो, that is M is greater than X, यानी कि imports are more than exports, then aggregate demand decreases, implying there is a recession. यानी कि अपने country में production कुछ नहीं हुआ, अपने country का GDP fall किया. We have imported goods from outside, and that can also be a serious condition for an economy. ये कारण से, these are internal causes, fluctuations in aggregate demand. Come next is number 2.
मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डिक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा या गवर्नमेंट डिक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अपना टैक्स डिक्रीज कर दिया, टैक्सेस मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अगर डिक्रीज कर दिया विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। किस लिए? गवर्नमेंट अगर इंक्रीज कर रहा है अपना एक्सपेंडिचर तो इंसान को डेफिनेटली कुछ पैसा मिलेगा, बिकॉज इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स, गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड फॉर पाकिस्तान, इंडिया का इंसान के लिए स्पेंड करेगा। तो इंडिया का इंसान के लिए स्पेंड करेगा मतलब somebody's income will get generated. This will ultimately, जब उसका इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा वो कुछ पैसा खर्चा करेगा, अल्टीमेटली डिमांड मार्केट में थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा। टैक्सेस कम करने से आपका जेब में पैसा बचेगा, यू मे बी inclined to spend more. This will raise aggregate demand. If opposite happens, then aggregate demand will fall. So that monetary and fiscal policies can be undertaken. अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के समय अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया सेंट्रल बैंक अथॉरिटी गवर्नमेंट के साथ मिलके, that will definitely increase investment and ultimately will increase aggregate demand. Money supply. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है थ्रू लो इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटजीज बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, देन एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज। किंतु ऐसा करने से देयर आर चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपको एग्रीगेट डिमांड यानी कि जब आप देखोगे कि आपका जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपको साइड बाय साइड थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप कौन सा चीज को देखना चाहते हो। डू यू वांट टू इंक्रीज जीडीपी और डू यू वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? अगर आप जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एडी बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हो ही सकता है। तो देयरफॉर मनी सप्लाई को आप किस रेट से बढ़ाओगे ये भी ख्याल करना है। Next is psychological factors. If businesses are optimistic about future growth, यानी कि बिजनेसमैन सोच रहा है कि फ्यूचर में मेरा ग्रोथ होगा, then investment, employment, output में increase and aggregate demand will increase and vice versa. यानी कि business, if their businessmen are thinking that future is very optimistic, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मेरे को प्रॉफिट्स मिलेगा, देन दे विल ट्राई टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, दे विल ट्राई टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स एंड दे विल ट्राई टू इंक्रीज मोर आउटपुट, अल्टीमेटली लीडिंग टू हायर एडी। इनोवेशन थ्योरी यानी कि बूस्ट इन एक्सपेंशन और चेंज फ्रॉम डिप्रेशन टू रिकवरी कैन टेक प्लेस ड्यू टू इनोवेशन। यानी कि इनोवेशन थ्योरी के चलते एक समथिंग new comes into the market. It can be artificial intelligence, it can be data science, it can be data analytics, etc. If those things comes into the market, then definitely that may lead to a chance of recovery or a upward trend. Price level. Current price level can influence future output and employment. वो कैसे? If current prices are high, then there will be more profits. Profits ज़्यादा होने से expected more investments. This will create more output and more employment. किंतु if current prices are low, then the opposite will happen. ये ख्याल रखेगा, प्राइस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, A and B. Come next is external causes. यानी कि आपके कंट्री में आपके कंट्री का डिफरेंट इंडिकेटर्स यानी कि जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, एक्सटर्नल कॉजेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंट्री का कोई भी कारण से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता है। जैसे कि एक नंबर पॉइंट है wars that will divert your resources from production of capital consumer goods to war equipments. This may imply depression. To post-war reconstruction यानी कि लड़ाई फड़ाई हो जाने के बाद जितना तोड़ फाड़ भी हुआ, economic activity improves and recovery expected. यानी कि after the things when post-war reconstruction starts, then automatically there are chances of recovery. Technology shocks यानी कि with advent of AI, artificial intelligence, machine learning, data analytics, there are chances of expansion. यानी कि कोई new technology अगर आया विदेश से तो automatically that can definitely give to an expansion or recovery phase. Natural factors यानी कि beyond the control of the country, external causes, unfavorable weather. This reduces agricultural production, हो सकता है, thereby lowering farmers' income. और इंडिया जैसा कंट्री जहां 2/3 of the population, rural population, 2/3 rural population still lives in the country's rural areas. Farmers' income for countries like India, जहां 2/3 is rural population, यानी कि
Today, even one third is lying in the urban cities, 66% around is lying in the rural areas. Even industrial demand will fall. किस लिए? अगर फार्मर का इनकम गोज डाउन, बिकॉज फार्मर्स गोज फॉर नेसेसिटीज, फार्मर्स को नेसेसिटी चाहिए, और देखिएगा फार्मर्स का इनकम अगर घट गया तो गोल्ड का डिमांड, बाइक्स का डिमांड, टू व्हीलर्स का डिमांड, बाइक्स के चलते स्टील का, इलेक्ट्रिसिटी का, हाउसेस का, सब का डिमांड विल फॉल एंड ग्रेजुअली द इकोनॉमी विल गो इनटू अ रिसेशन फेज. Natural factors can therefore also influence the country's GDP. Population growth rate. If higher than the growth rate of GDP, यानी कि population का growth rate is more than the growth rate of GDP, then there is lower savings. People will save low, and ultimately lower investment will take place because investment generally comes from savings, and that may lead to recession. ये एक तो हो सकता है. और 6 नंबर, globalization. Today's world is interconnected. A change in policy of tax, regulations, government policies, etc. may affect other economies significantly. एक country का economy का tax policies, regulations policies, government policies अगर affected हुआ तो that will affect the other economies significantly. ऐसा होगा because in a globalized world, each country is dependent on other country. अभी just now देखिए ना, चाइना से अपने कंट्री में सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट के ऊपर बैंड किया हुआ है, जिसके चलते अपने कंट्री में इनपुट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड सीवियरली, क्रिएटिंग एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जिसके चलते फार्म्स आर बाउंड टू रिड्यूस देयर आउटपुट लेवल, जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट घट रहा है. तो इट इज अफेक्टेड. वन कंट्री में अगर कोई तकलीफ हुआ, इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अदर कंट्रीज. इट ऑल डिपेंड्स व्हाट द कंट्रीज पोजीशन इज. चाइना अमेरिका जैसा कंट्री में अगर कोई तकलीफ आ जाए, इट विल सीवियरली अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी. किंतु श्रीलंका या मालदीव्स जैसा कोई कंट्रीज में कोई तकलीफ हो जाए, इंडियन इकोनॉमी को उतना अफेक्टेड नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोस कंट्रीज, दे आर नॉट बिग इकोनॉमीज एट ऑल. तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशंस, ग्लोबलाइजेशंस में इंटरकनेक्शंस के चलते वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड एंड स्मॉल कंट्रीज इन प्रेफरेबली सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस. कम नेक्स्ट इज द relevance of business cycles in business decision making. पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड. वो जो तुम्हारे एपीटीएफ का मैट है, उस मैट का दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखेगा थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ था, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. जैसे कि 1 नंबर, पहला पॉइंट, a profit maximizing firm has to consider the nature of economic environment while making business decisions, especially those related to forward planning. यानी कि अपने कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नेचर फिलहाल कैसा है. आर वी मूविंग टू एन एक्सपेंशन फेज और आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ डाउन ट्रेंड. इसके ऊपर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हैज टू कंसिडर द नेचर. यानी कि वो अपना डिसीजन मेकिंग के समय अपने इकोनॉमिक फेज को, इसका नेचर को डेफिनेटली कंसिडर करेगा, नहीं तो यू कैन नॉट टेक अ फेयर करेक्ट डिसीजन. 2, द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज क्रूशियल. यानी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल व्हाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सपेंशन और डाउनसाइजिंग. एक्सपेंशन फेज में है तो डेफिनेटली एक्सपेंशन के समय अपने आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेगा. डाउनसाइजिंग करेगा जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में है. तो स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करना इज क्रूशियल. थर्ड, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली. ये ट्रू है. सम बिजनेसेस आर मोर वल्नरेबल टू चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल दैन अदर्स. यानी कि कुछ सेक्टर्स वेरी हाईली अफेक्टेड, कुछ सेक्टर्स माइल्डली अफेक्टेड. Businesses whose fortunes are closely related to the rate of economic growth are referred to as cyclical business. This is important. Cyclical business किन लोगों को बोलेगा? यानी कि जिसका business is highly affected by the rate of economic growth, that is called cyclical business. जिसका fortunes are closely linked to the rate of economic growth. ये भी याद रखना है. Fourth, overcoming the effects of economic downturns and recessions. यानी कि डाउनटर्न या रिसेशन के समय अपना जो जो शॉर्टकमिंग्स होगा, वो शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करना इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ सस्टेनिंग अ बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म. यानी कि बिजनेस साइकिल आता जाता रहेगा,
डाउन अप टर्न के समय तो आपको फेवरेबल पोजीशंस में है, डाउन टर्न के समय आपको अपना बिजनेस स्ट्रेटेजीज को ठीक तरह से ओवरकम करना है टिके रहने के लिए लॉन्ग रन पे। एंड 5 नंबर, अंडरस्टैंडिंग what phase of the business cycle and economy is in and what implications the current economic conditions have for their current and future business activity helps businesses to better anticipate the market and to respond with greater alertness। सीधा बात है, अगर आप अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ठीक तरह से रीड कर पाते हो, बिजनेस अगर ठीक तरह से रीड कर पाए तो बिजनेस को डिसीजंस लेने में, एंटिसिपेशंस लगाने में, फोरकास्टिंग करने में आसानी से काम बन सकता है। बट इफ यू कैन नॉट एबल टू रीड द सिचुएशन देन दैट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग्स। दिस चैप्टर nature of business cycles is very important. I would suggest students that they should be putting up at least a day's effort to go after this particular chapter. In this revision session, I would try to just remind all the students that they should be giving importance to chapter 5 and chapter 1 because the trends in the last 2 years यानी कि 4 टर्म्स का पेपर्स में अपने लोग ट्रेंड नोटिस किए, दे आर सेटिंग नियरली 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 5 को बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाना है। बच्चा लोग सारे लाइंस को रीड करेगा, जैसे कि लास्ट मोमेंट में जैसे अपने लोग ये पर्टिकुलर पीपीटीज में एक बार पीपीटीज को गो थ्रू कर लिया, उसके बाद भी किंतु एमसीक्यूज आएगा, तो इसलिए सारे चैप्टर्स का ईच एंड एवरी डिटेल लाइन फ्रॉम द एबीटीएफ मैट एक बार पूरा चैप्टर्स को डिटेल स्ट्रिक्टली रीड करके जाना इज माय सजेशन टू एवरीबॉडी। तो बेटर कीप इन माइंड दैट आई हैव टू बी थॉरो विद चैप्टर 5 and chapter 1 as well. Now we come into the last portion. We have nature and scope of business economics. That is the last part. Nature and scope of business economics. A small introduction is given. ये paragraph very very important. ख्याल रखेगा. These words are very important. The word economics came from the word oikonomia, जिस word का meaning है households. Very important. The first major book which contributed to the growth of the subject economics is written by Adam Smith in the year 1776. And the name of the book is An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. It is simply abbreviated as the Wealth of the Nation. देखो ये पैराग्राफ में जितना वर्ड्स को अपने लोग अंडरलाइन किए, दिस वर्ड्स आर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस, ख्याल रखेगा। व्हाई डज इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट? इट्स बिकॉज ऑफ 2 things, 1 and 2। ये दोनों थिंग्स क्या क्या होता है? देखो, एक नंबर है वी हैव अनलिमिटेड, it's because of point number 1 unlimited wants, and point number 2 we have limited resources to satisfy those wants, limited resources to satisfy those wants, yani ki these are the 2 things what we are having. Human beings have unlimited wants, ye ek point, and second point, these unlimited wants can be fulfilled only by limited resources, and that forms the subject matter of economics. Second, ये दोनों what से we can define therefore economics. What is the definition of economics? Now, economics is a study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society. यानी कि इकोनॉमिक्स करना क्या चाहता है? अपना लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से आपका अनलिमिटेड वंट्स के भीतर डिस्ट्रीब्यूट करेगा such that the best amount or optimum satisfaction can be obtained by the individuals. यानी कि this becomes the definitions में एक is relatively scarce resources are allocated.
allocated word का मतलब distributed into unlimited wants of human beings. किंतु this definition is incomplete. क्या दो तो इनकम्प्लीटनेस है? एक नंबर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को आप कैसे इंक्रीज करोगे, दिस डेफिनेशन हैज फेल्ड टू स्टेट. एंड नंबर टू, द फैक्टर्स विच इन द पास्ट हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशंस, यानी कि जब आपका बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आता है तो आप अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या करोगे, यानी कि जो जो फैक्टर्स फ्लक्चुएट करा देता है इकोनॉमी को, उस फैक्टर्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे. दिस डेफिनेशन is therefore incomplete in these two sense. Next comes chapter का नाम nature of business economics. Business economics का मतलब क्या? Business economics is that branch of economics which applies its knowledge into the field of business. यानी कि आप बोल सकते हो, जैसे देखोगे फिजिक्स, इंजीनियरिंग, तो जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ेगा दे आर अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स. तो जो लोग बिजनेस करेगा, एमबीए पढ़ेगा, दे विल अप्लाई द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू द फील्ड ऑफ बिजनेस. तो आप अपने पेरेंट सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स से इंजीनियरिंग में नॉलेजेस अप्लाई करोगे. तो इधर भी आप अपने पेरेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से बिजनेस के ऊपर जो जो चीज अप्लाई करोगे इकोनॉमिक्स से, दोज आर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स. यानी कि डिसीजन, पहला पॉइंट में क्या लिखा देखो, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. यानी कि आपको परफेक्टली डिफरेंट अल्टरनेटिव एक्शंस आप बिजनेस में सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से आपको वही वाला सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि बेस्ट होगा, ऑप्टिमम होगा. तो दैट डिसीजन मेकिंग. दिस डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे बात नहीं है कि इट इज अ वेरी सिंपल वे टू मेक अ डिसीजन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. एज एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द फर्म फंक्शंस इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, मतलब इट्स वेरी क्लमजी, इट्स वेरी डायनामिक, सब समय चेंज हो रहा है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. बिजनेस इकोनॉमिक्स meets these needs of the management by providing them a large corpus of theory and techniques. यानी कि business economics business managers को help करता है to provide certain knowledge to take the correct, simple, straightforward decisions which can ultimately help the business. That's why business economics is also referred as, दिया था question, managerial economics or applied economics. यानी कि आप applied economics या managerial economics को भी business economics बोल सकते हो. Business economics has close connection with economic theory. यानी कि economic theory consists of microeconomics, economic theory also consists of macroeconomics. Business economics भी micro and macro दोनों होता है. It also has been closely related to operation research, statistics, mathematics and theory of decision making. सबके साथ business economics का definitions है. Anyway, तो ultimately क्या decision, क्या definition standing हुआ? See at the screen. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. जोएल डीन का definition भी देख के रखना है. Next comes nature. क्या है इसका features of business economics? Divided into two major parts: microeconomics, macroeconomics. एक तो है माइक्रो और एक तो है मैक्रो. देखो माइक्रो का कंटेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. यानी कि इट्स ए स्टडी ऑफ सिंगुलर कैरेक्टर. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का माने माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज, फैक्टर प्राइसिंग, the economic conditions of a section of people, behavior of firms, localization of industry. These are all factors of micro. यहां पे लिख के रखे. We have also content of the macroeconomics. Macroeconomics का क्या क्या content है देखो. Going clockwise, national income and national output, the general price level and interest rates, balance of trade and balance of payments, external value of currency, यानी कि dollar rupee exchange rate, the overall level of savings and investment in the country, the level of employment and rate of economic growth. These are part of macroeconomic contents. Questions क्या दे सकता है?
which of the following is a part of micro, which of the following is a part of macro. These are the portions stated in the institute's MAT. Nature of business economics. While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has also got an important role to play. The following points will describe the nature of business economics. Business economics का nature क्या क्या है? These are the different nature of the points. Business economics is a science. It's based on microeconomics. Incorporates elements of macro analysis as well. Business economics is an art. एक बार तुम बोल रहा है science, एक बार बोल रहा है art. इस मतलब science मतलब it's basically providing a knowledge to the business. Art matlab it's basically providing a way how you should apply the knowledge. Art matlab doing something so that your knowledge is that you are applying. That means जैसे कि कोई बोलेगा sir medical science. Medical science is basically an art of applying the knowledge of biology in the welfare of mankind. So it's an art of applying that knowledge. The business economics is also an art because it applies the knowledge of economics in the field of business. And business economics is a science because it deals with certain important theories that we have to study so that those theories can be well used in the practical phases of business. Use of theory of markets and private enterprises, यानी कि market theories, private enterprises. Chapter 4, यानी कि different types of competitions में firms कैसे टिकेगा, कैसे decisions लेगा, अगर rivalry है तो क्या करेगा, etc. Private enterprises किस तरह से function करेगा ऐसा market में. Pragmatic in nature, यानी कि approach, यानी कि very practical because it deals with practical problems of business. Interdisciplinary because it borrows ideas from different subject. Accountancy से profit के बारे में ideas लगाते हैं, accounts के बारे में idea लगाते हैं, statistics से data interpretations करते हैं, main subject economics से borrows जो कि arts का subject है ideas लगाते हैं, sometimes mathematical techniques use करते हैं, graphical analysis, differentiation, optimization, integration. These are mathematical ideas also being used in the field of business. That's why it's interdisciplinary. Different subjects से help लेता है. Come next is very important part. Star कर दिए. Normative economics और positive economics. Normative science और positive science में क्या अंतर है? देख लेते एक बार ब्रीफली, एक बार बता देते हैं पहले. इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव. व्हाई? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में यू अप्लाई एन आर्ट ऑफ डूइंग वेलफेयर टू ए पर्टिकुलर बिजनेस. यानी कि आप ऐसा डिसीजंस लेते हो अपने बिजनेस में विच विल डेफिनेटली have a good impact of your business and make your business a good prospective business. तो आप अपने knowledges को apply करोगे practical life में. That's why it is called normative science. Positive science मतलब which teaches you a certain important type of facts, यानी कि laws, facts, relations, etc. causes, etc. You study out all these things. Then it is called a positive science. Very important. Physics is a positive science. Engineering sciences is a normative science. Biology is a positive science. Medical science is a normative science. देखो engineering और medical sciences में we apply the knowledges of physics and biology. So therefore, these sciences are termed as normative. ठीक इस तरह से इकोनॉमिक्स में यू गेट अ नॉलेज, इट्स ए पॉजिटिव साइंस. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस जहां पे आप वैल्यू जजमेंट करते हो ओवर हियर व्हाट शुड हैव टू बी डन इन ए बिजनेस सो दैट बिजनेस कैन हैव प्रॉस्पेरिटी. तो ऐसा टाइप ऑफ स्टडीज को अपने लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस. एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है. नॉर्मेटिव इन नेचर, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. A positive or pure science analyzes cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment. Positive economics में कोई value judgment नहीं होता है. In other words, it states what is of the state of affairs and not what ought to be. अगर ought to be बोलता, then it would have been a case of normative science. In other words, it is descriptive in nature. खाली theories बता देता है, in the sense that it describes the economic behavior of individuals or society without prescriptions about desirability or otherwise of such behavior.
That means it does not give any value judgment. That means it doesn't tell you what you should do, what you ought to do, what must be done for a better welfare, etc. जैसे देखेगा, हम पढ़ाने के समय तुम लोग को बताए थे कि जब अपने लोग थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने लोग को थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर लेते हैं, पहले सुनते हैं हम लोग जो बोलते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद देखेगा हम लोग को थोड़ा सा एक बार एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद वो अपने कागज लेके प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो लेके बैठते हैं। प्रेस्क्रिप्शन में जब कुछ लिखते हैं, दवाई वगैरह या मेडिसिन, या सपोज मान लेते हैं कुछ टेस्टिंग, या सपोज मान लीजिए कुछ डाइट जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए, तो ये सब चीज बोलता है। जब लिख देता है पूरा, जब लिखता है एक मन से पूरा लिखते हैं, लिखने के बाद कंप्लीट हो जाते हैं, फिर अपने लोग को बोलता है आप ये दवाई इसी समय से लीजिए, आप ये टेस्टिंग कराइए, और आप अगला 15 दिन ऐसा डाइट फॉलो कीजिए। अगर आप ये 3 चीज करोगे तो एक्सपेक्टेड 15 दिन बाद आप 100% फिट हो जाओगे। यानी कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन इज ए सजेशन दैट पुट यू अप फ्रॉम एन इल हेल्थ टू ए गुड हेल्थ। This implies that doctor is prescribing something to you so that you can do a very good effort which will ultimately improve your health. Then this sort of activities are called what you ought to do, what you should do, what you are supposed to do, etc. These terms are basically called normative science. किंतु डॉक्टर ये जो अपना नॉलेज अप्लाई किया वो अपना पॉजिटिव साइंस है। That is the fundamental difference. As against this, सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज अगेंस्ट दिस, नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स। इट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट प्रेस्क्रिप्टिव, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, prescriptive in nature, and suggest what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in normative science. Business economics is generally normative or prescriptive in nature. ये ख्याल रखेगा। Scope of business economics. Microeconomics is applied. We start with next scope of business economics. Business economics का scope में first point आप लोग देखो, microeconomics. That means it's applied to operational or internal issues. To macroeconomics, it's applied to environmental or external issues. यानी कि business economics both microeconomics and macroeconomics. Microeconomics मतलब internal problems को solve करेगा, तो microeconomics का issues बनता है। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके लिए मैक्रोइकोनॉमिक्स का नॉलेजेस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। वी कम इनटू द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रोइकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज में इसमें क्या क्या आता है देखो। चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, production and cost analysis, inventory management, market structures, resource allocation, theory of capital and investment decisions, profit analysis, risk and uncertainty analysis. Next comes business economics का scope में macroeconomics में कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में फर्म्स फंक्शन कर रहे हैं, कौन सी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स में द फर्म इज गोइंग थ्रू, द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक industrial policy, competition policy, monetary and fiscal policy, price policy, foreign trade policy, working of financial sector and capital market, socio-economic organizations like trade unions, producer and consumers union. We now come into socio-economic organizations like trade unions, producer and consumer unions and cooperatives, or social and political environment. These are all parts of macroeconomics. एक बात देखो, माइक्रोइकोनॉमिक्स का कंटेंट यानी कि क्या क्या चीज माइक्रोइकोनॉमिक्स में है और क्या क्या चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके से ये चीज को याद रखेगा कि दीज आर कंटेंट ऑफ माइक्रो, दीज आर कंटेंट ऑफ
मैक्रो। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों को ही अपने लोग कंसिडरेशन करते हैं। नेक्स्ट कम्स द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। The central economic problems consisting of four basic economic problems. ये four basic economic problems पे तुम लोग पहले पढ़े थे 3 ठो। This institute का book gives out 4, यानी कि what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions if any are to be made for economic growth, यानी कि जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या provisions की दरकार है। What is an economic system? It's a set of social and political rules that govern the economic activities in a country. यानी कि an economic system refers to the sum total of arrangements, rules बोल सकते, for production and distribution of goods. क्या चीज का rules? Production कैसे होगा, distribution of goods किस तरह से goods distribute होगा, and services in a society. Economic system broadly 3 type of classifications में divided होता है। ये 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो डिवाइडेड होता है वो क्या क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड, बोल्ड में देखिए ऑन द स्क्रीन, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसस फेयर इकोनॉमी। व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर barely seen in US, UK, Germany, Japan, Mexico, Singapore, etc. In an economic system, it is such an economic system where enterprises are owned and controlled by private individuals for profit making intentions. क्या क्या फीचर्स है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम? क्या क्या फीचर्स है? राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सॉवरेंटी, कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या क्वेश्चंस दे सकता है? Which of the following is a feature, which of the following is not a feature? इसलिए ये सारे फीचर्स को याद रखेगा एक बार। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये जितने मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म सब लिखा हुआ है जो अपने पॉइंट्स में देखेगा, इट्स रिटन इन द टेक्स्ट यानी कि एबीटीएफ का मैट में, किंतु यहां फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैंने कीवर्ड्स जो है वो भी है 1-2 लाइन का, किंतु दीज आर दी लाइंस व्हिच वी कैन मिनिमाइज। सपोज मान लो कोई एक पॉइंट पढ़ने के बाद किसी स्टूडेंट को लगे नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार देखना पड़ेगा, आई वुड सजेस्ट प्लीज गो बैक टू योर टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में जाने के बाद एबीटीएफ का मैट में जाने के बाद एक बार पूरा लाइन अप पढ़ लो, ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। किंतु एटलीस्ट दीज पॉइंट्स मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म में देखो, दीज 13 और points are being stated out. ये 13 points are all very important. Questions दे सकता है, which of the following is a merit, which of the following is not a merit या is a demerit। तो ये 13 points मेरे को एक बार देखना है। Capitalism, self-regulating, works automatically through price mechanism. Existence of private property, driving force is profit motive. Greater efficiency, an incentive to work। सारे इंपॉर्टेंट हो गया। कोई बोलेगा सर आप तो पूरा ही लाइन अंडरलाइन कर लिए, कुछ उपाय नहीं है, सभी अंडरलाइन करनी है। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, कॉस्ट मिनिमाइज्ड, ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Consumers benefited. How? Large variety of good quality products at reasonable prices. Freedom of choice है इसलिए। Capitalism offers incentives for innovation and technological progress, यानी कि नया चीज इन्वेंशन करने के लिए it provides an incentive and technological progress भी होता है। Preserves fundamental rights, कैसे? Right to freedom एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आप क्या करोगे, आपको फ्रीडम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं आप। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि जो लोग इनिशिएशन ले सकता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, कैपिटलिज्म उसको रिवॉर्ड करते हैं। और इट फंक्शंस इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, इनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है बोल के। दीज आर द फीचर्स। Come next is demerits of capitalism. Demerits इसका कमी है।
यहां पे 13 डिमेरिट्स लिखा है, 13 मेरिट्स भी था। कैपिटलिज्म का वर्चुअली डिमेरिट्स कम ही है। इसमें डिमेरिट्स है वर्स्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स का एब्सेंस है कैपिटलिज्म में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज राइज होता है, इट लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, जिसके चलते बोले ह्यूमन राइट्स के चलते ऐसा होता है। इनकम इनइक्वालिटी है, इसलिए डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कॉमन फैक्टर है कैपिटलिज्म में। कंज्यूमर सॉवरेंटी बोलते हैं किंतु इट्स अ मीथ, यानी कि इट्स ए थिंग विच इज नॉट जनरली नोटिस्ड बिकॉज कंज्यूमर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स टू ए सीरियस एक्सटेंट। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, अनवांटेड थिंग्स का ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सकता है। लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोडक्शन होता है बिकॉज इट मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। एंड ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इट इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। आप लोग जानते हैं बिजनेस साइकिल्स कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जनरेट होता है। वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, बहुत सारे एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होता है अंडर कंपटीशन, अंडर एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज ऐसा है जिस कंट्रीज में देखेगा एक पर्टिकुलर बॉडी कंट्रोल्स द एंटायर इकोनॉमी को, और एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कंस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, this was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels in their work Communist Manifesto published in 1848. important Communist Manifesto कौन सी ईयर क्वेश्चन से सकता है। अदर नेम कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्वेश्चन है, ख्याल रखेगा। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस, यहां पे रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यहां पे रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट डन बाय मार्केट, इट्स बीइंग डन बाय ए सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस टाइप ऑफ इकोनॉमी का? कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग गिवन इन प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। देखो, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ये लाइन इंपॉर्टेंट। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट, राइट? ऐसे कुछ कंट्रीज बोलते हैं, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, दे आर बेसिकली टोटलिटेरियन स्टेट, यानी कि डिक्टेटरशिप चलता है इस कंट्रीज में। बट यूएसएसआर जो पुराना था अर्स्टवाइल प्रीवियसली, दैट वाज एब्सोल्युटली अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री एज सच कंप्लीटली socialist economy. Anyway, what are the merits of socialist economy? Equitable distribution of wealth and income, rapid and balanced economic development, planned economy, unemployment is minimized, business fluctuations eliminated, stability is brought about, absence of profit motive. Hence, it develops a cooperative mentality and avoid class war. That is very important. Socialism ensures right to work and minimum standard of living. Under socialism, laborers and consumers are protected from exploitation by the employers. This is very important. Monopolies respectively. Labor exploitation नहीं होता है. Provision of comprehensive social security under socialism. Demerits, इसका क्या क्या डिमेरिट्स है? There is predominance of bureaucracy and resulting inefficiencies and delays. यानी कि the mechanism of the work is very complicated. The bureaucracy is dominant features. They ultimately is controlling the economy. Bureaucracy मतलब the government officers.
इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का कोई सॉवरेंटी नहीं है. टेक्स अवे द बेसिक राइट्स, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सोशलिज्म मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की होगी. It will not provide necessary incentive to hard work because you will be paid at a certain particular rate which every worker is getting. You will not be getting any incentive for good contribution to the production. That means you are basically not being provided with any incentive to do hard work. So that is a demerit. Next is socialism involves the predominance of bureaucracy and the resulting inefficiencies and delays. These are repeated points, so we cancel it out. Mixed economy. It's a type of market which have both market and governments. यानी कि it has some features of capitalism, some features of capitalism. India is a very good example of a mixed economy. क्या क्या features हो सकता है? These are the features of a mixed economy. Coexistence of private and public sector. In fact, in a mixed economy, there are three sectors: private sector, public sector, combined sector. यानी कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स भी रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल. जैसे कि तुम बोल सकता है इंडिया में वी हैव प्राइवेट बैंक्स प्लस गवर्नमेंट बैंक्स एग्जिस्टिंग, देयरफॉर इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कंबाइंड सेक्टर्स, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलते, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके कोई कोई जगह पे बिजनेस करते हैं. मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. क्या क्या मेरिट्स होता है? व्हाट आर द मेरिट्स? इकोनॉमिक फ्रीडम, existence of private property because it is a part of capitalistic economy. Price mechanism and competition forces promoting efficient decision, better resource allocation. Consumers benefited through consumer sovereignty and freedom of choice. ये देखिएगा जो मेरिट्स है, ये मेरिट्स कैपिटलिज्म की का था, प्लस इधर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी ये मेरिट्स आएगा. Appropriate incentives for innovation and technological progress, ये भी कैपिटलिज्म का था. Encourages enterprise and risk taking because it is a part of private sector also. Advantages of economic planning भी है. Economic planning का advantage, rapid economic development भी हो सकता है on the basis of plan priorities. This is a part of socialistic advantage. यानी कि इसमें दोनों का ही advantage बनेगा, capitalism, socialism, etc. Comparatively greater economic and social equality and freedom from exploitation, जो कि merit था socialism का. और disadvantages of cutthroat competition averted through government's legislative measures, यानी कि very much competition can be stopped by the government's legislative measures, यानी कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देके कंपटीशन को रोक सकते हैं. Demerits, excessive control by the state कभी कभी होता है. Excessive control होने से क्या होता है? Reduced incentive and constrained growth of the private sector. किंतु आजकल देखिएगा ये डीमेरिट बहुत ही कम है, शायद 4 ठो ही खाली है. ये 4 ठो पॉइंट कवर करने से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट्स को कंप्लीटली बीइंग एलिमिनेटेड. दैट्स व्हाई मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज ऑफ द करंट वर्ल्ड. पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, दैट इज ऑल्सो a demerit. Higher rate of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in economic decisions, and poor performance of the public sector. Third, difficult to maintain a proper balance between the public and the private sectors. Or 4, absence of strong governmental initiatives, the private sector is likely to grow disproportionately. यानी कि जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स में एब्सेंस है, द प्राइवेट सेक्टर्स में ग्रो डिस्प्रोपोर्शनेटली. मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का कम ग्रोथ हो सकता है. इट मे लीड टू इनइक्वालिटी इन द प्राइवेट सेक्टर. तो दैट आर द पॉसिबल डीमेरिट्स इन द इकोनॉमी. तुम लोग ये जो जितने मिक्स्ड सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम का मेरिट्स और डेमेरिट्स है, ये जो बिग सेट ऑफ लास्ट कुछ पेजेस है जो कि पीपीटीज में दिया हुआ है, इसको पीपीटीज के थ्रू ही गो थ्रू करके जाएगा अपने चैप्टर 1 के लिए. और चैप्टर 1 के लिए ये पीपीटी को पूरा गो थ्रू करने के बाद एक बार एबीटीएफ का मैट अगर थॉरली गो थ्रू कर लेगा, दैट इज इनफ. एंड आई फील दैट मच टाइम इज स्टिल लेफ्ट इवन इन द लास्ट मिनट्स प्रिपरेशन का, ये वर्क्स को देख के. तो
that is what the total thing we have in the marathon revision of the third session. So we complete it over here. That's it.